And welcome to the Diligent Learners. In this video, we will be doing the chapter Climate Change and Climate Global Governance. So, as you know, climate change क्या होता है? It is the long-term change in the average weather patterns in a region. ठीक है? So it can occur at different scales, local scale, global scale. ठीक है? And the rates also differ. So we'll do these questions, previous year questions, after we have read the theory. ठीक है, so we'll first learn about the key concepts of climate change. First of all, we have greenhouse gases. ठीक है, ये सारे simple concepts हैं. We'll quickly go through these. Greenhouse gases क्या रहेंगे? These are atmospheric gases, primarily carbon dioxide, methane, nitrous oxide, water vapor, all of these, which trap heat from the sun and create a greenhouse effect that warms the earth's surface. So now you just need to remember the examples. CO2 पता है हमको, water vapor, be very careful, this is also a greenhouse gas. ठीक है, then nitrous oxide and methane is also a greenhouse gas. ठीक है, phenomenon क्या है? Sunlight enters the earth emits heat and greenhouse gases जो होते हैं, they trap and remit the heat. तो what happens is, जो sun है, it sends short wave radiations. ठीक है, and those are able to enter the atmosphere easily. ठीक है, short wave ones. But what happens is, जो हमारा terrestrial ecosystem है, it reflects some of this heat back, है ना, and this is given back in the term of in लॉन्ग वेव रेडिएशंस के टर्म्स में वापस भेजते हैं. ठीक है, सो लॉन्ग वेव रेडिएशंस का क्या है कि दे आर नॉट एबल टू एस्केप द एटमोसफेयर. ठीक है, एंड द मेन रीजन वाई दैट हैपेंस इज द ग्रीन हाउस गैसेस. ठीक है, सो ग्रीन हाउस गैसेस वही कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ऑल ऑफ दीज. ठीक है, नेक्स्ट वील सी द ये फिनोमिनन यहाँ पे मेंशन्ड है. ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है? Long term increase in the earth's average surface temperature, that will be global warming. ठीक है, global warming potential क्या है? It is a metric used to compare the heat trapping potency of different greenhouse gases relative to carbon dioxide. तो बस दूसरे ग्रीन हाउस गैसेस को कंपेयर करने के लिए यूज़ करते हैं कि ये वाला ग्रीन हाउस गैस कितना ग्लोबल वार्मिंग कॉज कर सकता है, उसका पोटेंशियल कितना है ना, एज कम्पेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड का कितना लेते हैं ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल? 1. ठीक है, सो दिस थिंग यू नीड टू रिमेंबर. देन ओशन एसिडिफिकेशन. सो व्हाट हैपेंस इज, अगर कार्बन डाइऑक्साइड अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीजेज इन द एटमॉस्फेयर, देन ओशन ऑलवेज अब्जॉर्ब सम एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्ब करने से कार्बोनिक एसिड विल बी फॉर्म्ड. ठीक है, एंड दिस रिजल्ट्स टू एसिडिफिकेशन ऑफ द ओशन, है ना. तो वही हो रहा है यहाँ पे, पीएच विल डिक्रीज. ठीक है, इट विल रिड्यूस द कार्बोनेट आयंस, है ना. एंड फिर जो कोरल्स हैं, ऑल ऑफ दोज आर मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट और इन सब चीज़ों से, है ना. सो दे रिक्वायर एन अल्कलाइन इन्वायरमेंट और न्यूट्रल इन्वायरमेंट इवन. फिर एसिडिक होने से उनका वो सब इट गेट्स हार्म्ड. ठीक है, शेल फॉर्मिंग ऑर्गेनिजम्स get harmed due to acidification. ठीक है, then we'll look at carbon fertilization का effect. So carbon fertilization क्या होता है? What happens is, higher carbon dioxide in the atmosphere will result in increased photosynthesis, है ना. ज़्यादा photosynthesis होगा due to carbon dioxide. ठीक है, तो इससे क्या होगा? There will be a short term boost in plant growth, है ना, मतलब plant growth will get boosted. ठीक है, और इससे क्या होगा? This entire short-term boost in plant growth will be limited by the amount of nutrients and water available. ठीक है, सो ये होता तो है, कार्बन फर्टिलाइजेशन होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो रहा है तो फोटोसिंथेसिस विल इंक्रीज, बट हाउएवर दिस इज ओनली अ वेरी शॉर्ट टर्म इफेक्ट. ठीक है, ओवरऑल कार्बन डाइऑक्साइड का नेगेटिव इफेक्ट ही हो रहा है. ठीक है, नाउ वी लुक एट कार्बन मार्केट्स एंड कार्बन क्रेडिट्स. सो कार्बन मार्केट्स में क्या है? मार्केट बेस्ड सिस्टम है टू रिड्यूस द एमिशंस. ठीक है, सो फॉर एग्जांपल 1 कार्बन क्रेडिट इज इक्वल टू 1 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट.
मतलब 1 कार्बन क्रेडिट का मतलब है कि 1 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट इज बीइंग रिमूव्ड। ठीक है, इट विल हेल्प द कंट्रीज एंड कंपनीज टू मीट द क्लाइमेट गोल्स एंड इट इज लिंक्ड टू आर्टिकल 6 ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट। ठीक है, ये पता होना चाहिए। कार्बन मार्केट्स और कार्बन क्रेडिट्स में क्या है, मार्केट बेस्ड सिस्टम है, उसमें कार्बन क्रेडिट्स रहते हैं। 1 कार्बन क्रेडिट विल बी 1 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट, है ना, एंड दे कैन ट्रेड इट ऑल्सो। ठीक है, तो वही रहता है कि इस कंपनी को सो मैनी कार्बन क्रेडिट्स विल बी ग्रांटेड बेस्ड अपॉन हाउ मच कार्बन डाइऑक्साइड दे रिमूव। ठीक है, ये याद रखना है कि 1 टन 1 कार्बन क्रेडिट के इक्विवेलेंट है। ठीक है, एंड दिस इज लिंक्ड टू आर्टिकल 6 ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट। पेरिस एग्रीमेंट 2015 में हुआ था, है ना, UNFCCC का 2015 में हुआ था, या लेट मी जस्ट चेक, COP 2015 था, रुक जाओ, लेट मी जस्ट चेक। UNFCCC पेरिस, हाँ 2015 का ही है। ठीक है, COP 21 बोलते हैं इसको, COP 21 2015 वाला। ठीक है, सो अंडर दैट वी हैव द मैकेनिज्म फॉर कार्बन क्रेडिट्स एंड कार्बन मार्केट्स। ठीक है, आर्टिकल नंबर बस देख लो, इफ़ यू आर एबल टू रिमेंबर इट वेल एंड गुड, अदरवाइज इट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, carbon sequestration. Carbon sequestration means the long term storage of carbon dioxide in forests, soils, oceans, etc. This reduces the atmospheric carbon dioxide levels. ठीक है, फिर direct air capture. Direct air capture technology removes carbon dioxide directly from the air, and this captured CO2 is stored underground or reduced or reused, and this is classified as a negative emission technology। मतलब emission का उल्टा हो रहा है इसमें, they are capturing the emissions and putting them underground। ठीक है, then we have activated carbon। So activated carbon में क्या होगा, this will be a highly porous carbon material with very large surface area। ठीक है, उसमें स्ट्रॉन्ग एड्जॉर्प्शन कैपेसिटी रहेगा। ठीक है, एंड दिस इज यूज फॉर पोल्यूशन कंट्रोल एंड कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर। ठीक है, सो वही एक्टिवेटेड कार्बन बोलते हैं इसको, वेरी पोरस कार्बन मटेरियल विद लार्ज सरफेस एरिया। ठीक है, और इसका एड्जॉर्प्शन कैपेसिटी ज़्यादा रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रीन वॉशिंग। ग्रीन वॉशिंग क्या रहता है, फॉल्स इन्वायरमेंटल क्लेम्स विच आर मेड फॉर बाय कंपनीज इन ऑर्डर टू मेक देमसेल्व्स अपीयर मोर इको फ्रेंडली। ठीक है, वो फॉल्स इन्वायरमेंटल क्लेम्स को बोलेंगे ग्रीन वॉशिंग। ठीक है, देन वी हैव ग्रीन हशिंग। ग्रीन हशिंग में क्या होगा, जो ग्रीन अचीवमेंट्स, जो लेजिटिमेट अचीवमेंट्स हैं, दे विल बी इंटेंशनली केप्ट क्वाइट। मतलब कि बड़े कंपनीज है ना, उन्होंने कुछ अच्छा काम करा भी है, दे विल इंटेंशनली नॉट टेल अदर्स अबाउट दैट, अदरवाइज दे विल कम अंडर स्क्रूटनी, और उनको फिर ग्रीन वॉशिंग के फालतू के एलिगेशंस लगाएंगे इवन दो दे हैव डन अ गुड जॉब। ठीक है, सो दैट इज नोन एज ग्रीन हशिंग। ठीक है, सो नेक्स्ट देखते हैं ग्रीन रिंजिंग। ग्रीन रिंजिंग में क्या होगा, फ्रीक्वेंटली चेंजिंग द सस्टेनेबिलिटी टारगेट्स और मेट्रिक्स बिफोर दे आर डन, है ना, दैट बिफोर दे आर ड्यू। ठीक है, सो विल मेक अ कंपनी लुक लाइक इट इज़ मीटिंग द गोल्स बाय मूविंग द गोल पोस्ट्स। ठीक है, तो क्या होगा कि हर बार अभी इफ़ दे आर नॉट एबल टू अचीव सम अर्लियर टारगेट दे विल चेंज द टारगेट। ठीक है, सो दिस मेक्स it look like they are completing the targets but in actually they are just moving the goalposts। ठीक है, तो ग्रीन रिंजिंग बोलेंगे, दे आर रिंजिंग द टारगेट्स, है ना, रिंस करते जा रहे हैं टारगेट्स को। ठीक है, देन वी हैव ग्रीन विशिंग। ग्रीन विशिंग में क्या होगा, दिस विल मेक ambitious net zero claims without a concrete plan, data और technical capability। ठीक है, सो नेट ज़ीरो के क्लेम्स बंद करते जा रहे हैं विदाउट एनी प्रॉपर कॉन्क्रीट प्लान्स, विश कर रहे हैं कि हाँ बस हम ये कर लें। ठीक है, दिस इज ग्रीन विशिंग, सो डू नॉट कंफ्यूज दिस विद ग्रीन वॉशिंग, और इन केस दिस कम्स इन द एग्जाम बी वेरी केयरफुल, विशिंग लिखा है, वॉशिंग नहीं लिखा है। ठीक है, सो मेकिंग एम्बिशियस क्लेम्स विदाउट अ कंक्रीट प्लान। देन वी हैव जस्ट ट्रांजिशन। ठीक है,
देखो इसमें क्या है, द प्रोसेस ऑफ शिफ्टिंग टू अ लो कार्बन sustainable economy while ensuring fairness for workers and communities particularly dependent upon fossil fuels. तो इसमें जस्ट वो वाला है, जस्टिस वाला जस्ट की बात हो रही है, दैट द पीपल हु आर डिपेंडेंट अपॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड इंडस्ट्रीज, उनके लिए भी देयर शुड बी सम मैकेनिज्म बिल्ट। ठीक है, तो लो कार्बन और सस्टेनेबल इकोनॉमी में तो वी हैव टू शिफ्ट, but somehow these people have to be also included into the new transition. ठीक है, तो it aims to prevent inequality by providing social protection. ठीक है, and no one is left behind, ये इंश्योर करना है कि ये बस इतना ही है इसमें। ecological footprint. So what is it? A measure of human demand on the ecosystem is known as the ecological footprint. human demand on ecosystem को बोलेंगे। ठीक है, it compares human consumption of natural resources with the planet's ecological capacity to regenerate them. ठीक है, सो जो भी हमारा डिमांड है, we'll be comparing that with how much the planet can restore it or regenerate it, and that will be known as the ecological footprint. मतलब कंपेयर, ये हमारा डिमांड को बताएगा इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, एंड देन वील कंपेयर इट विद हाउ मच द प्लैनेट हैज़ द कैपेसिटी टू रीजनरेट द सेम। ठीक है, so it is a measure of human demand on the ecosystem. That is all which you need to know. Then climate adaptation क्या रहेगा? This is normal altering human behavior and way of life in order to adapt to climate change. ठीक है, क्लाइमेट मिटिगेशन क्या है? इट इज़ एम्ड एट रिड्यूसिंग, मिटिगेट करना, कम करना। ठीक है, क्लाइमेट चेंज को कम करने के लिए बोल रहे हैं ये। ठीक है, नेक्स्ट है क्लाइमेट रेजिलियंस, दैट इज इवन इफ क्लाइमेट चेंज इज हैपनिंग यू आर एबल टू रेजिलियंटली कम बैक, और अपना बढ़िया से यू आर एबल टू विदस्टैंड इट। ठीक है, यू आर एबल टू विदस्टैंड अडेप्ट ये सब चीज़ें डिस्पाइट क्लाइमेट चेंज, दैट इज नोन एज क्लाइमेट रेजिलियंस। देन ट्रिपल प्लानिटरी क्राइसिस, वो क्या रहेगा? It refers to the three interlinked global environmental challenges. तो global environmental challenges क्या हैं? तीन हैं primarily: climate change, biodiversity loss, and pollution and waste. These are the triple planetary crises which Earth is facing right now, and that is all what we're talking about. तो climate change हो रहा है, ठीक है, क्लाइमेट के बारे में बात होगी, दैट इज़ दी एबायोटिक फैक्टर्स, है ना, इसको ऐसे लर्न कर सकते हैं। एबायोटिक फैक्टर की बात हो रही है, देन बायोडाइवर्सिटी की बात हो रही है, दीज आर द बायोटिक फैक्टर्स। ठीक है, एंड देन एक और एबायोटिक फैक्टर्स दैट इज द पोल्यूशन एंड वेस्ट। ठीक है, सो दीज आर द थ्री थिंग्स। ठीक है, नेक्स्ट वी लुक एट आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन, है ना, तो ये क्या रहेगा? आर्कटिक में एम्पलीफाई हो रहा है, तो दिस विल बी द फिनोमिनन वेयर आर्कटिक फॉर्म्स एट अ रेट सिग्निफिकेंटली हायर दैन द ग्लोबल एवरेज। सो दैट इज़ ऑल व्हाट इट इज़ अबाउट, मतलब कि जितना रेट पे द इंटायर अर्थ इज़ हीटिंग अप और क्लाइमेट चेंज की वजह से द टेम्परेचर्स आर राइजिंग ओवरऑल, है ना, पूरे अर्थ पे, सो देयर इज़ अ ग्लोबल एवरेज विच इज़ जनरली कैलकुलेटेड। आर्कटिक जो आर्कटिक रीजन है, it is heating up at a way higher rate as compared to the global average, and that is known as Arctic amplification. ठीक है, then we have Arctic ocean acidification. So वही है, वहाँ के ओशन का एसिडिफिकेशन हो रहा है, दैट इज ऑल। ठीक है, क्यों हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड, इंक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमोसफेयर। देन वी हैव लेक ब्राउनिंग। ठीक है, लेक ब्राउनिंग क्या रहेगा? इट इज़ द इंक्रीज इन डिजॉल्व ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, डिजॉल्व ऑर्गेनिक मैटर अगर बढ़ गया लेक्स में, देन दैट विल रिजल्ट इन लेक ब्राउनिंग। सो उसमें एक्चुअली द लेक का जो कलर है इट बिकम्स स्लाइटली ब्राउन इन कलर। ठीक है, सो डिजॉल्व ऑर्गेनिक मैटर बढ़ गया तो क्या हो रहा है? यूट्रिफिकेशन हो रहा है बेसिकली। यूट्रिफिकेशन दैट इज़ द इंक्रीज इन न्यूट्रिएंट्स इन द वाटर, और इससे क्या होगा? दिस विल be very harmful for the ecosystem because इससे dissolved oxygen का amount will reduce,
ठीक है, देन हाइपोक्सिया, ये सब चीज़ें होने लग जाती हैं। सो ये है लेक ब्राउनिंग। एंड वेयर इज इट हैपनिंग? Greenland. Greenland is experiencing an unprecedented amount of lake browning. ठीक है, now we'll move to carbon rainbow. So carbon rainbow को देखते हैं। So carbon rainbow is an informal classification of carbon types based upon source and impact. ठीक है, classification है carbon types का। It is used in climate communication and corporate sustainability, and it is not a scientific standard scientific framework नहीं है IPCC UNFCCC का जैसे होता है। That is not how it is। ठीक है, क्लाइमेट कम्युनिकेशन और कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी में यूज़ करते हैं इसको नॉर्मली। ठीक है, और इसके बारे में देख लेते हैं हम लोग। टाइप्स ऑफ कार्बन क्या क्या है, अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंट उनका टाइप्स ऑफ कार्बन देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव ब्लैक कार्बन, देन ब्राउन, रेड, ब्लू कार्बन, ग्रीन, टील, पर्पल। ठीक है, ये पता होना चाहिए कि ये स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क नहीं है, ये नॉर्मल ऐसे मन से बनाया हुआ है, इनफॉर्मल क्लासिफिकेशन है। ठीक है, बस इतना पता होना चाहिए, बाकी ये सब नहीं इम्पोर्टेंट है ना। एंड सो ब्लैक कार्बन क्या रहेगा, विल इट इज़ मतलब इट इज़ रेफरिंग टू द सूट फ्रॉम द एटमोसफेयर। ठीक है, सूट वगैरह है ना, उसको जो कंबशन से सूट बनता है, दैट इज़ द ब्लैक कार्बन, इट वार्म्स अप द एटमोसफेयर। ठीक है, देन वी हैव ब्राउन कार्बन। सो ब्राउन कार्बन किससे बनता है, स्मोक, जो बायोमास वगैरह को बर्न करने से स्मोक आता है, दैट इज़ ब्राउन कार्बन। ठीक है, ये हम बायोमास को बर्न करें, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड ब्राउन कार्बन। अदरवाइज इफ़ इट वाज नॉर्मल कंबशन, जैसे फ्यूल का है ना, फॉसिल फ्यूल्स का कंबशन, देन इट वुड हैव बीन कॉल्ड ब्लैक कार्बन। ठीक है, देन रेड कार्बन। रेड कार्बन refers to the red algae which is present on ice, है ना। कार्बन क्यों बोल रहे हैं इसको, बिकॉज ऑर्गेनिक मैटर है, ऑर्गेनिक मैटर जनरली इज मेड अप ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। ठीक है, दैट इज वाई दिस इज बीइंग कॉल्ड एज रेड कार्बन। ठीक है, रेड algae को बोल रहे हैं। देन blue carbon. Blue carbon is the carbon which is stored in ocean ecosystems and they act as a major carbon sink, तो उसको blue carbon बोल रहे हैं। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट है ग्रीन कार्बन। ग्रीन कार्बन इज द वन विच इज स्टोर्ड इन टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, ये सब। ठीक है, इट इज़ अ की कार्बन सिंक। देन टील कार्बन होता है। टील कार्बन इज स्टोर्ड इन फ्रेश वाटर इकोसिस्टम्स। ब्लू कार्बन ओशन में कर रहे थे, टील, टील इज अ मतलब ब्लूइश कलर, कोई कलर ही होता है वो भी, बट दिस रेफर्स टू द carbon which is being stored in freshwater ecosystems। ठीक है, then you have purple carbon। Purple carbon will be the one which is stored in industrial मतलब which refers to the carbon which has been captured via industrial emissions, है ना, और उसको repurpose कर दिया है, उसको बोलेंगे हम लोग पर्पल कार्बन। ठीक है, कैप्चर्ड वाले को पर्पल बोलेंगे। बाकी तो वैसे समझ आ रहा है, बस पर्पल इज स्लाइटली डिफरेंट। और ऊपर हमने एक और चीज़ पढ़ी थी, दैट वाज वेट अ सेकेंड, आई विल जस्ट शो इट टू यू। ये रहा, ये रहा, पर्पल हाइड्रोजन। सो पर्पल हाइड्रोजन वाज द हाइड्रोजन विच वाज फॉर्म्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस, बट वहाँ का फ्यूल क्या था, न्यूक्लियर मटेरियल, न्यूक्लियर पावर। ठीक है, और वैसे जो पिंक या पर्पल कोल है, पर्पल कार्बन, दैट रेफर्स टू द कार्बन विच हैज़ बीन सिक्वेस्टर्ड। ठीक है, कैप्चर कर लिया उसको, सिक्वेस्टर्ड चीज़ों को कैप्चर करके रख लिया, दैट विल बी पर्पल कार्बन, सिक्वेस्ट, TERED। ठीक है, इसको कैसे लर्न कर सकते हो, पर्पल, पर्पल या पिंक, दे आर सिमिलर कलर्स। किससे करते हैं इसको एसोसिएट, लेडीज़, लेडीज़ को सोसाइटी जनरली कैप्चर्स देम और उनको ऐसे घर पे रखते हैं। ठीक है, ऐसे, दिस इज जस्ट फॉर लर्निंग पर्पसेस। ठीक है, नेक्स्ट है ब्लैक कार्बन एंड को पोल्यूटेंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट कंबशन। ठीक है, सो इसको देखते हैं। ब्लैक कार्बन पार्टिकल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द इनकम्प्लीट कंबशन
of biomass and fuels, fossil fuels. ठीक है, and it is a powerful climate forcer and dangerous air pollutant as well. ठीक है, ये पता होना चाहिए बायो का ब्लैक कार्बन के बारे में. They are generally formed due to incomplete combustion of biomass and fossil fuels. ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं. प्राइमरी ब्लैक कार्बन रिच सोर्सेज क्या क्या है ना. सो ब्लैक कार्बन इज ऑलवेज emitted with co-pollutant particles. ठीक है, so some of which have a very cooling effect on the climate. The ratio of black carbon to co-pollutants varies by source and determines if a measure has a net warming or a net cooling effect. ठीक है, तो ये पता होना चाहिए. इसमें बस आपको ये याद रखना है कि जो ब्लैक कार्बन एमिट हो रहा है कहीं से भी फ्रॉम एनी सोर्स, फॉर एग्जांपल कुकिंग या व्हीकल्स से, दैट ब्लैक कार्बन विल बी हैविंग सम अदर पोल्यूटेंट्स अलोंग विद इट एज वेल. ठीक है, सो जो उनको क्या बोलेंगे, जो साथ में जो पोल्यूटेंट्स हैं दोज विल बी नोन एज को पोल्यूटेंट्स, है ना. सो दीज को पोल्यूटेंट्स का क्या प्रॉपर्टी है कि बेस्ड अपॉन वेदर द, मतलब किस टाइप का को पोल्यूटेंट है, द, ये जैसे रेशियो ऑफ ब्लैक कार्बन टू को पोल्यूटेंट वेरीज, and that is what will determine whether the black carbon will have a net warming or a net cooling effect on the environment. ठीक है, सो दिस इज इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर, है ना, कि ब्लैक कार्बन का वार्मिंग इफेक्ट हो रहा है, कूलिंग इफेक्ट हो रहा है, क्या हो रहा है एनवायरनमेंट पे, दैट इज डिटरमाइंड बाय दिस. ठीक है, नाउ वील मूव टू कॉजेज ऑफ क्लाइमेट चेंज और उसका की इंफॉर्मेशन देखते हैं. So first of all, greenhouse gases are the core driver of climate change. ठीक है, सो क्या करते हैं, जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं दे ट्रैप द आउटगोइंग हीट, उससे ग्लोबल वार्मिंग होगा, है ना. और मेजर गैसेज which cause greenhouse gases are carbon dioxide, so that is around 76% of the global warming is caused by CO2. Then we have methane, so that amounts to around 20%. फिर N2O, दैट इज़ नाइट्रस ऑक्साइड. ठीक है, और फिर जो फ्लोरीन वाले गैसेस होते हैं ना, SF6, HFCs, PFCs, ऑल ऑफ दोज ऑल्सो कॉज, ऑल ऑफ दोज आर ऑल्सो ग्रीन हाउस गैसेस. ठीक है, तो नाइट्रस ऑक्साइड है 5% अराउंड, और बचा छोटा थोड़ा थोड़ा बाय फ्लोरीन गैसेस. ठीक है, तो ये ट्राई टू रिमेंबर द परसेंटेजेस. CO2 को हम 75% ले लेते हैं, CH4 इज़ अराउंड 20%. ठीक है, बचा कितना, 75, 85, 95, 5% है हमारा N2O का, और थोड़ा बहुत ट्रेस अमाउंट्स फ्लोरीन गैसेस की वजह से. ठीक है, नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड. सो कार्बन डाइऑक्साइड इज़ अ लॉन्ग लिव्ड गैस, है ना. इट इज़ द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू वार्मिंग. ठीक है, सोर्सेज क्या है, फॉसिल फ्यूल्स, इंडस्ट्री, डिफॉरेस्टेशन, ऑल ऑफ दीज आर सोर्सेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, एंड इट इज़ द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू ग्लोबल वार्मिंग, ये भी पता होना चाहिए, है ना. ये सोर्सेज वगैरह की ज़रूरत नहीं है, पता ही होता है हमको. आई जस्ट टेल यू द थिंग्स विच वी डू नॉट नो अबाउट. ठीक है, नॉर्मली. सो ये ओशन एसिडिफिकेशन होता है, ये पता है हमको. टॉप एमिटर्स कौन से हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव चाइना, 12 गीगा टन्स कर रहा है एमिट. USA 4.9 गीगा टन्स, एंड देन वी हैव इंडिया 3.2 गीगाटन्स. पर कैपिटा टर्म्स में तो इंडिया काफ़ी पीछे आएगा. ठीक है, USA विल बी द फर्स्ट वन बिकॉज डेवलप्ड कंट्री है, दे विल यूज़ अ लॉट ऑफ, मतलब दे आर वेरी वेस्टफुल एज सच, है ना. पर कैपिटा मतलब 1 पर्सन हुज यूजिंग इट, वो कितना यूज़ कर रहा है, वो सबसे ज़्यादा USA में है. देन वी हैव चाइना, यूज़ नहीं, एमिट एमिट कर रहा है ना. देन यूरोपियन यूनियन, और फिर इंडिया. ठीक है, सो इंडिया कम्स फोर्थ इन दिस केस. देन रिडक्शन का देखते हैं. सो हाउ विल यू रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, आइदर वाया कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, उसको CCS भी बोलते हैं, दैट इज़ कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज के थ्रू यू कैन रिड्यूस इट. देन डायरेक्ट एयर कैप्चर कर सकते हैं, है ना. डायरेक्टली यूल कैप्चर एयर एंड देन रिड्यूस द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. फिर डिकार्बनाइजेशन कर सकते हैं, एफॉरेस्टेशन कर सकते हैं. ठीक है, ऑल ऑफ दिस कैन बी डन, है ना. डिकार्बनाइजेशन,
एफॉरेस्टेशन से होगा, डायरेक्ट एयर कैप्चर, डायरेक्टली यू कैप्चर एयर एंड देन कीप इट, मतलब एयर कैप्चर करके यू आर पुटिंग इट, मतलब उसको वो करेंगे, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन कर देते हैं। ठीक है, दैट इज नोन एज डायरेक्ट एयर कैप्चर एंड वी हैड रेड अबाउट दिस अर्लियर ऑल्सो। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ नेगेटिव इमिशन, है ना, यहाँ कहीं ऊपर पड़ा था, देखते हैं उसको, ये रहा। Carbon is directly taken removed from the air and negative emission इसको consider करते हैं because it is then stored underground or reused। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं डिकार्बनाइजेशन, एफॉरेस्टेशन। नाउ इंडिया का एमिशन ट्रेंड्स क्या क्या है। इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट एमिटर। ठीक है, दिस यू शुड बी नोइंग, है ना। ओवरऑल टर्म्स में ऐसा है, बट पर कैपिटा टर्म्स में वी आर वेरी लो, है ना। सो 3.2 गीगाटन, और चाइना कितना है, 4 times ऑफ अस, दैट इज 12 गीगाटन। यूएसए इज ऑल्सो स्लाइटली हायर देन अस, 4.9, दैट इज अराउंड 5। ठीक है, emission growth has slowed to 1.4% from 4% ड्यू टू renewables and good monsoon। सो ये हल्का सा पता होना चाहिए कि ग्रोथ ऑफ एमिशन, मतलब अमाउंट ऑफ एमिशन जो हम लोग कर रहे हैं, दैट विल ग्रो नेचुरली बिकॉज द कंट्री इज गेटिंग डेवलप्ड, पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग, है ना। एमिशन ग्रोथ अर्लियर इट वाज अराउंड 4%, है ना, और अभी कितना हो गया, 1.4%। ठीक है, इंडिया हैज़ अ नेट जीरो टारगेट बाय 2070। ठीक है, दिस थिंग यू शुड बी नोइंग। फॉसिल फ्यूल यूज़ देख लेते हैं। बर्निंग कोल, ऑयल, गैस, ऑल ऑफ दीज आर लार्जेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड सोर्सेज। ठीक है, 82%, अराउंड 75 to 80% ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड यू विल गेट फ्रॉम बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है, देन fossil fuels generally dominate the energy mix and coal is a major source, especially in India। चाइना में क्या होता है, चाइना हैज़ नियरली 56% ऑफ द ग्लोबल कोल कंजम्पशन। ठीक है, फिर यूएस, इंडिया, रशिया द लीडिंग कंज्यूमर्स। ठीक है, यू शुड नो कि चाइना इज़ द लार्जेस्ट गोल्ड ग्लोबल कोल कंज्यूमर। ठीक है, नेक्स्ट है एनर्जी डिमांड एंड क्लाइमेट फीडबैक। सो what is happening is global warming होते जा रहा है, so energy demand is increasing because we require air conditioning to combat all the global warming। ठीक है, एनर्जी डिमांड बढ़, एयर कंडीशनिंग, रेफ्रिजरेशन बढ़ रहा है, उससे उससे फर्दर द ग्रीन हाउस गैसेज आर इंक्रीजिंग बिकॉज इन सब में क्या यूज़ होते हैं, एच एफ सीज। पहले सी एफ सी यूज़ होता था, बट देन इट वॉज बैंड अंडर द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एंड देन वी मूव टू एच एफ सी, फिर उसके लिए अलग से किगाली प्रोटोकॉल भी आया। ठीक है, बट व्हाट इज़ हैपनिंग इज इससे एमिशन बढ़ रहा है एंड इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन भी हाई है, तो उससे भी एमिशन बढ़ेगा, है ना। देन ग्रीन हाउस गैस इज इंक्रीजिंग, फिर ग्लोबल वार्मिंग इज फर्दर गेटिंग इंटेंसिफाइड। ठीक है, सो इट इज़ मेकिंग अ साइकिल बनते जा रहा है। ठीक है, और ये यहाँ पे ये दिया है। देन इंडस्ट्री के बारे में देते हैं। सो इंडस्ट्री में एमिशंस फ्रॉम फ्यूल और केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं ना। सीमेंट हैज़ नियरली 5 to 8% कार्बन डाइऑक्साइड। सीमेंट इंडस्ट्रीज जो होते हैं, दे कॉन्ट्रीब्यूट नियरली 8% टू द कार्बन डाइऑक्साइड emissions। देन स्टील इंडस्ट्रीज में बोथ कार्बन डाइऑक्साइड एज वेल एज SO2 आर एमिटेड। ठीक है, फिर जो केमिकल इंडस्ट्रीज हैं, दे एमिट CFCs, HFCs, ऑल द फ्लोराइड, फ्लोरीन वाले जो गैसेस है ना, वो वाले, दे आर ऑल्सो ग्रीन हाउस गैसेज एंड दे हैव वेरी हाई ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए, है ना। सो ट्राई टू रिमेंबर दिस प्रॉपरली कि सीमेंट में ज़्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड इज रिड्यूस सीमेंट इंडस्ट्रीज़ में। स्टील इंडस्ट्रीज़ में कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। देन वी हैव केमिकल इंडस्ट्रीज़, उसमें CFCs, ये फ्लोरीन गैसेज आर बीइंग रिड्यूस्ड। ठीक है, बीइंग एमिटेड। ठीक है, देन ग्लोबल एमिशंस का ओवरव्यू, ये थोड़ा सा ऐसे ही देख लेते हैं डायग्राम। दिस इज़ नॉट एज इम्पोर्टेंट, है ना। ठीक है, सेक्टोरल ट्रेंड्स दिए हुए हैं इसमें कि जैसे पावर इंडस्ट्री है, उसका एमिशन हैज़ इंक्रीज बाय मोर देन 100% फ्रॉम 1990।
देन इंडस्ट्रियल कंबशन एंड प्रोसेसेस में 93%, बिल्डिंग्स में इट हैज़ रिड्यूस्ड एक्चुअली। ठीक है, फिर ट्रांसपोर्ट में भी इंक्रीज हुआ है, दिस इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। ओवरऑल सेक्टर्स का देख सकते हैं कि GHG emission trend has increased by 65%, है ना, as compared to 1990, and if you compare it to 2005 it has increased by 30%। ठीक है, ये सब है। और ये देख लेते हैं टॉप कार्बन डाइऑक्साइड एमिटिंग कंट्रीज कौन से हैं। अच्छा, ये इसका रिएक्शन पता होना चाहिए, कैल्सिनेशन रिएक्शन है, उसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है। इसमें क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट it converts into calcium oxide and carbon dioxide. So this is the calcination reaction by which cement is being मतलब by which carbon dioxide is produced in cement industries। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे थे हम लोग टॉप CO2 emitting countries। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव USA, है ना, फ्रॉम दिस इज फ्रॉम 1750 टू 2021। और अभी क्या चल रहा है, अभी चाइना इज़ द हाईएस्ट टॉप एमिटर। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। सो ये है ओवरऑल ट्रेंड है कि अभी तक किसने कर दिया है, और अब ये वाला जो ट्रेंड है वो प्रेजेंट सिचुएशन को बोल रहा है। ठीक है, कि अभी चाइना इज़ द वन हूज एमिटिंग द मोस्ट, और ये है ओवरऑल इतने सालों में सबसे ज़्यादा किसने किया एमिट। ठीक है, दिस इज़ दैट मेट्रिक। उसके हिसाब से ऑफ कोर्स यूएसए विल बी द हाईएस्ट एमिटर बिकॉज इट इज़ अ डेवलप्ड कंट्री, काफ़ी इंडस्ट्रियलाइज्ड है, तो उन्होंने काफ़ी करा है एमिट। देन कम्स चाइना, फिर रशिया, देन जर्मनी, यूके, जापान, और इंडिया कितना लास्ट में आ रहा है। इफ़ यू सी ओवरऑल इतने ईयर्स के डेटा के बेसिस पे, है ना। तो दीज आर द टॉप CO2 emitting countries based upon दिस टाइम पीरियड, कि इतने टाइम पीरियड में सबसे ज़्यादा किसने एमिट करा। ठीक है, एंड वी कम 3 4 5 6 7 सेवन्थ आते हैं। सेवन्थ हमारा वो भी है लैंड एरिया, लैंड साइज के बेसिस पे, एंड ओवरऑल ऑल्सो वी आर कमिंग सेवन्थ। ठीक है, नेक्स्ट वील मूव टू दिस एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री से क्या क्या ग्रीन हाउस गैसेस आ रहे हैं ना, वही देख रहे हैं ना इसमें। हाँ, कॉजेज ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड द की इन्फॉर्मेशन, तो उसी का कंटिन्यूएशन है एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। उसमें क्या हो रहा है, एक जो एनिमल्स होते हैं ना, कैटल, दे एमिट मीथेन। ठीक है, एंड इवन एग्रीकल्चर वगैरह से नाइट्रस ऑक्साइड इज ऑल्सो एमिटेड। ठीक है, सो दीज आर द लार्जेस्ट मीथेन सोर्सेज। ठीक है, जो लाइफ स्टॉक है उनका जो अपना पेट में जो भी फर्मेंटेशन होता है उससे दे एमिट CH4 मीथेन। इवन पैडी जो है, पैडी ऑल्सो एमिट्स CH4। ठीक है, ड्यू टू एनारोबिक डिकम्पोजिशन और समथिंग। ठीक है, और उसके बाद में फर्टिलाइजर्स जो होते हैं दे एमिट नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, विच इज़ 300 टाइम्स, मतलब उसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल इज़ वे हायर दैन CO2, 300 टाइम्स मोर पोटेंट दैन CO2। ठीक है, ये पता होना चाहिए। सो क्या क्या है, एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री से मीथेन हो रहा है, या नाइट्रस ऑक्साइड इज फ्रॉम फर्टिलाइजर्स। ठीक है, देन वी हैव लैंड यूज चेंज विच इज ऑल्सो नोन एज डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, सो फॉरेस्ट एक्ट्स एज अ कार्बन सिंक विच, है ना, तो कटिंग और बर्निंग ऑफ फॉरेस्ट से क्या होगा, यू आर बर्निंग स्टफ, तो बर्निंग से कार्बन डाइऑक्साइड विल बी रिलीज इन टू द एटमोसफेयर, है ना, और अब्जॉर्ब भी नहीं कर पाएगा बिकॉज फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा, काट दिए प्लांट्स आपने सारे, है ना। सो लैंड यूज चेंज से नियरली 4 gigatons कार्बन डाइऑक्साइड पर ईयर इज बीइंग एमिटेड। ठीक है, देन वेस्ट एंड वेस्ट वाटर। सो जो लैंडफिल्स होते हैं जहाँ पे भी ये खराब सा सीवेज वगैरह रहता है ना, दे एमिट CH4 एंड N2, जस्ट लाइक हाउ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री में भी एमिट हो रहा है। ठीक है, तो ये these are also greenhouse gases। Then urbanization and buildings, so buildings contribute a lot, that is around 25% of the CO2 is being contributed by buildings। ठीक है, और why is it so, because buildings में there is a lot of electricity demand, है ना, कूलिंग चाहिए होती है, एयर कंडीशनिंग, देन नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी। ठीक
ठीक है, डेटा सेंटर्स बना रहे हैं आजकल, दे आर वेरी एनर्जी इंटेंसिव। ठीक है, सो ऑल ऑफ दीज रिक्वायर अ लॉट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। सो दैट इज़ वन रीज़न वाई दिस इज हैपनिंग। ठीक है, फिर एरोसॉल्स एंड ब्लैक कार्बन। तो एरोसॉल्स में क्या होगा, कूलिंग एज वेल एज वार्मिंग, है ना। कूलिंग कैसे रहेगा, बिकॉज एरोसॉल्स हैव अ टेंडेंसी टू स्कैटर द light rays which are falling on them। ठीक है, एंड दे ऑल्सो अब्जॉर्ब सम अमाउंट ऑफ दैट लाइट एंड हीट, तो उससे वार्म भी हो जाएगा। ठीक है, फिर ब्लैक कार्बन तो वार्म करता है पूरा, इट एक्सेलरेट्स द मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स। वाई, बिकॉज सपोज दिस इज द ग्लेशियर और स्नो पड़ा है तो इट विल बी वाइट इन कलर। सो व्हाट डज वाइट डू, वाइट जनरली रिफ्लेक्ट्स बैक द सनलाइट फॉलिंग ऑन इट। बट व्हाट हैपेंस इज जो ब्लैक कार्बन है वो ऊपर डिपॉजिट हो जाता है ओवर टाइम। ठीक है, ब्लैक कार्बन डिपॉजिट हो गया तो क्या होगा, ब्लैक कलर अब्जॉर्ब्स लाइट एंड हीट। ठीक है, सो इट विल अब्जॉर्ब द हीट, सो अब्जॉर्ब करेगा तो ये भी नीचे का मेल्ट होने लग जाएगा। ठीक है, सो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग हियर, है ना। देन वी हैव वाटर वेपर फीडबैक। सो दिस इज द वाटर वेपर इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट अबंडेंट ग्रीन हाउस गैस। ठीक है, एंड ये इट इंक्रीजेस, इट एम्पलीफाइज द क्लाइमेट चेंज। ठीक है, एंड इंक्रीजेस द वार्मिंग। ठीक है, तो इसको फीडबैक बोलते हैं। इट इज़ नॉट कंसिडर्ड टू बी द प्राइमरी कॉज। लेट मी जस्ट चेक व्हाई। इसमें जो फीडबैक लिखा है ना, इट रेफर्स टू अ पॉजिटिव फीडबैक लूप। तो क्या हो रहा है, जिसे इंक्रीज एटमॉस्फेरिक वाटर वेपर। असल में क्या होगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग से व्हाट विल हैपन, वाटर वेपराइजेशन ऑफ वाटर, है ना, बिकॉज इवेपोरेशन हो जाएगा पूरा। ठीक है, इवेपोरेशन से द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर विल इंक्रीज। ठीक है, अब वाटर वेपर इंक्रीज हो गया तो अपने आप इट इज़ ऑल्सो ग्रीन हाउस गैस, है ना। सो द अगेन और ग्लोबल वार्मिंग होने लग जाएगी। ठीक है, सो दिस इज अ फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक लूप। तो वही हो रहा है कि द entire global warming is getting intensified because of this positive feedback loop। ठीक है, then we have ocean and atmospheric processes। So ocean absorbs carbon dioxide and heat, and the currents will be redistributing that heat, where carbon sinks will be weakening due to warming, है ना। तो ये पता होना चाहिए कि जो कार्बन सिंक होता है, it will weaken down due to global warming। ठीक है, oceans will absorb carbon dioxide and heat। ये आपको समझ आ ही रहा होगा कार्बन सिंक क्यों वीकन हो रहा है, बिकॉज जैसे ओशंस हैं वो पहले ही अब्जॉर्ब कर चुके हैं बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, सो एक तो कैपेसिटी कम हो रहा है, देयरफॉर द सिंक्स विल बी वीकनिंग, है ना। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट एल्स विल बी हैपनिंग, ये तो बस हम इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द ओशन। उसके अलावा कार्बन सिंक्स क्या है हमारे, वी हैव फॉरेस्ट्स, है ना, दे आर बीइंग डिफॉरेस्टेशन इज बीइंग डन। ठीक है, सो दैट इज ऑल्सो वन रीजन वाई दे आर गेटिंग वीकन्ड। ठीक है, तो ये पता है हमको। नेक्स्ट देखते हैं ग्लोबल एमिशन ट्रेंड्स। सो ग्लोबल कार्बन डाइऑक्साइड 38 गीगा टन है, इतना एमिशन है। एंड ग्रोथ इज, मतलब ईयर ऑन ईयर ग्रोथ कितना है, 1.1% का एमिशन ग्रोथ। ठीक है, सो यू शुड नो कि 1% एमिशन ग्रोथ हो रहा है हर साल, एंड दे आर स्टिल राइजिंग। एंड व्हाट आर वी, इंस्टेड वी आर ट्राइंग टू रिड्यूस देम, पर ये फिर भी अभी ग्रोथ ही हो रहा है, रिडक्शन नहीं हो रहा है। ठीक है, कार्बन बजट के बारे में देखते हैं। कार्बन बजट refers to the maximum amount of carbon dioxide emissions which will keep the global warming within specific temperature limits। ठीक है, so maximum amount of global carbon dioxide emissions which will keep the global warming against within the specific temperature limits। So रिमेनिंग बजट कितना है, 1.5 डिग्री सेल्सियस का। अगर हम देखें कि अगर हमें इतना ही टेम्परेचर इंक्रीज अलाउ करना है इस डेकेड, इस सेंचुरी में, देन हाउ मच कार्बन डाइऑक्साइड आर वी अलाउड टू एमिट, दैट इज़ 170 गीगा टन्स ऑफ CO2।
ठीक है, तो उसके हिसाब से अभी बस 4-5 साल में ही वील रीच दिस 1.5 डिग्री सेल्सियस 4-5 साल में ही बढ़ जाएगा। एंड व्हाट हैड वी बीन प्लानिंग, हम लोग प्लान कर रहे थे कि 2000 ये एंड ऑफ द सेंचुरी तक बस 1.5 डिग्री सेल्सियस बढ़े, और अभी बस 4-5 साल में ही बढ़ने वाला है वो। ठीक है, एंड दिस इज नोन एज द कार्बन बजट, अमाउंट ऑफ कार्बन विच कैन बी एमिटेड इफ यू वांट टू इंक्रीज द टेम्परेचर बाय ओनली अ स्पेसिफिक अमाउंट। ठीक है, नेक्स्ट है क्लाइमेट इनइक्वालिटी CBTR। सो दिस इज CBTR क्या होता है, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सो वाई इज इट, ये क्यों है, देखो यहाँ पे अभी हमने देखा था कि इफ़ वी लुक एट द इंटायर टाइम पीरियड देन USA इज़ द हाईएस्ट एमिटर, और उसने कितना ज़्यादा एमिट करा है ओवर द पीरियड ऑफ दिस टाइम। ठीक है, एंड व्हाट आर दे नाउ डूइंग, दे आर सेइंग कि आप लोग अभी क्लाइमेट, हम लोग क्लाइमेट चेंज का विल ब्रिंग वेरियस ट्रीटीज एंड वेयर बाय एवरी वन शुड नॉट एमिट एनीथिंग। ठीक है, तो उन्होंने पहले अपना इतना सारा डेवलपमेंट कर दिया बहुत सारा एमिट करके, नाउ दे आर आस्किंग अस, हम लोग नहीं कर पाए इतना, नाउ दे आर आस्किंग अस टू रिड्यूस एमिशंस। ठीक है, सो दैट इज़ अनफेयर एंड दैट इज़ वाई CBDR प्रिंसिपल वॉज ब्रॉट इन, वेयर इन जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं ये 3-4, चाइना तो वैसे डेवलप नहीं मानते अपने आप को, बट ठीक है ना, ये जो भी हैं 3-4, इनको क्या करना है, ना भी 4-5 जितने भी हैं, they will be having higher emission reduction targets as compared to other countries, because इनको they will be given an opportunity to develop themselves। ठीक है, that is the sole idea behind common but differentiated responsibilities। ठीक है, सो डेवलप्ड कंट्रीज ऑल्सो हैव हायर पर कैपिटा एमिशंस, एंड इंडिया वगैरह के पास लोअर पर कैपिटा एमिशंस होता है, ये भी पता है, हमने ऊपर देखा था। देन ग्लोबल वार्मिंग प्रोजेक्शन अकॉर्डिंग टू UNEP, so according to UNEP, if we still follow the current policies, then around 2.8 डिग्री सेल्सियस का ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगा अप टिल 2100 ये वाले ईयर तक। ठीक है, एंड इफ वी फॉलो द NDCs, दैट इज़ द नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस जो करें ना, तो अराउंड 2.5 डिग्री सेल्सियस का इंक्रीज होगा। ठीक है, सो ये पता होना चाहिए दिस डेटा वॉज गिवन बाय UNEP, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ठीक है, नाउ इम्पैक्ट क्या है इसका, टेम्परेचर राइज होगा, है ना, ग्लोबल टेम्परेचर विल इंक्रीज बाय अराउंड 1.1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सो इट विल रिजल्ट इन मोर हीट वेव्स, साइक्लोन्स, फ्लड्स, ड्रॉट्स, वाइल्ड फायर्स एक्सेट्रा। ठीक है, और इससे अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट भी होगा। ठीक है, नेक्स्ट वी लुक एट व्हाट मेक्स फॉर अ हीट वेव। हाँ, सो हीट वेव क्या होता है, देखो, अगर प्लेस है कोई, दिस इज जस्ट कुछ भी एक क्राइटेरिया है टू डिटरमाइन वेदर दिस, यहाँ इस जगह पे हीट वेव आया है कि नहीं, है ना, तो क्या मेट्रिक है, हीट वेव है कि अगर हीट वेव विल बी सेड टू अकर if the temperature has gotten higher by around 5 to 6 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जो नॉर्मल टेम्परेचर रहता है इस जगह पे, कहीं पे भी जगह पे, तो वहाँ से अगर 5 या 6 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हो गया है, देन दैट विल बी कॉल्ड अ हीट वेव। एंड वेयर डज दिस अप्लाई, जिस भी सिटी में 40 डिग्री सेल्सियस का नॉर्मल टेम्परेचर है, अगर किसी सिटी में, जैसे आप कोई हॉट सिटी ले लो जहाँ पे 40 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा टेम्परेचर रहता है नॉर्मली, देन हीट वेव विल बी सेड टू अगर इफ 4 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा बढ़ गया है नॉर्मल टेम्परेचर से। ठीक है, तो मतलब 5 to 6 या 3 to 4, और सिवियर हीट वेव कब बोलेंगे, 7 डिग्री या 5 डिग्रीज पे। ठीक है, और फॉर एनी प्लेस क्या रहेगा, मैक्सिमम टेम्परेचर रिमेन्स अबव 45 डिग्री सेल्सियस फॉर 2 consecutive days, देन दैट विल बी नोन एज अ हीट वेव। ठीक है, 45 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा मैक्सिमम टेम्परेचर है फॉर 2 consecutive days, देन दैट प्लेस विल सेड टू बी अंडरगोइंग अ हीट वेव। ठीक है,
नेक्स्ट देखते हैं, these criteria have to be met in at least two stations of a meteorological subdivision for at least two consecutive days. ठीक है, टू स्टेशंस टू consecutive days में होना चाहिए, देन ओनली इट इज कॉल्ड अ हीट वेव। ठीक है, बस इतना ही है। नाउ वील मूव टू नीचे, क्रायोस्फीयर लॉस क्या होता है। सो क्रायोस्फीयर लॉस क्या रहेगा, सो ग्लेशियर एंड आइस विल मेल्ट, है ना, और उससे थर्मल एक्सपेंशन होता है। ठीक है, फिर सी लेवल राइजेस, उससे फ्लडिंग होगा। फिर ओवरऑल पर्माफ्रॉस्ट जो होता है, पर्माफ्रॉस्ट रेफर्स टू द, जिससे सॉइल के ऊपर एक परमानेंटली फ्रॉस्ट का एक लेयर रहती है आर्कटिक रीजन में, एंटार्क्टिका में, दैट इज नोन एज पर्माफ्रॉस्ट। नाउ इवन दैट हैज स्टार्टेड थॉइंग, थॉइंग मतलब मेल्ट होना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो उससे क्या हो रहा है, CH4 इज बीइंग रिलीज, दैट इज मीथेन इज बीइंग रिलीज्ड। ठीक है, दिस थिंग यू नीड टू रिमेंबर। और फिर अल्बेडो भी कम होता है। अल्बेडो रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ सन रेज विच आर रिफ्लेक्टेड बैक फ्रॉम द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। ठीक है, वो भी कम होता जा रहा है बिकॉज ये मेल्ट हो रहा है, ग्लेशियर वगैरह स्नो मेल्ट होता है ना, सो इंक्रीज इन वार्मिंग हो रहा है। सो दिस इज द क्रायोस्फीयर लॉस, मतलब ठंडी जगहों पे क्या प्रॉब्लम हो रही है वो दिखा रहे हैं। ठीक है, देन हाइड्रोलॉजिकल चेंजेस में क्या है, वही रेनफॉल इज गेटिंग ऑल्टर्ड, इंटेंस फ्लड्स हो रहे हैं, प्रोलॉन्ग ड्रॉट्स। ठीक है, एक्सट्रीम्स ऑफ डिफरेंट वेदर्स हो रहे हैं। ठीक है, देन ग्लेशियर रिट्रीट हो रहा है, उससे फ्रेश वाटर का स्केर्सिटी इज इंक्रीजिंग। ठीक है, देन ओशन चेंजेस क्या है, ओशन वार्मिंग हो रहा है, ओशन एसिडिफिकेशन भी हो रहा है, क्लोरल ब्लीचिंग, फिशरी डिक्लाइन, बायोडाइवर्सिटी लॉस। ठीक है, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर हैपनिंग। देन ये हो गया। फिर बायोडाइवर्सिटी लॉस एंड लैंड डिग्रेडेशन, तो उसमें क्या हो रहा है, हैबिटेट लॉस, डिजर्टिफिकेशन। ठीक है, दीज आर नॉर्मल थिंग्स, जनरल चीज़ें दी हैं। एग्रीकल्चरल एंड फूड सिक्योरिटी, क्रॉप यील्ड का डिक्लाइन होते जा रहा है ना, क्रॉप फेलियर, पेस्ट आउटब्रेक्स। ठीक है, फूड अवेलेबिलिटी एंड प्राइसेस आर बीइंग इम्पैक्टेड एज वेल। देन ह्यूमन हेल्थ एंड लाइवलीहुड, तो हीट स्ट्रेस बढ़ रहा है, माल न्यूट्रिशन इज इंक्रीजिंग, है ना, देयर इज अ स्प्रेड ऑफ वेक्टर बॉर्न डिजीजेस। ठीक है, देन डैमेज टू लाइवलीहुड इज हैपनिंग। ठीक है, कार्बन फीडबैक एंड सिस्टम चेंजेस क्या हो रहा है, फॉरेस्ट फायर्स आर इंक्रीजिंग, पर्मा फ्रॉस्ट का थॉइंग हो रहा है। ठीक है, ये सब नॉर्मल चीज़ें दिया है। देन वी लुक एट ग्लोबल क्लाइमेट गवर्नेंस। हाँ, ग्लोबल क्लाइमेट गवर्नेंस वो कलेक्टिव एफर्ट्स हैं विच आर बीइंग टेकन बाय डिफरेंट कंट्रीज एज वेल एज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस इन ऑर्डर टू एड्रेस दिस क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो उसको रिड्यूस एड्रेस करना, रिड्यूस करने के लिए वट एवर स्टेप्स आर बीइंग टेकन, दोज कम अंडर द अम्ब्रेला टर्म ग्लोबल क्लाइमेट गवर्नेंस। ठीक है, now we'll start with United Nations and whatever the steps have been taken by United Nations. ठीक है, first of all I'll just do some questions which we had left above. ये तीन questions कर लेते हैं पहले। So first question है कि consider the following statements. First statement is, studies indicate that carbon dioxide emissions from cement industry account for more than 5% of global carbon emissions. तो दिस इज करेक्ट, और यहाँ पे मोर देन 5 लिखा है ना, एग्जैक्ट 5 नहीं लिखा है, तो ये थोड़ा जेनरिक चीज़ हो गई। सो दिस इज जनरली करेक्ट। ठीक है, रेंज दी है तो मे बी करेक्ट, कोई फैक्ट के साथ रेंज दिया है तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट इट विल बी करेक्ट। सिलिका bearing clay is mixed with limestone while manufacturing cement. ठीक है, limestone is converted into lime during clinker production for cement manufacturing. This is also correct. ठीक है, तो जब लाइमस्टोन लाइम में कन्वर्ट होता है ना, CaCO3 is being converted into CaO, that is when carbon dioxide will be released. ठीक है, और फिर इसी की वजह से कार्बन एमिशन हो रहा है। ठीक है, सो इन दोनों में से दिस इज द स्टेटमेंट विच जस्टिफाइज दिस। वी हैव डन दिस क्वेश्चन बिफोर ऑल्सो, है ना, तो ये वो है, इसमें ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट, नहीं नहीं, दोनों करेक्ट तो दोनों है, बट ओनली वन ऑफ देम एक्सप्लेन स्टेटमेंट वन। ठीक है, नेक्स्ट है, विद रेफरेंस टू डायरेक्ट एयर कैप्चर, which of the following statements are correct? It can be used as a way of
carbon sequestration. This is correct. It can be a valuable approach for plastic production and in food processing. This is also correct. ठीक है, can भी लिखा है, it can be used, हाँ, डायरेक्टली कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर करके, देखो मेरे हिसाब से तो सही है, ठीक है। फिर इन एविएशन इट कैन बी अ सोर्स ऑफ कार्बन for combining with hydrogen to create synthetic carbon fuel, low carbon fuel. This is also correct. ठीक है, कार्बन सोर्स ऑफ कार्बन रहता है, ठीक है। सो ऑल थ्री विल बी करेक्ट। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेटमेंट वन, एक्टिवेटेड कार्बन इज अ गुड एंड एन अट्रैक्टिव टूल to remove pollutants from effluent streams and to remediate contaminants from various industries. This is correct. Activated carbon adsorption करता है, ठीक है। सो दैट इज वाई इट इज यूज। सो फर्स्ट स्टेटमेंट विल बी करेक्ट। Activated carbon exhibits a large surface area and a strong potential for absorbing heavy metals. This is also correct. Activated carbon can be easily synthesized from environmental wastes with high carbon content. अच्छा, फिर देखो इसमें क्या दिया, देखो स्टेटमेंट वन को कौन एक्सप्लेन कर रहा है, स्टेटमेंट टू तो एक्सप्लेन कर रहा है ना। और इजीली सिंथेसाइज्ड तो एक्टिवेटेड कार्बन, ठीक है, दिस में बी ऑल्सो करेक्ट, है ना। इट कैन इंडीड बी इजीली सिंथेसाइज बिकॉज जल्दी बन जाता है एक्टिवेटेड कार्बन, ठीक है। सो और जेनरिक स्टेटमेंट है इज जनरली करेक्ट ओनली, ठीक है। बोथ स्टेटमेंट टू एंड थ्री आर करेक्ट बट बोथ ऑफ देम एक्सप्लेन स्टेटमेंट वन। देखें कैसे हो रहा है क्या। एक्टिवेटेड कार्बन एग्जिबिट्स लार्ज सर्फेस एरिया, तो हाँ, it can remove pollutants, फिर it can be easily synthesized from environmental wastes with higher carbon content, हाँ ये भी सही है, ठीक है। both of them are also explaining the first statement, ठीक है। so the answer should be option A. I find these questions quite difficult, जो तीन statement वाले हैं ना, these are very difficult questions। ये वाला, ये 2025 में स्टार्ट हुआ है यहाँ ना, and I have a feeling that 26 में they'll increase the number of these questions drastically, ठीक है। so you'll have to be very careful while attempting these questions because they are quite tough according to me, क्योंकि ऐसे भी हो सकता है, देखो स्टेटमेंट थ्री ऐसे पक्का नहीं लग रहा है कि ये स्टेटमेंट वन को एक्सप्लेन कर रहा है ना। सो दिस इज अ बिट डिफिकल्ट। नेक्स्ट हम लोग विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक नाउ, यूनाइटेड नेशंस और ग्लोबल क्लाइमेट गवर्नेंस पे, है ना। यहाँ पे थे हम लोग, ठीक है। देखो यूएन में ना देर आर वेरियस बॉडीज लाइक यूएनईपी, यूएनडीपी, यूनाइटेड यूनेस्को एंड फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। सो ऑल ऑफ दीज डील विद climate change, ठीक है। and there have been various conventions also, conferences and conventions like Stockholm, Rio, all of these have been led by United Nations, ठीक है। so we'll do these questions after, इससे पहले वाले questions कर लिए क्या, हाँ कर लिए ना। ये वाला question we'll do this after we have completed reading the theory, ठीक है। first of all we look at the major UN conferences on environment. So first conference on environment was Stockholm conference या यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन इन्वायरमेंट भी बोलते हैं इसको, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस भी बोलते हैं। दिस had taken place in 1972 and this is the first global conference which had taken place exclusively on environment. It recognized environmental issues as global concerns and emphasized international cooperation and role of developed countries, ठीक है। की आउटकम्स था कि स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के अंडर ही यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम वाज एस्टैब्लिश्ड, ठीक है। एंड दिस was considered to be the foundation of modern global climate governance. तो इसमें बस आपको ये याद रखना है, एक तो ईयर द नेम ऑल्सो। सो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस फर्स्ट वाला कॉन्फ्रेंस है ना। तो स्टॉक से स्टार्ट लर्न कर लो, ST दोनों में कॉमन है, ठीक है। एंड ईयर क्या है, 1972, तो ST 72, ठीक है। यहाँ पे भी ST, यहाँ पे भी ST, ठीक है। देन ये हो गया। फिर उसके बाद में इसका फुल फॉर्म क्या है असली में,
यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन एनवायरनमेंट। ठीक है, पहले वो ह्यूमन एनवायरनमेंट एंथ्रोपोजेनिक मतलब सेंटर हम लोग ह्यूमंस को ही रख रहे थे, दैट इज़ वाई ह्यूमन एनवायरनमेंट वाज द नेम, यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट, एंड यूएनईपी वाज सेट अंडर दिस। ठीक है, दिस ऑल्सो यू शुड बी नोइंग। नेक्स्ट है रियो समिट ऑफ 1992। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, सो बोथ द नेम्स आर इम्पोर्टेंट। रियो 1992 and UN Conference on Environment, UNCED. This is a very commonly known name, so I don't think you'll require any learning aid to remember this. ठीक है, वैसे वो इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट इसमें था, पहले था ह्यूमन इन्वायरमेंट, देन इट बिकेम इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। ठीक है, देखो री, किसी चीज़ को दोबारा करना है मतलब री, है ना, दोबारा करना वुड बी री, है ना, तो दोबारा से क्या हो जाएगा 92, टू स्टैंड्स फॉर दोबारा। तो ये 1992 लर्न हो गया, रियो से री, दोबारा टू, एंड यूएनसीईडी कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, ह्यूमन एनवायरनमेंट के बाद डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, देन दिस इज ऑल्सो पॉपुलरली कॉल्ड एज द अर्थ समिट, एंड इट इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, फिर इसका की आउटकम क्या था, थ्री रियो कन्वेंशंस वर फॉर्म्ड। एक तो है यूएन एफ ट्रिपल सी पे, सेकेंड यूएन सीबीडी, थर्ड है यूएन सीसीडी, एंड apart from all this agenda 21 was also adopted। ठीक है, तो यूएन एफ ट्रिपल सी का फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन फॉर क्लाइमेट चेंज। देन यूएन सीबीडी स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, देन यूएन सीसीडी इज यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन। ठीक है, देन अडॉप्शन ऑफ एजेंडा 21, ये ओवरऑल एक ग्लोबल एक्शन प्लान था। इसमें ना वही था कि ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रमोट करने के लिए। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए था ये, है ना, अभी और बस दिस इज ऑल दैट यू नीड टू नो फ्रॉम दिस समिट। ठीक है, रियो अर्थ समिट 92, री से दोबारा से 92, है ना, देन यूएनसीईडी बोलते हैं, अर्थ समिट बोलते हैं, थ्री कन्वेंशंस मेन, यूएनएफ ट्रिपल सी, सीबीडी एंड सीसीडी। अपार्ट फ्रॉम दैट इवन एजेंडा 21 वाज अडॉप्टेड। ठीक है, इसके 10 years बाद देयर वाज द जोहानिसबर्ग समिट। ठीक है, जोहानिसबर्ग समिट वाज इन 2002, and it is also called the world summit। so rio summit को earth summit बोलते थे, and world summit on sustainable development was johannesburg summit। ठीक है, यहाँ पे क्या किया था, 10 year review of rio के commitments करे थे, and this focused upon implementation rather than new agreements। so बस इसमें बस रिव्यू करा था, 10 yearly review of rio commitments। ठीक है, इसको लर्न कैसे करेंगे, 2002 ये पता चल गया, 10 years बाद हो रहा है ना। फिर उसके बाद हाउ विल यू रिमेंबर द नेम, RJ, RJ इज रेडियो जॉकी, है ना, उसे लर्न कर लो, रेडियो जॉकी, रेडियो जॉकी से रियो एंड जोहानिसबर्ग। ठीक है, नेक्स्ट वील डू रियो +20 समिट, है ना, रियो +20 यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट से लिंक्ड है। तो इसमें दिस वॉज अ 20 year रिव्यू ऑफ Rio Summit। This promoted green economy concept and they strengthened institutional framework, वो सब। इसका की आउटकम क्या था, boost to green and more inclusive economic transition, ये सब। then emergence of page, ये important है कि
पार्टनरशिप फॉर एक्शन ऑन ग्रीन इकोनॉमी हैड इमर्ज्ड। ठीक है, पेज बोलते हैं इसको, पार्टनरशिप फॉर एक्शन ऑन ग्रीन इकोनॉमी। इसमें ही ग्रीन इकोनॉमी कॉन्सेप्ट प्राइमरली वो करा था, प्रमोट करा था, तो ये याद रखना है। Rio+20, वहाँ रियो डी जनेरो में हुआ होगा, है ना, 2012 में हुआ था। 20 ईयरली रिव्यू था। एंड व्हाट डिड दे फोकस अपॉन? पहले क्या था? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, अभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर दिया, CSD कर दिया, पहले CED था। ठीक है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ग्रीन इकोनॉमी वाज फोकस्ड अपॉन, दैट इज़ ऑल। इसमें बस ग्रीन इकोनॉमी पे फोकस करा था और ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है, सो वो उसी के लिए देयर वाज दिस पार्टनरशिप फॉर एक्शन ऑन ग्रीन इकोनॉमी, जिसको पेज भी बोलते हैं, है ना, दैट आर ऑल्सो कमिंग टू बी। ठीक है। Next, we look at UN Summit on Sustainable Development. So, this was adopted post 2015. They adopted the post 2015 Global Development Framework and universal applicability था इसका ना, and key outcome था 17 Sustainable Development Goals and the launch of Agenda 2030. UNSD, United Nations, इससे पहले क्या था? कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये है UN समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। समिट का मतलब वही होता है कि नॉर्मल कॉन्फ्रेंस में नॉर्मल representatives from different countries will be coming, whereas in the case of summit all the premiers will come. तो presidents या prime minister, whosoever is heading the country, that person will be coming on a summit. ठीक है, the UN Summit on Sustainable Development took place in 2015. Conference on Sustainable Development took place in 2012. ठीक है, और इन्होंने ये अडॉप्ट करे 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स वर अडॉप्टेड एंड एजेंडा 2030 वाज आल्सो अडॉप्टेड, लॉन्च्ड। ठीक है, नेक्स्ट वी लुक एट सम यूनाइटेड नेशंस के बॉडीज जो हैं इंपॉर्टेंट वाले, दोज विल बी हैविंग अ लुक एट। तो सबसे पहले वी हैव द UNEP. UNEP is United Nations Environment Program and we had already seen it above कि this was created under the Stockholm Conference of 1972, है ना। एंड इसमें क्या हुआ था? की रिपोर्ट्स क्या क्या थे इसकी? सो फर्स्ट ऑफ ऑल हेडक्वार्टर्स क्या है? नायरोबी, केन्या। देखो इन इसके सारे रिपोर्ट्स वील ट्राई टू रिमेंबर सारे रिपोर्ट्स ऑफ द UNEP. फर्स्ट ऑफ ऑल we'll categorize them, then it will be easier to remember these. सो सबसे पहले एमिशन गैप्स और अडाप्शन गैप। सो दो गैप वाले रिपोर्ट हैं, है ना, एमिशंस गैप के आइडियल कितना होना चाहिए और अभी कितना है, वो वाला रिपोर्ट, एंड अडाप्टेशन गैप। ठीक है, सो देयर आर टू गैप वाले रिपोर्ट्स। ठीक है, देन उसके बाद में F से दो रिपोर्ट्स हैं विच आर फोकस्ड अपॉन सम वन सिंगल प्रॉब्लम। तो एक है कि फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट। ठीक है, सो ये एक सिंगल प्रॉब्लम है, फूड वेस्ट, उससे रिलेटेड है। देन द अदर वन इज़ द फ्रंटियर्स रिपोर्ट। ठीक है, ये दोनों भी हो गया। अभी नेक्स्ट क्या करते हैं? फ्रंटियर्स मतलब कि वही एमर्जिंग एनवायरनमेंट प्रॉब्लम से रिलेटेड रहेगा। ठीक है, देन लास्ट वन विल बी, तीन रिपोर्ट्स हैं आउटलुक वाले। ठीक है, सबसे पहले ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक है, देन यू हैव ग्लोबल केमिकल्स आउटलुक एंड थर्डली ग्लोबल वेस्ट मैनेजमेंट आउटलुक। ठीक है, दीज आर द थ्री आउटलुक वाले रिपोर्ट। क्या क्या है? ग्लोबल एनवायरनमेंट, तो UN एनवायरनमेंट से ग्लोबल एनवायरनमेंट यू कैन ईजिली रिमेंबर, है ना। नेक्स्ट है, दिस इज़ द फर्स्ट वन। सेकेंड क्या रहेगा? ग्लोबल केमिकल्स आउटलुक एंड द थर्ड वन इज़ ग्लोबल वेस्ट मैनेजमेंट आउटलुक। ठीक है, तो दीज आर द थ्री एंड हाउ विल यू रिमेंबर? फर्स्ट वाला तो ऐसे ही लर्न हो जाएगा, इन्वायरमेंट की UNEP है तो उसका ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक रहेगा। सेकेंड और थर्ड के लिए आप ऐसे कर लो, आउटलुक करके एक मैगजीन आती थी पूरा, अभी आई डोंट नो इफ इट इज स्टिल देयर,
बट पहले तो आती थी आउटलुक, ठीक है। सो आउटलुक को कैसे लर्न करेंगे कि वो ऐसी वेस्ट टाइप मैगजीन होती थी, वेस्ट मैनेजमेंट आउटलुक कैसे लर्न करेंगे कि वेस्ट मैगजीन होता था, ऐसे कुछ काम का नहीं होता था उसमें, ठीक है। सो दिस वे यू कैन रिमेंबर दिस। और फिर ग्लोबल केमिकल, वहाँ पे केमिकल्स से लिंक कर लो कि केमिकल्स यूज़ करके उसको प्रिंटिंग करते थे, है ना। सो जो इट वाज अ वेरी कलरफुल मैगजीन, सो जो प्रिंटिंग इंक होती है इट हैज़ अ लॉट ऑफ केमिकल्स, सो वैसे यू कैन रिमेंबर दिस, ठीक है। नाउ को इम्प्लीमेंट्स द UNREDD प्लस, ठीक है, UNEP इज द वन हु विल को इम्प्लीमेंट दिस, ठीक है, along with FAO and UNDP. So I'll just tell you, REDD प्लस का फुल फॉर्म होता है, रेड प्लस बोलते हैं इसको। द फुल फॉर्म इज रिड्यूसिंग एमिशंस फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, ठीक है। इसका काम क्या है, इट इज़ जस्ट अ फ्रेमवर्क डिजाइंड टू मिटिगेट क्लाइमेट चेंज, है ना। और वही इट विल हेल्प द डेवलपिंग कंट्रीज टू रिड्यूस, आई जस्ट राइट इट डाउन, reducing emissions from deforestation and forest degradation, ठीक है। ये ये पता होना चाहिए। सो ये जो रेड प्लस प्रोग्राम है, उसमें इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर है UNDP तो है ही, UNEP भी है, एनवायरमेंट प्रोग्राम, एंड FAO भी है, ठीक है। अभी UNDP के बारे में देखते हैं। अच्छा, पहले UNEP का हेडक्वार्टर्स कहाँ है, नायरोबी केन्या में। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, है ना। अफ्रीका में है इसका हेडक्वार्टर्स, इन नायरोबी केन्या, ठीक है। अभी UNDP देखते हैं। सो DP का हेडक्वार्टर कहाँ है, डेवलपमेंट प्रोग्राम। डेवलप्ड सिटी कौन सा है हमारे वर्ल्ड में, वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड सिटीज़ इज़ न्यूयॉर्क, ठीक है। तो ये न्यूयॉर्क में है हेडक्वार्टर्ड, एंड फुल फॉर्म है वो यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, देन यूएन्स ग्लोबल डेवलपमेंट नेटवर्क होता है ना, विच विल वर्क ऑन पावर्टी रिडक्शन एंड ओवरऑल डेवलपिंग कंट्रीज को सपोर्ट करना, ठीक है, वो है ये। इट इज़ ऑल्सो an implementing partner in the REDD plus, that is reducing emissions from deforestation and forest degradation program, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं यूनेस्को। यूनेस्को का कहाँ पे है, क्या हेडक्वार्टर्स, इट इज़ हेडक्वार्टर्ड एट पेरिस, फ्रांस, ठीक है। फुल फॉर्म क्या है यूनेस्को का, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इट ओवरसीज द वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन। तो वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन कब से स्टार्ट हुआ था, 1972, दैट इज़ अलॉन्ग विद द स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, है ना। स्टॉकहोम भी 72 में हुआ था, and World Heritage Conference also started, World Heritage Convention also started back then only, ठीक है। And this was being organized by the UNESCO. It protects natural and cultural heritage sites, it links biodiversity conservation with heritage protection, ये सब ऐसे नॉर्मल चीज़ें दी हैं। It manages the designation of World Heritage Sites, है ना, ये हमको पता ही है आर्ट एंड कल्चर में जो पढ़ते हैं, ठीक है। नाउ वी लुक एट ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन क्या है, इट इज़ अ ग्लोबली रिकग्नाइज इको लेबल विच इज़ अवॉर्डेड बाय फी डेनमार्क, ठीक है। तो ये नाम पता होना चाहिए, फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन डेनमार्क, दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट नेम। इट प्रमोट सस्टेनेबल टूरिज्म एंड कोस्टल इकोसिस्टम प्रोटेक्शन, ठीक है। और फ्रांस में स्टार्ट किया था, इट वॉज एक्सटेंडेड आउटसाइड यूरोप एज वेल।
तो इससे बताऊँ क्या होता है, एक वॉलंटरी सर्टिफिकेशन मैकेनिज्म है ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन फॉर बीचेस, मरीनास एंड सस्टेनेबल टूरिज्म बोट्स, इनके लिए ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन होता है। क्राइटेरिया क्या है? इट इज़ अवॉर्डेड टू साइट who meet 33 क्राइटेरियाज अंडर 4 पिलर्स। ठीक है, सो क्या क्या पिलर्स हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव वाटर क्वालिटी, वाटर क्वालिटी फर्स्ट है। सेकंड है एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, थर्ड है एनवायरमेंटल एजुकेशन एंड फोर्थ है सेफ्टी एंड सर्विसेज। ठीक है, ये पता होना चाहिए। एक तो वाटर क्वालिटी ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के लिए, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट कैसा करा है उस बीच पे, वाटर क्वालिटी कैसा है बीच पे, एनवायरमेंटल एजुकेशन कितना है जो लोग आए हैं वहाँ पे टूरिज्म करने के लिए, एंड सेफ्टी एंड सर्विसेज, ओवरऑल सेफ्टी सर्विसेज कैसी हैं वहाँ की। ठीक है, ऑल ऑफ दीज विल डिटरमाइन द ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। इंडिया, दीज आर द क्राइटेरिया है ना। इंडिया का देर आर वेरियस बीचेस हु हैव अचीव्ड दिस ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन हु हैव बीन अवॉर्डेड। तो ये दीज आर द फॉलोइंग बीचेस। तो एक है शिवराजपुर गुजरात में, घोगला दीव में, दमन एंड दीव का दीव में है, कासरकोड और पादुबिद्री इन कर्नाटका, कप्पड़ इन केरला, ऋषिकोंडा इन आंध्र, गोल्डन कहाँ पे? ओडिशा में, गोल्डन बीच, राधानगर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में। ठीक है, कोवालम तमिलनाडु में है। देन वी हैव ईडन, ईडन इज इन पुडुचेरी। फिर मिनिकॉय, थंडी एंड कडमट, लक्षद्वीप, शिव श्रीवर्धन, नागांव, पर्नका, गुहागर, लडघर, ऑल ऑफ दीज आर इन महाराष्ट्र। ठीक है, सो इसको 2 बार पढ़ के जा सकते हैं, डू नॉट मतलब लर्न तो अब नहीं करने को बोलूँगी मैं। ठीक है, एक दो बार पढ़ के जाने से इन केस दे आस्क अ क्वेश्चन एटलीस्ट यू विल बी एबल टू रिकग्नाइज इट। ठीक है, तो गुजरात में कौन? शिवराजपुर, शिवराज सिंह चौहान वॉज एक्चुअली फ्रॉम एमपी, बट गुजरात में शिवराजपुर है ना बीच। देन दीव, दमन एंड दीव का दीव में है घोगला, है ना। तो कैसे लर्न करेंगे? दीव, दीव दमन एंड दीव ऐसे खाली खाली है ना, तो खोखला बोल सकते हैं, तो वैसे खोखला जगह है। देन कासरकोड एंड पादुबिद्री। ठीक है, बिदर, बिदर पता है हमको कर्नाटका से रिलेटेड है, तो पारूबिद्री विल बी इन कर्नाटका। ठीक है, देन यू हैव कप्पड़, कप्पड़ पता है पलक्काड़, ये सब जगह कहाँ पे? केरला में, सो अगेन केरला। देन ऋषिकोंडा भी पता होगा, है ना, रिवर ऋषिकोंडा इज इन आंध्र। ठीक है, फिर बच रहे गोल्डन बीच, गोल्डन बीच उड़ीसा में है। सो हाउ विल यू रिमेंबर दिस? देखो, ओडिशा वैसे इफ़ यू सी इट इज़ नॉट, इट इज़ इन द ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री, मतलब ईस्टर्न मोस्ट तो नहीं है, मतलब इट इज़ इन द ईस्ट। ठीक है, और ईस्ट में क्या होता है? सन राइजेज अर्लियर, है ना, तो गोल्डन सनराइज की वजह से गोल्डन गोल्डन हो जाता है सिटी। सो गोल्डन बीच इज इन ओडिशा। देन राधानगर, राधानगर कहाँ पे? अंडमान एंड निकोबार में। ठीक है, कैसे लर्न करेंगे इसको? राधा का नगर, सो इसको ऐसे ट्राई टू रिमेम्बर। देखो, राधानगर इसलिए भी बोल सकते हैं, वैसे तो अंडमान निकोबार काफ़ी दूर है श्रीलंका से, बट राधा ये वो सीता थे ना, नहीं। ठीक है, इनको ऐसे लर्न कर लो, ANARN करके, या NAR। ठीक है, निकोबार, अंडमान, राधानगर। ठीक है, फिर कोवलम, कोवलम तमिलनाडु, कोवलम मतलब कोल्ड से लिंक कर सकते हैं। फिर ईडन पता है पुडुचेरी में, इट इज़ क्वाइट फेमस। देन मिनिकॉय, थुंडी एंड कडमाट, तो हमें पता है कि मिनिकॉय इज़ एन आइलैंड इन लक्षद्वीप, तो उससे यू कैन लिंक दिस, है ना। और कदम मत रखो लक्षद्वीप पे, नहीं तो गंदा हो जाएगा, ऐसे यू कैन ऑल्सो रिमेंबर दिस। देन श्रीवर्धम, श्रीवर्धन है, अच्छा ये 2 3 4 5 है महाराष्ट्र में ब्लू फ्लैग सर्टिफाइड बीचेस। एक है श्रीवर्धन,
फिर नागांव, परनका, गुहागर, लडगार। ठीक है, दीज आर द टाउन्स। नाउ ग्लोबल एनवायरमेंटल कन्वेंशंस देख लेते हैं। नाउ ग्लोबल एनवायरमेंटल कन्वेंशंस वो लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स हैं, है ना। दे आर अडॉप्टेड अंडर द यूएन फ्रेमवर्क to address climate change, biodiversity loss, desertification, etc. ठीक है, so they'll be setting global targets, ये सब चीज़ें. So we'll read the questions later. यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सीज को देख लेते हैं, यूएन क्लॉज जिसको बोलते हैं ना. सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस केम इन 1994. ठीक है, यूएन कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ द सीज केम इन 1994. It is an international framework for governing oceans and maritime activities. बस इतना ही काम का है. Signatories कितने 157 and parties are 172. So this number is not very important. The only thing which you need to remember from here is 1994. ठीक है. How will you remember it? 1991 में we had the हमारा फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस हुआ था, है ना, एंड एलपीजी रिफॉर्म्स वर ब्रॉट. उसी के 3 years लेटर इसके एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद ट्रेड विद फॉरेन कंट्रीज इंक्रीज्ड, है ना. तो ट्रेड कैसे होता है? सीज के थ्रू. सो 3 years लेटर UNCLOS वाज आल्सो ब्रॉट इन. ठीक है, इन दोनों का लिंक एज सच कुछ नहीं है, बट दिस इज जस्ट फॉर लर्निंग पर्पसेस. ठीक है, आई हैव ट्राइड टू एस्टैब्लिश योर कनेक्शन बिटवीन देम. वैसे असली में कुछ कनेक्शन नहीं है दोनों का, डिफरेंट चीज़ें हैं. ठीक है. नेक्स्ट की ऑब्लिगेशंस, मरीन एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, फ्रीडम ऑफ साइंटिफिक रिसर्च, स्टेट लाइबिलिटी फॉर वायलेशन, ये सब है. क्या एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन करेंगे. इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म क्या है? इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सीज. ठीक है, सो दिस इज अ ट्रिब्यूनल, है ना. कोई डिस्प्यूट होगा, सो दिस विल बी द वन डिसाइडिंग. देन इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी है एक, और फिर है कमीशन ऑन द लिमिट्स ऑफ द कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स टू डिटरमाइन कि कितना लिमिट किस कंट्री का है ना. सो देर आर 3 bodies. फर्स्ट है ट्रिब्यूनल, ठीक है, फॉर डिस्प्यूट. सो इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर लॉ ऑफ द सीज. देन वी हैव इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी. ठीक है, तो सीबेड से रिलेटेड है ये. थर्ड है कमीशन ऑन द लिमिट्स ऑफ द कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स. ठीक है, तो कितना लिमिट तक रहना चाहिए कॉन्टिनेंटल शेल्फ को, ये सब चीज़ें. कमीशन ऑन द लिमिट्स ऑफ द कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स. फिर नाउ वी लुक एट मैरीटाइम जोन्स. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव इंटरनल वाटर्स, देन टेरिटोरियल सी, कंटिगुअस जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, कॉन्टिनेंटल शेल्फ एंड द हाई सीज. ठीक है, तो इनको देख लेते हैं. इंटरनल वाटर्स कब तक रहेगा? लैंडवर्ड ऑफ द बेस लाइन, जो भी बेस लाइन रहेगा उससे लैंड की तरफ तक, दैट विल बी द इंटरनल वाटर, एंड दे विल बी हैविंग फुल सोवरेनिटी ओवर इट. द कंट्री विल बी हैविंग फुल सोवरेनिटी. इसका आई जस्ट टेल यू, जैसे ये सपोज किसी का कोई कोस्ट है, ठीक है, इट इज़ अनइवन, है ना. सो बेस लाइन क्या रहेगा? सबसे ये वाला लाइन विल बी द बेस लाइन. ठीक है, डू यू सी यहाँ पे? ठीक है, तो इससे यहाँ वाला पोर्शन, दिस ऑल ऑफ दिस विल कम अंडर इंटरनल वाटर्स. ठीक है, ये हो गया. नेक्स्ट है टेरिटोरियल सी. दिस विल बी अप टिल 12 nautical miles, है ना. सो देयर इज सोवरेनिटी ओवर वाटर, स्पेस एंड सीबेड. हाउएवर इनोसेंट passage will be allowed by the territorial sea. ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसी पे सवाल पूछ लेते हैं हम लोग. ठीक है, सो टेरिटोरियल सी अप टिल 12 nautical miles, और देयर विल बी सोवरेनिटी ओवर द वाटर, एयर स्पेस एंड सीबेड. ठीक है, सो इट विल बी सोवरेन, मतलब the country will be sovereign, having the ultimate control over it. However, innocent passage of different country के ships will be allowed. Then we have contiguous zone, that will be from 12 nautical miles to 24 nautical miles. ठीक है, इसका नाम भी याद रखना है. टेरिटोरियल, टेरिटरी मतलब कि अपनी खुद की टेरिटरी, है ना. तो
अपना खुद का ही टेरिटरी है, टेरिटोरियल सी। इंटरनल तो मतलब बिल्कुल ही अंदर का ही है। टेरिटोरियल मतलब अपना टेरिटरी है, दैट इज अप टिल 12 नॉटिकल माइल्स। एंड देन यू हैव कंटिगुअस जोन, मतलब कि दिस इज कंटिन्यूएशन ऑफ आर, थोड़ा सा टेरिटरी का हल्का सा कंटिन्यूएशन है। यहाँ पे देर इज लिमिटेड कंट्रोल ऑफ द स्टेट ऑफ द कंट्री टू इन्फोर्स कस्टम्स, इमिग्रेशन, फिजिकल एंड सैनिटरी लॉज। ठीक है, तो थोड़ा कम हो जाता है कंट्रोल यहाँ पे। देन वी हैव एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन दैट इज अप टू 200 नॉटिकल माइल्स। ठीक है, यहाँ पे बस किस चीज़ के लिए सोवरेन राइट्स रहेंगे? फॉर रिसोर्स एक्सप्लोरेशन एंड मैनेजमेंट। ठीक है, रिसोर्स एक्सप्लोरेशन के लिए रहेगी, और मैनेजमेंट, ओवरऑल मैनेजमेंट ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, ये रहेगा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिकल जोन। देन वी हैव द कॉन्टिनेंटल शेल्फ, वो रहेगा 350 नॉटिकल माइल्स तक। सो दे विल हैव, द कंट्री विल हैव राइट्स ओवर द सी बेड एंड सबसॉइल रिसोर्सेज ओनली। ठीक है, बाकी एयर स्पेस ये सब नहीं रहेगा। एयर स्पेस वगैरह कहाँ पे है? ओनली इन द टेरिटोरियल वाटर्स। ठीक है, देन वी हैव हाई सीज बियॉन्ड द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एंड द कॉन्टिनेंटल शेल्फ। यहाँ पे क्या होगा? इज इट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द ग्लोबल कॉमन्स। ठीक है, सो देर इज नो वन कंट्री विल बी ओनिंग दिस एरिया, एंड देर इज फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, फिशिंग, रिसर्च, ऑल ऑफ दिस विल बी प्रोवाइडेड हियर। ठीक है, उसके बाद भी लुक एट द हाई सीज ट्रीटी, उसको BBNG भी बोलते हैं। इट इज, देखो, हाई सीज ट्रीटी को और क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड एज द अग्रीमेंट ऑन बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेचुरल jurisdiction, या पेरिस अग्रीमेंट ऑफ फॉर द ओशन। ठीक है, एंड इट इज द फर्स्ट लीगली बाइंडिंग ट्रीटी बियॉन्ड नेशनल jurisdiction, एंड इट कम्स अंडर द UN क्लॉज। ठीक है, इसको देखते हैं। अग्रीमेंट ऑन बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल jurisdiction, हाई सीज मतलब नेशनल jurisdiction से बियॉन्ड जो बायोडाइवर्सिटी है उसके लिए अग्रीमेंट करा है। एंड दिस इज अ वेरी फेमस एग्रीमेंट, दैट इज़ वाई इसको पेरिस एग्रीमेंट भी बोल रहे हैं। बिकॉज पेरिस एग्रीमेंट एक हमारा था 2015 वाला, है ना, UNFCCC का। दैट वाज अ वेरी मतलब लैंडमार्क मूवमेंट था, दैट इज़ वाई ये हाई सी ट्रीटी को भी पेरिस एग्रीमेंट फॉर द ओशन बोलते हैं। ठीक है, दिस इज़ द फर्स्ट लीगली बाइंडिंग ट्रीटी बियॉन्ड नेशनल jurisdiction, so this is legally binding, so that is important to remember। ठीक है, हाई सी ट्रीटी लीगली बाइंडिंग है ना, एंड अंडर UNCLOS है। It was adopted in 2023 for high seas biodiversity conservation, and it was ratified by 86 countries। हल्का सा पता होना चाहिए, and India has signed it also। ठीक है, we have signed it, we are one of the signatories। 145 countries signatories हैं, उनमें से one is India, but we have not yet ratified it। ठीक है, फोकस है वही प्रेजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, तो ये ओवर फिशिंग, पोल्यूशन ये सब नहीं करेंगे। ठीक है, इट सपोर्ट्स अ लॉट ऑफ थिंग्स लाइक SDG गोल नंबर 14, है ना, दैट इज लाइफ अंडर वाटर। ठीक है, देन 30x30 ओशन टारगेट, ये भी करता है। देन प्रोमोट्स इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ मरीन रिसोर्सेज। ठीक है, ऑल ऑफ दीज आर बीइंग, दीज आर द टारगेट्स, तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है इतना। ठीक है, बस इतना याद रखना है। एक तो ईयर कौन सा है? 2023 में आया था हाई सी ट्रीटी, है ना। हाउ विल यू रिमेंबर द ईयर? हाई सी, सो 2023। तो 3 और C राइम कर रहा है, उससे कर लो 3C राइमिंग। ठीक है, ये हो गया। उसके अलावा यू हैव, बाकी भी हो गया, अग्रीमेंट ऑन बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल jurisdiction, पेरिस एग्रीमेंट फॉर द ओशन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं यूनाइटेड नेशंस ओशन कॉन्फ्रेंस, UNOC 3 2025 का। सो इट इज़ द समिट टू एडवांस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4, दैट 14, दैट इज़ लाइफ बिलो वाटर, है ना। इसका नाम याद रखना है, यूनाइटेड नेशंस ओशन कॉन्फ्रेंस 3 ऑफ 2025। ठीक है, इट वॉज हेल्ड इन नाइस, फ्रांस, है ना। और थीम क्या था?
एक्सेलरेटिंग एक्शन एंड मोबिलाइजिंग ऑल फैक्टर्स टू कंजर्व एंड सस्टेनेबली यूज द ओशन। ठीक है, तो बस ये सस्टेनेबल यूज ऑफ ओशन के रिलेटेड कुछ है इसका थीम, ये याद रखना। और डिक्लेरेशन टाइटल क्या है, आर ओशन आर फ्यूचर यूनाइटेड फॉर अर्जेंट एक्शन। ठीक है, सो दिस वाज द डिक्लेरेशन टाइटल, आर ओशन आर फ्यूचर यूनाइटेड फॉर अर्जेंट एक्शन। सो अर्जेंट एक्शन से रिलेटेड है। दिस इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज देखो, दिस इज अ करंट अफेयर्स, है ना, ये इस साल के लिए करंट अफेयर्स होगा। सो दैट इज वाई, सो इससे करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, it addresses triple planetary crisis, that is climate change, biodiversity loss and pollution. So we had already learned about this earlier, है ना। ओशन इश्यूज क्या है ये सब पता ही है हमको, है ना। दे कॉल फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, कुनमिंग मॉन्ट्रियल फ्रेमवर्क, बीबीएनजी ट्रीटी, ये सब जनरल चीज़ें बताई हैं। एडवांस्ड की टारगेट्स है टू एडवांस बीबीएनजी रैटिफिकेशन। अच्छा, और ये वो बीबीएनजी यही बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन का रैटिफिकेशन बढ़ाना, दैट इज़ द हाई सी ट्रीटीज़ को रैटिफाई कराना। ठीक है, देन व्हाट एल्स, अचीव 13 to 30 टारगेट एंड एक्सेलरेट द प्रोटेक्ट द प्रोग्रेस ऑन एसडीजी नंबर 14। ठीक है, 30 into 30 टारगेट बेसिकली क्या है, वो कन्मिंग मॉन्ट्रियल फ्रेमवर्क में आता है ये, दैट एटलीस्ट 30% ऑफ द वर्ल्ड्स टेरिटोरियल वाटर, मतलब मैनेज करना, कंजर्व एंड मैनेज नियरली 30% ऑफ द वर्ल्ड्स इंडियन वाटर या टेरेस्ट्रियल वाटर बाय 2030। ठीक है, टू कंजर्व एंड मैनेज 30% ऑफ वर्ल्ड्स टेरेस्ट्रियल, ऑफ वर्ल्ड्स टेरेस्ट्रियल वाटर बाय 2030। ठीक है, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, मेजर इनिशिएटिव्स अनाउंस्ड। ठीक है, तो यूरोपियन यूनियन ने क्या अनाउंस करा है, 1 बिलियन पाउंड फॉर ओशन कंजर्वेशन एंड मरीन साइंसेज। ठीक है, और हाई एम्बिशन कोलिशन फॉर अ क्वाइट ओशन ये बनाया गया है, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, हाई एम्बिशन कोलिशन फॉर अ क्वाइट ओशन। और उसके अलावा दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, ये वाला यूरोपियन का यूनियन का 1 बिलियन फॉर ओशन कंजर्वेशन। So, High Ambition Coalition is being led by Panama and Canada, and 37 countries का coalition है to reduce underwater noise pollution। अच्छा, so the name itself is self-explanatory कि they are aiming to get a quiet ocean, मतलब बिल्कुल शांत होना चाहिए ocean। This is being led by Panama and Canada। ठीक है, और वो reduce, it is aimed at reducing underwater pollution, noise pollution। ठीक है, तो ये रखना है इसमें, बस अभी 2-3 चीज़ें याद करने की हैं। सबसे पहले है कि वो इट वाज हेल्ड इन नाइस फ्रांस 2025 में, यूनाइटेड नेशंस ओशन कॉन्फ्रेंस, है ना, UNOC 3 2025 का, नाइस में मतलब नाइस प्लेस पे इसको रखा था, नाइस जगह। नाइस जगह कहाँ पर होती है, फ्रांस में, है ना। ठीक है, नाइस प्लेस, कोई अगर हम बीचेस और ओशन के पास जाते हैं तो हमें लगता है ना कि सच अ नाइस प्लेस, तो वैसे यू कैन रिमेंबर दिस। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में व्हाट एल्स नीड्स टू बी रिमेंबर्ड, ये इसका थीम क्या था, टू सस्टेनेबली यूज द ओशन और एक्सेलरेटिंग एक्शन, है ना। देन डिक्लेरेशन का टाइटल था आर ओशन आर फ्यूचर, ओ। ठीक है, सो वी ओशन से ओ हो जाएगा आपका, सो O F। ठीक है, आर ओशन और फ्यूचर यूनाइटेड फॉर अर्जेंट एक्शन। ठीक है, इसके अलावा ये होना चाहिए कि दे आर एमिंग टू एडवांस BBNJ रैटिफिकेशन, दैट इज़ बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन का रैटिफिकेशन।
and achieve the 30-30 target और SDG 14. क्या क्या इनिशिएटिव्स हैं? एक तो यूरोपियन यूनियन हैज सेड दैट दे विल बी गिविंग 1 billion pounds for ocean conservation and marine science. And apart from that, a high ambition coalition for quiet ocean has been announced, which is being led by Panama and Canada. ठीक है, तो इनको कैसे लर्न करेंगे? क्वाइट, क्वाइट मतलब पीस, है ना? तो पीस होता है, क्वाइट से कैसे लर्न कर सकते हैं? पीस, PEACE, इसको पीस भी लिख सकते हैं, ठीक है? तो PC से क्या हो जाएगा? पनामा एंड कनाडा, ठीक है? तो पीस, क्वाइट ओशन चाहिए, इनको पीस चाहिए, ठीक है? और 37 कंट्रीज़ का है, डू नॉट रिमेंबर द एग्जैक्ट नंबर, अगर हो सकता है तो देख लो, 10, 7 + 3 10, तो 37 कंट्रीज़, एंड वही अंडर वाटर नॉइज़ पोल्यूशन कम करने के लिए, ठीक है? नाउ कन्वेंशन के की फीचर्स भी देख लेते हैं हम लोग। नहीं नहीं, अब वो हो गया, अभी we'll look at different conventions and their respective key features, ठीक है? This is a timeline showing the various important conventions which have taken place. We'll start with the theory, फिर देखेंगे डायग्राम को बाद में, है ना? सो सबसे पहले हाउ मेनी आर देयर? अच्छा, बहुत सारे हैं, ठीक है। सबसे पहले वील स्टार्ट विद वियना कन्वेंशन। वियना कन्वेंशन को फ्रेमवर्क, इट वाज हाँ 1985 में आया था, एंड ये पता ही होगा, दिस इज़ वेरी फेमस, दिस वाज फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर, है ना? एंड इट हैड प्रमोटेड अ फोकस ऑन रिसर्च मॉनिटरिंग, है ना? नो लीगली बाइंडिंग टारगेट्स भी बोला था इन्होंने, दिया था इन्होंने, बिकॉज दिस इज़ अ कन्वेंशन, है ना? कन्वेंशन मतलब ऐसी बातें कर रहे हैं, ठीक है? तो वो बाद में आता है, प्रोटोकॉल में आता है लीगली बाइंडिंग टारगेट्स, ठीक है? देन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल दैट केम 2 years आफ्टर द वियना कन्वेंशन, ठीक है? इसमें क्या करा, दे ब्रॉट लीगली बाइंडिंग टारगेट्स फॉर फेजिंग आउट ओजन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, ठीक है? लाइक CFCs, हेलॉन्स, ये सब, ठीक है? और एक मल्टीलेटरल फंड वाज आल्सो सेटअप, है ना, 1991 में, and the concept of differentiated responsibility was also followed, and this received universal ratification. This is extremely important to know कि यूनिवर्सल रैटिफिकेशन के लिए मतलब मिला था इस वाली चीज़ को, ठीक है? ये इम्पोर्टेंट है। देन इसके अलावा इसमें और क्या करना है? बस, multilateral fund was established in 1991. Try to remember the years। 1985 में आया था वियना कन्वेंशन, है ना? वी, और फिर उसके बाद 2 साल बाद में, ये 2 जैसे लिख रहा है ना, उसी के 2 साल बाद वी हैड द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है? देन उसके बाद में आया किगाली अमेंडमेंट। व्हाट हैपेंड वाज, ये CFCs और हेलॉन्स जो ओजन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस हैं, हेलॉन एंड CFC, तो ये इसको लर्न कैसे करेंगे? ओ से हर ये ओ से ओजोन होता है, तो हेलोन इज वेरी, इट इज़ डिसएडवांटेजेस फॉर ओलोन, ठीक है? फॉर ओजोन, ठीक है? वैसे कर लो, हेलोन इज मतलब इट इज़ एन ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस, तो ओ लगा है इसमें, ठीक है? ऐसे यू कैन रिमेंबर दिस। CFCs का तो पता ही होता है सबको, है ना? सो दीज वर फेज्ड आउट, और इसकी जगह पे HFCs वर ब्रॉट इन, ठीक है? ओजोन CFC को हटा के HFC डालने लग गए, रेफ्रिजरेशन के लिए यूज़ करने लग गए। But what happened was they later realized that the HFCs which they are using, hydrofluorocarbons, they are greenhouse gases, ठीक है? And they are very potent as well. So again they had to bring a Kigali amendment. ये 2016 में लाए Kigali amendment, and this was for phasing down hydrofluorocarbons, है ना, which were potent greenhouse gases, ठीक है? बस इतना याद रखना, and try to remember the years as well, ठीक है? सो 85 में वियना कन्वेंशन हुआ, तो उसके कितने ईयर्स बाद आ गया किगाली अमेंडमेंट? 30 ईयर्स, है ना? 1895, 100, हाँ 30 ईयर्स बाद आ गया किगाली अमेंडमेंट, 31 ईयर्स, ठीक है? देन वी हैव UNFCCC। सो UNFCCC में क्या रहेगा? दिस वाज इन 1992,
रियो अर्थ समिट है ना, ये सब पता ही है इसके बारे में हमको। ठीक है। फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। सो अर्थ समिट में दिस वाज गिवन अलोंग विद सीबीडी एंड सीडीडी सीसीडी। ठीक है। एंड एजेंडा 21 वाज आल्सो adopted back then. So Rio Earth Summit में framework treaty, they came up with the idea of common but differentiated responsibilities and respective capabilities. ठीक है। So it is legally binding as a treaty but has no binding emission reduction targets. So this is very important कि even though it is legally binding UNFCCC वाला, but it has no binding emission reduction targets. तो basically वही हो गया कि फ़ायदा क्या हुआ लीगली बाइंडिंग होने का, है ना? क्योंकि टारगेट्स ही नहीं है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। देन सेक्रेटेरिएट कहाँ पे है UNFCCC का? बॉन जर्मनी। हाउ विल यू रिमेंबर दिस? जो जर्मनी है ना, इट इज़ वेरी मतलब वेरी नाइस, फेमसली नोन, पॉपुलरली नोन फॉर रिन्यूएबल एनर्जी, है ना? वहाँ पे ऐसे होता है हर घर के ऊपर, छत के ऊपर दे हैव सोलर पैनल्स एंड एवरीथिंग। ठीक है, तो दे आर वेरी इन्वायरमेंटली कॉन्शियस, है ना? सो दैट इज़ वाई वहाँ बॉन का, सॉरी, UNFCCC का सेक्रेटेरिएट इज़ एट बॉन जर्मनी। ठीक है, ये लोन हो गया। देन COP, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, दिस इज़ अ सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी, इट मीट्स एनुअली, है ना? ये बस हल्का सा पता होना चाहिए कि इट नेगोशिएट्स अग्रीमेंट्स एंड एवरीथिंग। ठीक है। नेक्स्ट है कयोटो प्रोटोकॉल, 1997 में आया था। ठीक है। तो ये इसको कैसे लर्न करोगे कि गाली अमेंडमेंट, इसको ऐसे लर्न करो कि गलती, GAL से गलती हो गई उनसे कि HFC इसको प्रमोट कर दिया, है ना? गलती। ठीक है। वो फिर बाद में दे हैड टू फेस डाउन द यूजेज ऑफ HFCs एज वेल। नाउ क्योटो प्रोटोकॉल कब का है? 1997, and it came into force in 2005। ठीक है, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें क्या हुआ था, जो इंडस्ट्रियलाइज नेशंस थे उनको लीगली बाइंडिंग ग्रीन हाउस गैस एमिशन रिडक्शन टारगेट्स दिए थे। लीगली बाइंडिंग एमिशन रिडक्शन टारगेट्स, whereas UNFCCC में there were no लीगली बाइंडिंग एमिशन रिडक्शन टारगेट्स, बस लीगली बाइंडिंग ट्रीटी थी वो। ठीक है, सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर, है ना? उसके बाद में क्या लिखा है? इट फोकस्ड ऑन लिमिटिंग 6 की ग्रीन हाउस गैसेस एमिंग फॉर एन एवरेज 5% रिडक्शन बिलो 1990 लेवल्स। ठीक है। फिर 6 ग्रीन हाउस गैसेस क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, परफ्लोरोकार्बन्स एंड सल्फर हेक्साक्लोराइड। ठीक है, ये सब, है ना? इनको देखो ऐसे लग, CO2 का पता है हमको, मीथेन का भी पता है, नाइट्रस ऑक्साइड भी पता है कि इट इज़ अ ग्रीन हाउस गैस, है ना? उसके अलावा क्या है, वो जो फ्लोरीन वाले गैसेस हैं वो सारे, है ना? वी हैड रेड दैट इन द प्रीवियस चैप्टर एज वेल। बाकी सारे फ्लोरीन वाले हैं। ठीक है। तो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, परफ्लोरोकार्बन्स एंड सल्फर hexafluoride and even nitrogen trifluoride. ठीक है। This was added, nitrogen trifluoride was added in the second commitment period। ठीक है, so these things you need to remember। CO2, मीथेन, N2O, बाकी सारे फ्लोरीन वाले, सो HFC, PFC, SF6 और NF3। ठीक है। देन वी हैव डिफरेंट एनेक्सेस ऑफ नेशंस। एनेक्स 1 नेशन क्या होता है? इंडस्ट्रियलाइज नेशंस एंड इकोनॉमीज इन ट्रांजिशन, उनको बोलेंगे एनेक्स 1 नेशन। एनेक्स 2 नेशन क्या रहेगा? इट इज़ अ सब ग्रुप ऑफ एनेक्स 1 दैट एक्सक्लूड्स इकोनॉमीज इन ट्रांजिशन। एंड देन वी ऑल्सो हैव नॉन एनेक्स 1 कंट्रीज, दीज आर प्राइमरली डेवलपिंग नेशंस। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। So economies in transition और industrialized nations will be annex 1। annex 2 रहेगा जो बस annex 1 में industrialized nations only, industrialized nations। नॉन annex 1 रहेगा developing nations। ठीक है, ये याद रखना है हमको। annex 1 1
में रहेगा इंडस्ट्रियलाइज्ड, आई वन आई जैसे लग रहा है, तो इसमें इंडस्ट्रियलाइज्ड रहेगा प्लस इकोनॉमीज इन ट्रांजिशन, तो आई ट्रांजिशन, इन ट्रांजिशन। ठीक है। नंबर टू में क्या रहेगा, ओनली इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रियलाइज्ड वाले। ठीक है। अब थर्ड वाला क्या, बस ये दो एनेक्सेस है, फिर एक है नॉन एनेक्स वन, वो रहेंगे हमारे डेवलपिंग वंस। ठीक है, ये है, इतना ही है इसमें। देन कयोटो मैकेनिज्म्स देख लेते हैं, कयोटो प्रोटोकॉल के अंदर जो भी आता है। वी हैव द क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। ठीक है, तो क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म में क्या होगा, द एनेक्स वन विल इन्वेस्ट इन नॉन एनेक्स वन नेशंस एंड दस अर्न सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शंस। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है, क्या होगा कि दे विल इन्वेस्ट और उनको एमिशन रिडक्शन सर्टिफिकेट्स मिलेंगे। सो जैसे क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म है, उसमें क्या हो रहा है कि कोई भी इंडस्ट्रियलाइज नेशन का कंपनी आएगा एंड इट विल इन्वेस्ट इन सम नॉन डेवलपिंग कंट्री। हाँ, वो डेवलपिंग कंट्री में क्या करेगा, इट विल ट्राई टू रिड्यूस इमिशंस देयर, है ना, एंड देन दे विल गेट इमिशन रिडक्शन सर्टिफिकेशन। देन वी हैव जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, उसमें क्या होगा, एनेक्स वन टू एनेक्स वन इट अर्न्स इमिशन रिडक्शन यूनिट्स। सो दे विल बी जॉइनिंग, मतलब एनेक्स वन कंट्री और एनेक्स वन, एक और एनेक्स वन कंट्री, दे विल बी टुगेदर ट्राइंग टू रिड्यूस एमिशंस, है ना, एंड दे वही जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन करेंगे एंड दे विल ट्राई टू दस अर्न ERUs, that are emission reduction units। ठीक है। देन वी हैव एमिशन ट्रेडिंग स्कीम। ठीक है, इसमें क्या होगा, वही कार्बन ट्रेडिंग, कैप एंड ट्रेड, ये सब। ठीक है, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, एमिशन ट्रेडिंग स्कीम, कार्बन ट्रेडिंग करेंगे इसके थ्रू। सो दीज थ्री नेम्स यू शुड बी नोइंग, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म जहाँ पे दूसरे नॉन एनेक्स कंट्रीज में कर रहे हैं वो लोग जो भी इन्वेस्टमेंट, जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन जो दो एनेक्स कंट्रीज रहेंगे, एंड थर्डली वी हैव द एमिशन ट्रेडिंग स्कीम। ठीक है, कार्बन ट्रेडिंग करेंगे इसमें। देन वी हैव अडेप्टेशन फंड। ठीक है, सो अंडर कयोटो प्रोटोकॉल adaptation fund exists and it is financed by 2% levi on the clean development mechanism। ठीक है, it supports adaptation in developing countries, so this also you need to remember कि एक adaptation fund is also being it has also been established under the Kyoto protocol। ठीक है, now what you need to remember here is the year। ठीक है, तो क्या है ईयर इसका, 1997। हाउ विल यू रिमेंबर कयोटो प्रोटोकॉल, देखो कयोटो के से स्टार्ट हो रहा है ना, के का जो ऊपर वाला पोर्शन है, इफ़ यू जस्ट टेक दैट दैट मच, उसमें ये ऐसे लगा हुआ है। ठीक है, और फिर वो नीचे वाला डंडे को ऊपर लगा देंगे तो 7 बन जाएगा। ठीक है, सो 1997 बन गया। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट वील मूव टू द नेक्स्ट वन, COP 7 विच वॉज हेल्ड इन 2001, और ये माराकेश में हुआ था। ठीक है, सो दे हैड फाइनलाइज्ड द माराकेश अकॉर्ड्स। ठीक है, माराकेश अकॉर्ड्स क्या है, दे आर जस्ट रूल्स फॉर इम्प्लीमेंटिंग द कयोटो प्रोटोकॉल, दैट इज़ ऑल। ठीक है, और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, रूल्स फॉर इम्प्लीमेंटिंग कयोटो प्रोटोकॉल वर द माराकेश। ऐसे आप इमेजिन करिए कि कोई बोल रहा है कि हम आपको मारेंगे अगर आपने कयोटो प्रोटोकॉल नहीं करा है इम्प्लीमेंट। ठीक है, तो वैसे करके माराकेश कब आ गया था, विद इन 4 ईयर्स। 97 में वी हैड द कोयोटो प्रोटोकॉल। फिर मारते किससे, डंडी से मारते हैं, है ना, तो डंडी क्या है, 2001 का, तो वो आ गया माराकेश। ठीक है, नाउ इसमें वो ये सब दिया है कि covers emissions trading, flexibility mechanism, CDM, joint implementation, compliance, land use change, forestry, ये सब it has been covered under the Marrakesh। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, COP 11। ठीक है, COP 11 वॉज held at Montreal in 2005। ठीक है, एंड 2005 में ही वी हैड द मतलब जो कोयोटो प्रोटोकॉल है, इट केम इनटू फोर्स इन 2005। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है, दिस वाज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द पार्टीज टू द कोयोटो प्रोटोकॉल, है ना, CMP 1 बोलते हैं मीटिंग, CMP 1
meeting of the parties one, and they formally adopted the Marrakesh Accords जो ऊपर 2001 में आए थे ना, those were adopted in 2005. ठीक है. And again one more thing was introduced here, reducing emissions from deforestation and forest degradation. ठीक है, ये जो कंसेप्ट है इसको भी मॉन्ट्रियल 2005 में इंट्रोड्यूस किया था. रेड और फिर रेड प्लस होता है ना, reducing emissions from deforestation and degradation. This was first introduced as an agenda item in via the COP11, which was held in Montreal 2005. ठीक है, so how will you remember it? COP11 है, 11 में दो बार वन होता है ना, तो दो बार ये सेम चीज़ लिखिए. सिमिलरली यहाँ पे भी दो बार डी है. ठीक है, रेड है ना. दिस थिंग यू नीड टू रिमेंबर प्रॉपरली. रिड्यूसिंग एमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. ये मॉन्ट्रियल में हुआ था. ठीक है, ये भी याद रखना. मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से डू नॉट कंफ्यूज इट. मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज फॉर ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, है ना. ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं. वी हैव द बाली रोड मैप. बाली रोड मैप के में COP13. ठीक है, एंड इसके अंदर बाली एक्शन प्लान आया था विच वॉज एम्ड एट मिटिगेशन, अडेप्टेशन, फाइनेंस, टेक्नोलॉजी, ये सब. ठीक है, सो नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट द नेम और ईयर मे बी यू शुड रिमेंबर. बाली रोड मैप है ना. कैसे लर्न करोगे? 13 है, COP13 है ना. 13 को इफ़ यू राइट वेरी क्लोजली ऐसे करके तो बी जैसा लग रहा है, सो बी से क्या हो गया? बाली. ठीक है, सो दैट वे यू कैन रिमेंबर दिस. बाली रोड मैप COP13 2007. ठीक है, नेक्स्ट है COP15 कोपनहेगन, है ना. 2009 में हुआ था. इसको कोपनहेगन रिकॉर्ड बोलते हैं. एंड दिस हैड रिकॉग्नाइज्ड द 2 डिग्री सेल्सियस वाला लिमिट कि till the end of the century we'll limit the temperature rise to 2 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, एंड एक क्लाइमेट फाइनेंस कमिटमेंट भी किया था कि 100 बिलियन पर ईयर पीपल शुड डोनेट, है ना, फॉर हेल्पिंग द डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज टू adapt to the climate change. ठीक है, however this was not binding, so that is important to know, to remember. ठीक है, सो कोपनहेगन है ना. कोपनहेगन में क्या करा? 2 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, कब है? 2009. इसको कैसे लर्न करेंगे? सो दे आर ट्राइंग टू कोप अप करेंगे जल्दी से, बस 2 डिग्री करो. मतलब हो रहा है तो अभी कोप अप करने की कोशिश करेंगे. बढ़ तो रहा है टेम्परेचर, है ना. लेट अस एटलीस्ट लिमिट द टेम्परेचर राइज. सो दे वर ट्राइंग टू कोप अप. तो 2 डिग्री सेल्सियस पे करने की कोशिश करें. ठीक है, और कोपनहेगन है ना. कोपनहेगन, हाउ विल यू रिमेंबर 15? COP15 देखो. 5 and 1, 15. बस 15 करके लर्न कर लो. कोपनहेगन 15, पन पन है ना. कोपन है PEN और 15. ठीक है, 15 कैसे लिखते हैं? 15. ठीक है, सो बोथ ऑफ देम यू कैन लिंक एंड रिमेंबर दिस. ठीक है, कोपनहेगन 15 और पेन. नेक्स्ट है कैनकून अग्रीमेंट्स. ठीक है, दिस केम इन द COP16 2010 में जो हुआ था. दे फॉर्मलाइज्ड द 2 डिग्री सेल्सियस वाला लिमिट. ठीक है, अर्लियर इट वाज ओनली रिकग्नाइज्ड, देन दिस वाज फॉर्मलाइज्ड इन कैनकून अग्रीमेंट्स. ठीक है, दे एस्टैब्लिश्ड द ग्रीन क्लाइमेट फंड. फिर एक टेक्नोलॉजी मैकेनिज्म, दैट इज़ द टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव कमिटी, एंड CTCN, दैट इज़ Climate Technology Center and Network. These were established. ठीक है, and NAMAs, that is Nationally Appropriate Mitigation Actions, were also formulated. ठीक है, तो टेक्नोलॉजी मैकेनिज्म क्या क्या लाए थे? टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव कमेटी, CTCN, क्लाइमेट टेक्नोलॉजी सेंटर एंड नेटवर्क. ठीक है, सो कैनकून इज रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी, और अपार्ट फ्रॉम दैट नेशनली अप्रोप्रिएट मिटिगेशन एक्शंस भी लाए थे. सो इसको कैसे लर्न करेंगे? अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी से लर्न कर लो.
अप्रोप्रिएट, अप्रोप्रिएट मिटिगेशन एक्शन है ना, एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसको लर्न करने की कोशिश करते हैं। कैन दे डू दिस, अगर हमें वो होता है ना कि कुछ कैन वी डू दिस, तो कैन कुछ चीज़ करने के लिए वी नीड सम टेक्नोलॉजी। ठीक है, सो दैट वी कैन डू समथिंग, इफ यू वांट टू डू समथिंग, इफ समवन कैन डू समथिंग दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, ऐसे करके यू कैन रिमेंबर दिस। ठीक है, एंड दैट टू नॉट नॉर्मल टेक्नोलॉजी, अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये ऐसे लर्न कर लो। और 16 सी जो होता है, कैनकुन का सी लुक्स लाइक 66 है ना, अगर इसको ऐसे एक्सटेंड कर देंगे तो उससे COP16 लर्न कर लो। देन वी हैव द डर्बन प्लेटफॉर्म, COP17 2011 का। दिस वॉज अ रोड मैप फॉर न्यू ग्लोबल अग्रीमेंट एंड वॉज द बेसिस फॉर पेरिस अग्रीमेंट एंड कोयोटो वॉज एक्सटेंडेड टिल 2020। ठीक है, तो इसको याद रखना कि जो डर्बन प्लेटफॉर्म है, इट वॉज द बेसिस फॉर पेरिस अग्रीमेंट जो 2015 में हुआ था, COP21 में, है ना, उसका क्या था, रोड मैप था ये। और इसमें कोयोटो को एक्सटेंड कर दिया था टिल 2020। कोयोटो प्रोटोकॉल वो वाला जो क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, ये सब चीज़ें जिसमें आई थी ना, ये रहा ऊपर, जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन, इमिशन ट्रेडिंग स्कीम, अडेप्टेशन फंड, ये सब। ठीक है, तो इसको देखते हैं अभी। डर्बन, डर्बन कैसे लर्न करेंगे, बेसिस फॉर पेरिस एग्रीमेंट। डर्बन देखो, इसको लिंक कर लो इससे, जो सबसे इम्पोर्टेंट वाला है, सबसे इम्पोर्टेंट विल बी द हेड, हेड अग्रीमेंट टुक बर्थ फ्रॉम दिस। ठीक है, ऐसे लर्न कर लो, डर्बन से हेड एग्रीमेंट वॉज बॉर्न, है ना। और डर्बन किसके जैसे साउंड करता है, टर्बन। टर्बन कहाँ पे पहनते हैं, हेड, मतलब इट इज़ वर्न ऑन द टॉप, है ना। तो टर्बन, डर्बन, वो सबसे इम्पोर्टेंट वाली चीज़ की बात कर रहे हैं, बेसिस फॉर पेरिस एग्रीमेंट था ये। ठीक है, and apart from that Kyoto was also extended till 2020. Then we had the Doha Amendment। ठीक है, दोहा अमेंडमेंट कब का है, COP18 का है। इसका कोयोटो का सेकेंड कमिटमेंट पीरियड के बारे में, इट वाज जस्ट कॉन्फ्रेंस। ठीक है, तो ये इसमें लिमिटेड पार्टिसिपेशन था, बस इतना याद रखना है, दोहा अमेंडमेंट इज रिगार्डिंग कोयोटो प्रोटोकॉल ओनली। ठीक है, उसका सेकेंड अमेंडमेंट पीरियड के कमिटमेंट पीरियड के बारे में। ठीक है, हाउ विल यू रिमेंबर इट, दो दो, दोहा से दो, दो मतलब कि सेकेंड, सेकेंड कमिटमेंट पीरियड ऑफ व्हाट, को मतलब कोयोटो प्रोटोकॉल, दो को। ठीक है, ऐसे कर लो। देन वॉर्सो, COP19। ठीक है, सो रेड किस में आया था, 2011, सॉरी COP11 में, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वाले में, है ना। नाउ रेड प्लस आ गया वॉर्सो में। ठीक है, हाउ विल यू रिमेंबर दिस, वॉर्सो, दोनों दोनों सिमिलर है ना, सिमिलर, सेम सेम है, मतलब दे आर ऑलमोस्ट द सेम थिंग, वॉर्सो मतलब राइम हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम सेम, देयरफॉर DD। ठीक है, और यहाँ प्लस भी रहेगा क्योंकि राइम हो रहा है, तो रेड प्लस। ठीक है, दैट वे यू कैन रिमेंबर दिस रूजो। हाँ, एक सेकेंड, रेड प्लस। ठीक है, ये हो गया रिड्यूसिंग एमिशंस फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। ठीक है, WIM का फुल फॉर्म क्या है, वॉर्सो इंटरनेशनल मैकेनिज्म फॉर लॉस एंड डैमेज। ठीक है, और रेड प्लस है रिड्यूसिंग एमिशंस फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। ठीक है, ये दोनों याद रखना है। देन the Warsaw Framework for RED Plus provides comprehensive methodological financing guidance for implementation of RED Plus activities. तो financial guidance दे रहा है Warsaw. It is recognized in Article 5 of the Paris Agreement, highlighting the importance of RED Plus activities as an integral amendment of the इंटीग्रल एलिमेंट ऑफ द अग्रीमेंट। ठीक है, तो जो वार्सो फ्रेमवर्क है और रेड प्लस है, दैट हैज़ बीन रिकग्नाइज्ड इन पेरिस एग्रीमेंट एज वेल। ठीक है, सो दैट यू नीड टू रिमेंबर। आर्टिकल नंबर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बस ये याद रखो कि रेड प्लस जो है दैट इज मेंशन इन
or perhaps even the Warsaw Mechanism. It is mentioned in the Paris Agreement. ठीक है, कब का है? COP19, ये से नोट कर लो। नेक्स्ट चलते हैं लिमा COP20। ठीक है, इसके बाद सबसे बड़ा वाला आ जाएगा COP21, है ना। तो लीमा वाला देख लेते हैं पहले। सो दिस हैड इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ INDCs। ठीक है, INDCs इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कॉर्पोरेट कॉन्ट्रीब्यूशंस। ठीक है, तो in under this initiative people नहीं, countries would submit their climate plans, और वो अपने आप डिसाइड करेंगे कि हम कितना emissions रिड्यूस करेंगे। दे विल गिव देयर ओन टारगेट्स। ठीक है, सो दिस वाज अ बॉटम अप अप्रोच, कि वो कंट्री अपने आप ही डिसाइड करके बताएंगे कि कितना हम लोग कर सकते हैं एलिमिनेट। ठीक है, नाउ हाउ विल यू रिमेंबर द नेम लीमा? लीमा कैसे लिंक करेंगे? आई, लीमा मतलब आई, माई, है ना, मतलब कि आई माई सेल्फ विल गिव द टारगेट्स, INDCs। ठीक है, लीमा, आई में गिव द टारगेट्स, या आई विल गिव माई ओन टारगेट्स। ठीक है, दैट वे यू कैन रिमेंबर दिस। ये कब आया? 20, दैट इज़ 1 year बिफोर द पेरिस अग्रीमेंट, वेर इन इसमें मेन ग्राउंड वर्क वॉज लेड डाउन। मतलब INDCs वॉज द मेन one of the main ideas on which the Paris Agreement was based, and the idea मतलब INDC first was introduced in Lima Agreement, Lima COP। ठीक है, now we'll move to the Paris Agreement। ठीक है, इसको हाईलाइट कर लेते हैं। COP21 2015 का, है ना। So Paris Agreement is a global agreement under the UNFCCC, and all countries would be participating। ठीक है, कंट्रीज would give, मतलब ये हुआ था, all countries had participated, countries gave nationally determined contributions every 5 years with increasing ambition। ये था कि उनका एक, this was one of the outcomes of this agreement, कि every 5 years countries will be giving their targets, NDC targets। ठीक है, and they will be increasing their ambition naturally। ठीक है, every 5 years। एम क्या था? To keep the global warming below 2 degrees Celsius, or if possible 1.5 degree Celsius। But what the problem is कि अभी UNEP का रिपोर्ट आया है एक। UNEP रिपोर्ट के अकॉर्डिंग it will take less than 5 years to reach to breach the 1.5 degree Celsius target। ठीक है, हमारा क्या एम था? 2100 तक 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा ना बढ़े। बट अकॉर्डिंग टू UNEP अभी बस 5 साल में ही वी आर अबाउट टू ब्रीच दिस लिमिट। ठीक है, एंड दिस वॉज अ लीगली बाइंडिंग प्रोसेस एंड नॉट टारगेट्स। ठीक है, टारगेट्स आर नॉट लीगली बाइंडिंग बट द प्रोसेस इज। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं की पॉइंट्स। सो की आर्टिकल्स मेंशन्ड है इसमें पेरिस एग्रीमेंट के। सो तो हल्का हल्का देख लेते हैं। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द आर्टिकल 2, होल्डिंग ग्लोबल वार्मिंग बिलो 2 डिग्री सेल्सियस एंड if possible 1.5। so do not remember the number। नहीं, वैसे ये वाला तो हो ही जाएगा, 2 डिग्री सेल्सियस आर्टिकल 2। ठीक है, वैसे लर्न हो जाएगा, वैसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट ठीक है, हो रहा है। नेक्स्ट है आर्टिकल 4। इट रिक्वायर्स ईच पार्टी टू प्रिपेयर, कम्युनिकेट एंड मेंटेन successive NDCs, thus representing their highest ambition to reduce national emissions and combat climate change, updated every 5 years। ठीक है, NDC को every 5 years, ये पता है हमने, we have already read that above। So NDCs will be updated every 5 years। That is all that you need to know from here। ठीक है, then है आर्टिकल 6। इसमें इंटरनेशनल कोऑपरेशन मैकेनिज्म्स के दिए थे नाम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव ITMO, दैट इज़ इंटरनेशनली ट्रांसफर्ड मिटिगेशन आउटकम्स। फिर है सस्टेनेबल डेवलपमेंट मैकेनिज्म विच वाज अ सक्सेसर ऑफ CDM। ठीक है, एंड फिर वी हैड द नॉन मार्केट अप्रोचेस एज वेल। ठीक है, तो इनको देख लेते हैं फिर से। दीज आर मैकेनिज्म्स फॉर प्रमोटिंग इंटरनेशनल कोऑपरेशन। ठीक है, तो एक तो था कि इंटरनेशनली ट्रांसफर्ड मिटिगेशन आउटकम कर सकें,
कि जो मिटिगेशन आउटकम है उसको ट्रांसफ़र कर दें, तो ये सब। देन सस्टेनेबल डेवलपमेंट मैकेनिज्म विच वुड हैव बीन द successor of the clean development mechanism of Kyoto Protocol. ठीक है, एंड देन नॉन मार्केट अप्रोचेस। ठीक है, ये हल्का सा पता होना चाहिए, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, देन अडेप्टेशन वॉज गिवन इन आर्टिकल 7। इट establishes the global goal to enhance adaptive capacity. ठीक है, then finance, it obligates developed countries, so this is an obligation. ठीक है, obligates the developed countries to provide financial resources to assist the developing ones. ठीक है, then we have article 13 transparency. It creates an enhanced transparency framework for reporting on action and support. ठीक है, सो ये ट्रांसपेरेंसी प्रमोट कर रहे थे, आर्टिकल 13 है ना, एनहांस्ड ट्रांसपेरेंसी फ्रेमवर्क इज बीइंग रिकमेंडेड। फिर आर्टिकल 14 क्या है, ग्लोबल स्टॉक टेक। तो वो बस वही करेंगे, पीरियोडिक रिव्यू ऑफ द कलेक्टिव प्रोग्रेस विच हैज़ बीन अचीव्ड। ठीक है, एंड दिस ऑल्सो विल बी डन एवरी 5 years। ठीक है, और फर्स्ट कब हुआ था, 2023 में एक बार हो चुका है, अभी कब होगा, 28 में, है ना। It checks the global progress and thus helps improving the NDCs। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, ये बस नाम याद रख लेना, इंटरनेशनल ITMO, इंटरनेशनली ट्रांसफर्ड मिटिगेशन आउटकम्स। ठीक है, नेक्स्ट वील मूव टू द बॉन जर्मनी वाला COP, है ना। इसमें क्या हुआ था, COP 23 बोलते हैं इसको, बॉन जर्मनी में हुआ था ये। अंडर द फिजियन प्रेसिडेंसी फोकस्ड ऑन मतलब एडवांसिंग द पेरिस एग्रीमेंट का रूल बुक। तो वो पहले पेरिस एग्रीमेंट आया, फिर उसी के रूल्स को दे आर रिफाइनिंग देम इन द अपकमिंग COPs। ठीक है, इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हुई थी, द दैट वाज द तालनोआ डायलॉग, है ना, for which was for ambition, and इसमें they had adopted the first gender action plan and established the local communities and indigenous peoples platform। ठीक है, तालनोआ डायलॉग मतलब कि they are trying to include the various social क्या होता है, ग्रुप्स, है ना, ग्रुप्स तो नहीं बोलेंगे, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं सोशल सोसाइटी में, उन सबको दे आर ट्राइंग टू ब्रिंग देम इनटू द लूप, है ना। हाँ, सो हाउ विल यू रिमेंबर कि तालनुआ डायलॉग में जेंडर के लिए भी है और इंडिजिनस लोगों के लिए भी है। सी ताल, ताल मतलब कि क्लैपिंग, क्लैपिंग दो हाथ से बजता है ना, टू यू रिक्वायर टू हैंड्स फॉर दिस। सो वन हैंड विल बी दैट ऑफ द कंट्रीज, ठीक है, अदर हैंड विल बी दैट ऑफ द सोसाइटी के नॉर्मल, एक तो लोकल कम्युनिटीज़ रहेंगे, जेंडर रहेगा। ठीक है, बोथ दीज विल बी द टू हैंड्स, ये रहेगा कंट्रीज़ का हाथ, ये रहेगा सोसाइटी। ठीक है, और इन दोनों से तालनुमा डायलॉग। ठीक है, देन कोरोनीवा कोरोनीविया जॉइंट वर्क ऑन एग्रीकल्चर to address the vulnerabilities of agriculture। So you just need to know the name of this कि ये agriculture से related क्या है, Coronivia joint work। So how will you remember the name, Coronivia। तो ऐसे कर लो आप, जैसे कि कोरोना, COVID-19, कोरोना तो पता है, उससे कोरोनिवा साउंड्स लाइक कोरोना। कोरोना के टाइम पे, COVID-19 के टाइम पे all of the jobs were affected एक्सेप्ट एग्रीकल्चर। वाई, बिकॉज एग्रीकल्चर में क्या है, ऐसे एक दो फार्म, या बाकी जॉब्स में तो वर्क फ्रॉम होम ये सब करना पड़ रहा था, एग्रीकल्चर में ऐसा कुछ नहीं करना पड़ रहा है, बिकॉज देयर इज अ सिंगल फार्मर और परहैप्स टू, दो या तीन हेल्पर होंगे एक फार्मर के, और फील्ड में ऐसे खुला खुला रहता है ना, तो दे वोंट बी इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। सो एग्रीकल्चर वॉज नॉट अफेक्टेड मच, बस ये लर्न करने के लिए मैं बता रही हूँ। ठीक है, तो कोरोनिविया मतलब एग्रीकल्चर वॉज नॉट अफेक्टेड ड्यूरिंग कोरोना। ठीक है, दैट वे यू कैन रिमेंबर दिस। सो कोरोनिविया जॉइंट वर्क ऑन एग्रीकल्चर। ठीक है, तो ये याद रखना है ना। और क्या नाम, कोरोनिविया। नेक्स्ट है लॉन्च ऑफ
पावरिंग पास्ट कोल अलायंस, पीपीसीए इसको बोलते हैं। ठीक है, तो इसको लर्न हो जाएगा। पावरिंग पास्ट कोल अलायंस क्या था? um, इसमें यूके एंड कनाडा हैड प्लेड अ मेजर रोल टू फेज आउट, टू एक्सेलरेट द फेज आउट ऑफ कोल पावर, है ना, urging the developed countries to phase out coal by 2013 and 2030 and rest of the world by 2050। ठीक है, तो इनके टारगेट्स भी लर्न कर लेना। डेवलप्ड को 2030 और बाकी लोगों को 2050 तक दे वर अर्जिंग टू फेज आउट अनअबेटेड कोल पावर। ठीक है, इसको लर्न कैसे करना है? पावरिंग पास्ट कोल अलायंस कौन कौन है? यूके एंड कनाडा। ठीक है, तो पावर, पावर से व्हाट डू यू जनरली एसोसिएट? यू विल एसोसिएट द कॉलोनियल पीरियड, है ना। कॉलोनियल पीरियड में काफ़ी पावर थी उन लोगों के पास, ब्रिटिशर्स के पास में। ठीक है, तो यूके हैज़ अ लॉट ऑफ पावर एंड यूके का एक बड़ा कॉलोनी क्या था? कनाडा। ठीक है, कनाडा इन टर्न ऑल्सो हैड अ लॉट ऑफ पावर। ठीक है, तो ये हो गया। ऐसे करके यू कैन रिमेंबर पावरिंग पास्ट कोल अलायंस में कौन कौन है? देर इज़ यूके एंड कनाडा। ठीक है, एंड these three were related to the Bonn Convention. So how will you remember it? We have already read कि Bonn, जो जर्मनी है, जर्मनी इज़ अ वेरी इन्वायरमेंटली कॉन्शियस कंट्री। ठीक है, वहाँ पे काफ़ी, जैसे मैंने बताया था कि हट नहीं, जो लोगों के घर है उनके सबके घरों के ऊपर देयर विल बी सोलर पैनल्स एंड एवरीथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो ये उसी से लिंक कर सकते हैं कि वहाँ पे एक तो तालनोआ की बात हुई, कोरोनेविया की बात हुआ और पीपीसीए की भी बात हुई। ठीक है, तो टीपीके, केपीटी लर्न कर लो या तो पीकेटी लर्न कर लो। ठीक है, पैकेट, तो पैकेट से लर्न कर लो, पैकेट जर्मनी का पैकेट। ठीक है, तो जर्मनी इस पैकेट में क्या क्या था? बॉर्न का पैकेट, या तो ऐसे कर लो, हाँ दैट विल बी इजियर। बोरबॉन बिस्किट होता है ना, बोरबॉन बिस्किट का पैकेट, बिस्किट पैकेट, दैट वे यू कैन रिमेंबर दिस। ठीक है, तो पैकेट, पी से रहेगा पावरिंग पास्ट कोल अलायंस, के से कोरोनेविया एंड टी से टालनोआ। ठीक है, नाउ वी लुक एट कैटोवाइस। ठीक है, कैटोवाइस कब का है? COP24। इट अडॉप्टेड द पेरिस रूल बुक, दैट इज़ द रूल्स फॉर, हाँ वही, एज आई टोल्ड यू, पेरिस अग्रीमेंट के बाद में वो रूल्स को ही रिफाइन करते गए अगले 2-3 COPs में, तो है ना। सो दैट इज़ व्हाट वाज डन इन कैटोवाइस ऑल्सो। सो कैटोवाइस, उन्होंने क्या करा? ये रूल बुक थी, इसमें काट काट के चेंजेस करके दे देन फाइनली अडॉप्टेड अ प्रॉपर रूल बुक। ठीक है, पूरा दे मेड चेंजेस, और कुछ भी अमेंडमेंट्स करने थे, दे डिड दैट एंड देन अडॉप्टेड द फाइनल पेरिस रूल बुक। ठीक है, काट पीट के चेंज करके, दैट वे यू कैन रिमेंबर दिस। ठीक है, कैटोवाइज पेरिस रूल बुक वॉज अडॉप्टेड। देन मैड्रिड, मैड्रिड जो COP25 हुआ था, इसमें द सैंटियागो नेटवर्क वॉज अडॉप्टेड। तो इसमें क्या होगा? टेक्निकल असिस्टेंस वुड हैव बीन प्रोवाइडेड टू डिफरेंट कंट्रीज फॉर लॉस एंड डैमेज। ठीक है, एंड ऑल्सो द जेंडर एक्शन प्लान वॉज टॉक्ड अबाउट। ठीक है, मैड्रिड स्पेन है ना, तो सैंटियागो उसको लर्न करना पड़ेगा आपको, है ना। टेक्निकल असिस्टेंस फॉर लॉस एंड डैमेज। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग ग्लासगो। ठीक है, रुक जाओ, मैड्रिड को कैसे लर्न करेंगे? सैंटियागो एक कोई कैरेक्टर है, इफ यू मे बी नोइंग, देयर इज दिस, रुक जाओ, लेट मी जस्ट चेक द नेम ऑफ दैट सीरीज। सैंटियागो, सेकेंड,
ठीक है, ये नहीं, इसको ऐसे लर्न कर लो, सैंटियागो, वो आई वाज रॉन्ग, है ना, इसको ऐसे लर्न कर लो, सैंटियागो मतलब सैन, सेन है कि नहीं, तो सेन अगर होगा कोई पर्सन तो लॉस एंड डैमेज नहीं करेगा, है ना, सेन से कर लो इसको, सेन पीपल वोंट डू एनी लॉसेस और डैमेज नोइंगली, है ना, तो सेन से लॉस एंड डैमेज हो जाएगा, एंड जो भी सेन इंसान होगा दैट दैट पर्सन वुड लाइक टू गो टू स्पेन, सेन से स्पेन भी हो जाएगा, है ना, मैड्रिड स्पेन में है ना, लेट मी जस्ट चेक, मैड्रिड, मैड्रिड इज सेम स्पेन में है ना, तो मैड्रिड इज स्पेन्स कैपिटल, ठीक है, तो सेन से क्या हो रहा है, राइम स्पेन, सो एनीवन सेन वुड लाइक टू गो टू स्पेन, ठीक है, तो वो हो गया, तो सेन से सैंटियागो, सेन से लॉस एंड डैमेज नहीं करेगा कोई, और जेंडर एक्शन प्लान, तो सेन वुमन आर जनरली सेन, ठीक है, तो ये भी कर सकते हैं कि समझदार होते हैं सारे वुमेन, ठीक है, ये भी हो गया, फिर नेक्स्ट है ग्लासगो, COP26, है ना, तो इसको कैसे करेंगे, ग्लासगो क्लाइमेट ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट, इसका 1.5 डिग्री सेल्सियस का फोकस था, एंड द एम वाज टू फेस डाउन कोल, है ना, और फॉसिल फ्यूल सब्सिडी रिडक्शन वाज आल्सो प्रपोज्ड, ठीक है, फिर यहाँ पे ग्लोबल मीथेन प्लेज भी लिया था, तो इसमें क्या हुआ था, दिस वाज लेड बाय USA एंड यूरोपियन यूनियन, एंड इट वाज aimed to reduce methane emissions by 30% by 2030, ठीक है, and India is not a party to it, so this is important, why is India not a party to it, because India is an agricultural nation, और agriculture में there is a lot of ये methane emissions given off, ठीक है, so if we had agreed to this then our agricultural sector will be impacted negatively, that is why we have not agreed to this, ठीक है, तो और आपको पता होगा जो कैटल वगैरह है उससे काफ़ी ज़्यादा मीथेन एमिशन होती है, काऊ और जो ये सब कैटल से, ठीक है, तो इसको लर्न कैसे करेंगे हम लोग, देखो इसमें मेन चीज़ वही है, ग्लोबल मीथेन प्लेज, है ना, तो हमको पता है मीथेन किससे आ रहा है, काऊ से बाहर आ रहा है ना, काऊ से, ठीक है, तो काऊ किससे राइम करते हैं, ग्लास गो से, ठीक है, सो दैट वे यू कैन रिमेंबर दिस, ठीक है, और 30-30 का टारगेट है, 30% रिडक्शन बाय 2030, है ना, और वो 2020 लेवल्स विल बी द बेस पॉइंट जिससे 30% कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, और बस इतना ही इम्पोर्टेंट है इसमें, नेक्स्ट है शर्मल शेख, है ना, ये आया था 2022 में, सो इट एस्टैब्लिश्ड अ लॉस एंड डैमेज फंड फॉर वल्नरेबल कंट्रीज एंड अडॉप्टेड द शर्म अल शेख इम्प्लीमेंटेशन प्लान, तो जहाँ पे हुआ है उसी के नाम का प्लान है, तो ये बहुत जेनरिक सा, ऐसा कुछ है नहीं, बस इसमें ये याद रखते ना कि एक तो लॉस एंड डैमेज फंड आ गया, देखो हमने क्या करा था, सेम लोग जो होते हैं दे डू नॉट डू लॉस एंड डैमेज, तो सैंटियागो नेटवर्क, है ना, और प्लस ये भी कर लो कि जो सेम लोग होते हैं, सेन शेख, शर सेन शेख लग रहा है ना, सेन शेख, जो सेन शेख रहते हैं दे कीप असाइड फंड्स फॉर लॉस एंड डैमेज, ठीक है, दैट वे यू कैन रिमेंबर दिस, जो सेन शेख होते हैं दे कीप असाइड फंड्स फॉर लॉस एंड डैमेज, उसके अलावा दे हैड वही फंड्स से, शेख कौन होते हैं, वो जो पता नहीं, वो वेस्टर्न एशिया में शेख होते हैं ना काफ़ी सारे लोग, ठीक है, तो उनका व्हाट इज़ द डिफाइनिंग फीचर, मतलब पॉपुलर कल्चर में उनको क्या एज्यूम करते हैं कि दे विल बी एक्सट्रीमली रिच, ठीक है, तो फंड्स काफ़ी रहेंगे उनके पास, ठीक है, फंड्स एंड फाइनेंसेस दे विल बी हैविंग अ लॉट ऑफ दोस, ठीक है, सो उनसे लिंक कर लो कि सेन शेख दे एस्टैब्लिश्ड अ लॉस एंड डैमेज फंड, और फिर दे हैड कॉल्ड फॉर द डबलिंग ऑफ अडेप्टेशन फाइनेंस बाय 2025, ठीक है, तो शेख मतलब फाइनेंस से कुछ बात हो रही है, ठीक है, नेक्स्ट है दुबई COP28 जो हुआ था 23 में 2023 में,
इसमें अगेन लॉस एंड डैमेज फंड वाज ऑपरेशनलाइज्ड एंड फर्स्ट ग्लोबल स्टॉक टेक टू प्लेस ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट। ठीक है, हाउ विल यू रिमेंबर दिस? देखो, सबसे पहले दुबई इज़ अ वेरी रिच कंट्री, है ना, यूएई, दुबई, वेरी रिच। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस एंड डैमेज फंड हैज़ बीन ऑपरेशनलाइज्ड। इसको कैसे करेंगे हम लोग? वहाँ पे वही फंड की बात हो गई, फिर से रिच लोग हैं उनकी फंड्स की बात हो रही है। ठीक है, प्लस इनके पास बहुत सारा स्टॉक होगा, सब चीज़ होगा बिकॉज दे आर रिच। ठीक है, तो ग्लोबल स्टॉक टेक भी दुबई में ही हुआ था। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट वी लुक एट बाकू अजरबैजान। यहाँ पे हुआ था COP 29। ठीक है, एंड इसको देखते हैं। इसमें द फोकस वॉज ऑन NCQG, that is New Collective Quantified Goal, that is Baku to Belém Roadmap। ठीक है, इट वॉज एम्ड टू स्केल फाइनेंस फ्रॉम, मतलब वही फाइनेंसिंग इंक्रीज करने का काम था इनका। ठीक है, न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल ये लाए थे ये लोग, और बाकू टू बेलम रोड मैप। बाकू टू बेलम तो ऐसे ही लर्न हो जाएगा, ऐसे अजीब सा लग रहा है ना साउंड करने में, तो ये ऐसे यू कैन रिमेम्बर इट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट एल्स नीड्स टू बी रिमेम्बर्ड, बाकू टू बेलम के अलावा वही पैसे बढ़ाए इन्होंने। ठीक है, ये बाकू, अजरबैजान, ये सारे जो सेंट्रल एशियन, वेस्ट एशियन कंट्रीज, दे आर वेरी रिच। ठीक है, तो उससे आप लिंक कर लो, अजरबैजान है ये भी पैसे का ही कुछ बोलेगा। एंड दे इंक्रीज द अमाउंट ऑफ मनी। ठीक है, तो इंक्रीज कर दिया इन्होंने अमाउंट ऑफ फंड्स। ठीक है, एंड न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल भी दिया इन्होंने, न्यू न्यू चीज़ें दी, न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल। ठीक है, नेक्स्ट वी लुक एट बेलेम ब्राज़ील, COP 30 यहाँ पे हुआ था। ये दिस वाज लास्ट ईयर ओनली, सो दिस विल बी अ पार्ट ऑफ द करंट अफेयर्स। ठीक है, इनको देखते हैं। ये बाकू टू बेलम, इसलिए इसका नाम ये था बाकू टू बेलम, मतलब बाकू 24 वाला और बेलम विल बी 2025 वाला, है ना। सो यहाँ पे हुआ था COP 30। ठीक है, बेलम ब्राज़ील COP 30 है ना, 2025। सो यहाँ पे क्या क्या आउटकम्स थे, वील हैव अ लुक एट दैट। सो वही फोकस था इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पेरिस एग्रीमेंट और ये सब तो ठीक है। एम्फेसिस ऑन NDCs, ये भी नए काम का नहीं है। आई जस्ट कीप क्रॉसिंग आउट थिंग्स विच आर नॉट इम्पोर्टेंट, मतलब जो जेनरिक्स है वो नहीं पढ़ेंगे हम। फिर कंटिन्यू डिस्कशंस ऑन NCQG, ये पहले ही हो गया हमारा। नया बाकू, बाकू नया लगता है ना सुनने में, न्यू, इट साउंड्स न्यू। बाकू अजरबैजान, अजरबैजान के बारे में ज़्यादा हमने सुना नहीं होता है। ठीक है, तो न्यू न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल। ठीक है, वो पहले हम पढ़ चुके हैं। फिर प्रोग्रेस ऑन अडेप्टेशन, स्पेशली द ग्लोबल गोल ऑन अडेप्टेशन एंड नेशनल अडेप्टेशन प्लान्स, इसके बारे में देयर वाज सम टॉक। ठीक है, तो ग्लोबल गोल ऑन, ये बस देख लो, लिख लिख कर लेते हैं इनको। ग्लोबल गोल ऑन अडेप्टेशन एंड नेशनल अडेप्टेशन प्लान्स के बारे में, प्रोग्रेस के बारे में देयर वाज सम टॉक्स। रिकग्निशन ऑफ जस्ट ट्रांजिशन एंड क्लाइमेट जस्टिस। ठीक है, वो ये भी, ये हर में ही करते हैं वैसे तो। रिकग्नाइज जस्ट ट्रांजिशन क्या है, वी हैड रेड दिस पहले भी। जस्ट ट्रांजिशन मीन्स कि जो people who were dependent upon fossil fuel industries, now what is happening, we are moving away from fossil fuels, है ना। तो इनका इंडस्ट्रीज विल बी शटिंग डाउन। ठीक है, तो जो फॉसिल फ्यूल इंडस्ट्रीज पे लोग डिपेंडेंट थे, दे शुड बी गिवन न्यू एवेन्यूज टू एंगेज देमसेल्स टू गेट एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो उनका सोशल सिक्योरिटी की बात हो रही है इसमें। दैट इज़ द ट्रांजिशन टू रिन्यूएबल शुड बी जस्ट। हाईलाइटेड द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट लैंड, ये सब बेकार जेनरिक चीज़ें। इंक्रीज रोल ऑफ लोकल कम्युनिटीज़, ये भी काम का नहीं है। स्ट्रेंथिंग ऑफ ट्रांसपेरेंसी, नॉट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, ये फिर भी देख लेते हैं। बेलम एक्शन मैकेनिज्म was brought in, which was a formula mechanism to manage just transition for workers and economies। ठीक है, तो BAM, BAM मतलब ऐसे बैम करके नई जगह नहीं पहुंच जाना है। इट शुड बी, द ट्रांजिशन शुड बी वेरी फेयर एंड जस्ट। ठीक है, फेयर एंड जस्ट ट्रांजिशन होना चाहिए।
ऐसे नहीं कि एकदम से सडन, नॉट सडन। बैम मतलब सडन चीज़ को बोलते हैं ना, बैम। ठीक है, नॉट सडन। ठीक है, तो सडन होगा तो जो लोग हैं हु वर वर्किंग इन दीज इंडस्ट्रीज दे विल बी लेफ्ट, मतलब उनके पास कुछ रहेगा नहीं। ठीक है, दे विल बी लेफ्ट विदाउट एनी सपोर्ट एंड जॉब, सो दैट शुड नॉट हैपन। ठीक है, तो ये इसकी बात हुई। देन बेलिन फोरेक्स प्लेस आए थे। इसमें क्या करा था? A multilateral initiative was launched at COP30 to quadruple the production and use of sustainable fuels by 2035। ठीक है, तो ये है 4 टाइम्स बढ़ा देना है किस चीज़ को? प्रोडक्शन एंड यूज़ ऑफ सस्टेनेबल फ्यूल्स को, दैट इज़ ऑल। बाय ईयर भी याद रखना है, 2035। ठीक है, सो दिस प्लेज, this is important for the examination because it was led by Brazil and supported by India, Italy and Japan। तो ये पूछेंगे वो का, है ना? क्या क्या कौन कौन सी कंट्रीज हैं? BIIG, बिज। ठीक है, बिज, ब्रिज से बिज, है ना? ब्राज़ील, इंडिया, इटली, जापान। ठीक है, तो नाम क्या है? बेलिम फोरेक्स प्लेज। ठीक है, नेक्स्ट वी लुक एट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स फॉर एवर फैसिलिटी ना। पहले तो बेलम फोरेक्स प्लेज का पता चल गया, सस्टेनेबल फ्यूल्स को बढ़ाना है 4 टाइम्स बाय द ईयर 2035। देखो असली में क्या होता था यूजुअली, तो यूजुअली छोड़ो आप, ये क्या हुआ 2025 में हुआ ना। सो दे हैव गिवन 10 years फॉर इंक्रीजिंग द यूज़ ऑफ सस्टेनेबल फ्यूल्स बाय 4 टाइम्स। ठीक है, तो बस इतना ही याद करने से इट विल डू। ठीक है, 10 years का टाइम दिया, 2025 to 2035 द टाइम पीरियड। ठीक है, then it was led by Brazil with initial support from India, Italy and Japan। Next है Tropical Forests Forever Facility। So this is also important। और ये बिज याद रखना बिल्कुल, बिज जो लिंक कैसे करोगे 4x से इसको, 4 लोग हैं ये बिज में। ठीक है, तो इन्होंने 4x लिया। ठीक है, दैट वे यू कैन रिमेंबर दिस, है ना? और नाउ वी लुक एट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉर एवर फैसिलिटी। तो इसमें क्या हुआ? दिस वॉज लॉन्च बाय ब्राज़ील, है ना? और वही इसमें क्या हो रहा है? और a $125 billion permanent self-financing fund designed to combat climate change by rewarding 74 developing nations for preserving old growth tropical forests, with 20% of the funds directed to indigenous communities। ठीक है, एंड दिस इज, अच्छा देखो, जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉर एवर फैसिलिटी है, इट इज़ द लार्जेस्ट फॉरेस्ट फाइनेंस मैकेनिज्म एवर क्रिएटेड। बस इतना पहले याद रखना है हमको। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉर एवर कैसे होगा? ये TFFF है ना, तो इसमें एक फाइनेंस भी जोड़ लो आप। ठीक है, दैट मीन्स इट इज़ रिलेटेड टू फाइनेंस, फाइनेंसिंग एंड फंड्स। ठीक है, सो ये ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के लिए दिस इज इनफैक्ट एनी फॉरेस्ट फाइनेंस मैकेनिज्म में दिस इज द लार्जेस्ट फंड विच हैज़ बीन क्रिएटेड। कितने अमाउंट का है? इट इज़ ऑफ $125 billion। ठीक है, और फिर इसमें क्या काम का है? इसमें 74 डेवलपिंग नेशंस विल बी अवॉर्डेड फॉर प्रिजर्विंग देयर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स एंड 20% ऑफ दीज फंड्स विल बी ईयरमार्क्ड फॉर द इंडिजिनियस कम्युनिटीज़। ठीक है, बस इतना है इसमें। ठीक है, कैसा करना है? ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉर एवर फैसिलिटी, इट इज़ फॉर फाइनेंसिंग। अमाउंट कितना है? $125 billion एंड दिस इज़ द लार्जेस्ट फॉरेस्ट फाइनेंस मैकेनिज्म दैट हैज़ एवर एग्जिस्टेड। कितने कंट्रीज़ के लिए है? 74। हाउ विल यू रिमेंबर द नंबर? देखो हमने क्या बोला, TFF। टी कैसे दिखता है? टी लुक्स अ बिट लाइक एफ, नहीं, टी लुक्स लाइक 7। देखो टी ऐसा है, तो ये 7 का आधे को टी बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, ये हो गया। उसके अलावा एफ कितना है यहाँ पे? 3। पर मैंने बोला था एक और ज्वाइन कर लो सो एज टू रिमेंबर फाइनेंस और फंड्स। तो 4 एफ है, तो 7 4, T4। ठीक है, TF। ठीक है, ये हो गया। 74 डेवलपिंग नेशंस के लिए रहेगा।
20% of the funds, that is one fifth of the funds, should be earmarked for the indigenous communities. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ग्लोबल मोटेराओ अग्रीमेंट, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, है ना। इसमें क्या रहेगा, ग्लोबल मोटेराओ अग्रीमेंट में a UN backed framework promoting collective action to accelerate climate के goals, ठीक है, कलेक्टिव एक्शन को प्रमोट कर रहे हैं. देन इट इज रूटेड इन द टूपी गुरानी कंसेप्ट ऑफ कम्युनल कोऑपरेटिव वर्क. इट कमिट्स नेशंस टू क्रिएट रोड मैप्स फॉर हॉल्टिंग, ये सब चीज़ें. एंड ट्रिपलिंग अडेप्टेशन फाइनेंस, ये भी याद रखना है बस इसमें. ठीक है, तो अभी देखो इसमें तीन चीज़ें हैं याद करने वाली. ग्लोबल म्यूटी राव अग्रीमेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो म्यूटी है, इससे आप इसको यू कैन लिंक इट विद म्यूचुअल, मतलब कि म्यूचुअल मतलब कोऑपरेशन कर रहे हैं, म्यूचुअल कोऑपरेशन. ठीक है, तो ये याद रखना है इसमें. ग्लोबल ग्लोबल मोटेराव मतलब म्यूचुअल, म्यूचुअल कोऑपरेशन. ठीक है, इसमें क्या होगा, इट इज़ अ यूएन बैक्ड फ्रेमवर्क प्रोमोटिंग कलेक्टिव एक्शन, तो कलेक्टिव एक्शन रहेगा इसमें प्राइमरीली. एंड ये कलेक्टिव एक्शन का भी एक कंसेप्ट लिया हुआ है उन लोगों ने, उसके हिसाब से दे विल बी डूइंग द कलेक्टिव एक्शन. एंड दैट कंसेप्ट इज ये टूपी गुरानी कंसेप्ट, है ना. टूपी गुआरानी कंसेप्ट ऑफ कम्युनल कोऑपरेटिव वर्क. ठीक है, सो इसको कैसे लर्न करोगे, और मेरे को एक बार लेट मी जस्ट चेक द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ टूपी गुआरानी. सो टूपी गुआरानी इज बेसिकली अ ट्राइब, इट इज़ अ ट्राइब इन साउथ अमेरिका, वो ब्राज़ील साइड में होती होगी, है ना. एंड उनका ही खुद का एक ट्राइब होगा, दैट इज़ वाई दे हैव टेकन दिस कंसेप्ट, है ना. और उसमें है क्या, उनका स्पेशलिटी क्या है कि दे कोऑपरेटिवली दे आर वर्किंग टुगेदर, है ना. जो भी काम करते हैं साथ में मिलके करते हैं. ठीक है, सो दैट इज़ वाई दिस कंसेप्ट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम देम. ठीक है, तो वो हम लोग लर्न करने की कोशिश करते हैं. टोपी गुरानी मतलब टू पीपल और मोर पीपल विल बी वर्किंग टुगेदर. ठीक है, तो इसको टू पी को कर लो टू पीपल, टू पीपल, टू पी मतलब टू पीपल और मोर विल बी वर्किंग टुगेदर, तो वही कोऑपरेटिव वर्क हो रहा है. ठीक है, और यहाँ पे क्या, एक और चीज़ क्या बोली है, ट्रिपलिंग दी अडेप्टेशन फाइनेंस बाय 2035. सो 2035 ईयर क्यों लिया है इसमें हर बार, बिकॉज 10 years फ्रॉम नाउ, है ना, 10 years फ्रॉम 2025, दैट इज़ वाई दे हैव टेकन द ईयर 2035. ठीक है, तो इनका क्या एम था, टू ट्रिपल द अडेप्टेशन फाइनेंस बाय 2035. ठीक है, ये याद रखना है हमको, है ना. सो टू पी से ट्रिपल भी कर लो ना, टू टू पी टू पीपल, टू पी ट्रिपल. ठीक है, टू पी ट्रिपल, दे आर राइमिंग, है ना. सो दैट वे यू कैन रिमेंबर दिस. ठीक है, टू पी ट्रिपल, है ना, ट्रिपलिंग एडेप्टेशन फाइनेंस बाय 2035. ठीक है, नेक्स्ट है South Korea became the second Asian nation after Singapore to join the Powering Past Coal Alliance. So Powering Past Coal Alliance हमें पता है वो यूके एंड कनाडा वाला था, है ना. वी हैड रेड अबव, कहाँ पे ये रहा, COP23 बॉन जर्मनी में, है ना. PKT करके लॉन्च किया था, बॉर्बन पैकेट. So it was spearheaded by UK and Canada. एंड इन द, ये बेलम वाला जो हुआ था, बेलम का COP, वहाँ पे जो साउथ कोरिया है, इट बिकेम द सेकेंड नेशन आफ्टर सिंगापुर टू जॉइन दिस पावरिंग पास्ट कोल अलायंस. सो हाउ विल यू रिमेंबर इट, देखो सिंगापुर इज़ क्वाइट पावरफुल बिकॉज ऑफ द स्ट्रेट ऑफ मलक्का, ऐसे लर्न कर लो. ठीक है, ये कर सकते हैं. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, ओवर टाइम साउथ कोरिया इज़ ऑल्सो बिकमिंग वेरी पावरफुल. एंड वाई इज़ इट सो, बिकॉज ऑफ इट्स सॉफ्ट पावर, है ना. हमको पता होगा वहाँ का आजकल वो बहुत चलता है, कोरियन फूड, कोरियन मेकअप, कोरियन स्किन केयर, कोरियन ड्रामाज, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर वेरी फेमस नाउ डेज, है ना. तो इसको वैसे आप लर्न कर सकते हो. साउथ कोरिया इज़ बिकमिंग वेरी पावरफुल ड्यू टू सॉफ्ट पावर. ठीक है, एंड सिंगापुर मलक्का स्ट्रीट. ठीक है,
Colombia and Netherlands, they announced the first international conference on the just transition away from fossil fuels to be held in Colombia in April 2026. So, international conference on just transition away from fossil fuels. So, this has been announced by Colombia. Colombia is in South America. ठीक है, उन्होंने बोला है कि ये हम लोग कॉन्फ्रेंस होल्ड करेंगे, है ना, एंड दिस विल बी हेल्ड इन अप्रैल 2026 इन कोलंबिया इटसेल्फ. मतलब हो गया होगा अभी तक तो पता नहीं. ठीक है, नेक्स्ट है इसको, हाउ विल यू रिमेंबर दिस, कोलंबिया. कोलंबिया के पास में वेनेजुएला है ना. वेनेजुएला में अभी जनवरी में क्या हुआ था, यूएसए हैड इन्वेडेड, है ना, एंड दे हैड टेकन देयर प्रेसिडेंट अवे. ठीक है, तो दैट इज़ नॉट वेरी फेयर, है ना. फेयर और जस्ट एक्टिविटी नहीं है जो यूएसए ने करी. ठीक है, बट ऐसे आप लर्न करो कि उसके कोलंबिया के नेबरहुड में ही अनजस्ट चीज़ हुई थी, बट कोलंबिया इज़ गोइंग टू होल्ड द जस्ट ट्रांजिशन कॉन्फ्रेंस. ठीक है, नेक्स्ट है 43 countries and the European Union adopted the Belém Declaration on hunger, poverty, ह्यूमन सेंटर्ड क्लाइमेट चेंज. तो ये क्लाइमेट एक्शन, ये सब कितना 43 कंट्रीज. डोंट बॉदर विद द नंबर. ठीक है, बस आगे देखते हैं. फर्स्ट COP टेक्स्ट टू एक्नॉलेज लाइकली 1.5 डिग्री ओवरशूट. सो अर्लियर जो सारे COP टेक्स्ट हैं, दे हैव बीन एमिंग टू डू एटलीस्ट 2 डिग्री सेल्सियस. मतलब एटलीस्ट मतलब 2 डिग्री सेल्सियस एंड इफ पॉसिबल 1.5 डिग्री सेल्सियस. बट दिस इज़ द फर्स्ट डॉक्यूमेंट विच हैज़ एक्नॉलेज्ड दैट 1.5 डिग्री सेल्सियस का तो आराम से ओवरशूट हो जाएगा, बिकॉज UNEP हैज़ रिसेंटली कम अप विद द रिपोर्ट according to which within the next 5 years we will be overshooting the 1.5 degree Celsius limit. ठीक है, एंड असली में हमें 2100 पे जाके करना था, एंड वो अभी से ही हो रहा है. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. CO इट कॉल्स फॉर लिमिटिंग इट्स एक्सटेंट एंड ड्यूरेशन, launches 2 voluntary initiatives, Global Implementation Accelerator and Belém Mission to 1.5 degrees Celsius. Both are informal and loosely defined, so these are not very important. ठीक है, बस पता होना चाहिए बेलम मिशन टू 1.5 है और ग्लोबल इम्प्लीमेंटेशन एक्सेलरेटर है, सो एज टू एक्सेलरेट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस थिंग, क्लाइमेट एक्शन. ठीक है, then COP reform, a rising clamor for reform of the UN climate process. It was on the COP agenda for the first time in Belém under the title Arrangements for Intergovernment Meetings. Okay, so there for the first time there have been voices for bringing reform in the entire climate process, मतलब climate का governance process. ठीक है, एंड इनका नाम क्या दिया था इन मीटिंग्स का, दे वर नेम्ड एज एम दैट इज अरेंजमेंट फॉर इंटरगवर्नमेंटल मीटिंग्स. ठीक है, अरेंजमेंट्स फॉर इंटरगवर्नमेंटल मीटिंग्स. ठीक है, नाउ बेलम डिक्लेरेशन ऑन फर्टिलाइजर्स. So this was launched by Brazil and the UK to reduce greenhouse gas emissions from fertilizer production and improve nutrient use efficiency by 2035. ठीक है, बेलम डिक्लेरेशन ऑन फर्टिलाइजर्स, ब्राज़ील और यूके ने करा है इसको लॉन्च. वही बस ये याद रखना है, एंड यू नीड टू रिमेंबर द नेम ऑल्सो. बेलम डिक्लेरेशन ऑन फर्टिलाइजर्स, ब्राज़ील जिसमें हो रहा था ये बेलम COP, एंड अलॉन्ग विद दैट इवन यूके. सो यूके ऑल्सो वांट्स के जो फर्टिलाइजर्स हैं उनको दे शुड बी रेगुलेटेड प्रॉपर्ली. ठीक है, now India stand at COP 30. So we had emphasized on equity and common but differentiated responsibilities and respective capabilities. ठीक है, so we have already always been doing that, so not nothing new here, है ना. Demand for adequate climate finance, preference for grants over loans. ठीक है, ये भी पता ही है. Equal focus on adaptation and mitigation, need for predictable finance, again not important. Support for carbon markets, ensure transparency and no double counting.
advocates a phase down of unabated coal, so not a phase out. This thing you should be knowing कि phase down का बोला है हमने, phase out का नहीं बोला है इंडिया ने. ठीक है, सो बी वेरी केयरफुल, दे आस्क अबाउट, मतलब ये से पूछ सकते हैं कि फेज डाउन बोला है हमने एंड नहीं फेज आउट बोला है हमने. इंडिया हैज आस्क्ड फॉर अ फेज आउट ऑफ कोल बाय सम ईयर. That will be a incorrect statement because we have never asked for phasing out. We have always asked for phase down. Opposition to carbon border adjustment mechanism, which is viewed as protectionist measure. ठीक है, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म को ऑपोजिशन कर रहे हैं. ठीक है, देन ये क्यों वो यूरोपियन यूनियन का है शायद कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, है ना, एंड दैट इज़ हार्मफुल फॉर आवर एक्सपोर्टर्स. ठीक है, दैट इज़ वाई वी आर अपोजिंग इट. एक्टिव रोल इन डेवलपिंग कंट्री के ग्रुपिंग्स लाइक बेसिक LMDC, that is like minded developing countries, all of these. So again nothing to remember here, है ना. नाम याद रख लो इफ़ पॉसिबल. बेसिक पता ही होगा आपको, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, इंडिया एंड चाइना. एंड देन द अदर वन इज़ LMDC, लाइक माइंडेड डेवलपिंग कंट्रीज़. ठीक है, देन प्रमोशन ऑफ क्लाइमेट जस्टिस एंड सस्टेनेबल लाइफस्टाइल्स. सो मिशन लाइफ होता है लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, उसके बारे में है ये. ठीक है, मिशन लाइफ स्टैंड फॉर लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, promotion of climate justice and sustainable lifestyles. Then leadership in global initiatives like International Solar Alliance, CDRI, that is Coalition for Disaster Resilient Infrastructure, Mission Life, Global Biofuel Alliance, all of these. ठीक है, तो इन सब में लीडरशिप का बोला है पता नहीं. मिशन लाइफ याद रखना. ठीक है, एंड नेक्स्ट देखते हैं COP31, which will be held in Turkey in 2026. It will focus on translating climate commitments into implementation with emphasis on enhanced indices, climate finance, loss and damage under a unique. अच्छा, बस इसमें आपको बस एक चीज़ याद रखनी है, that there will be co-leadership in this COP. ठीक है, so there will not be a single host, but there will be two hosts. One is Turkey and the another one is Australia. ठीक है, दिस इज समथिंग विच यू नीड टू नो. नाउ वील सी रेड जो होता है ना, रिड्यूसिंग, REDD का फुल फॉर्म क्या था, रिड्यूसिंग समथिंग फ्रॉम ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन एंड डिग्रेडेशन, रिड्यूसिंग एमिशंस फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड डिग्रेडेशन, ये है ना फॉरेस्ट फुल फॉर्म. लेट मी जस्ट चेक. रिड्यूसिंग एमिशंस फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन होता है. ठीक है, तो इसमें नेशनल रेड प्लस स्ट्रैटेजी और एक्शन प्लान एड्रेसेस अमंग अदर एलिमेंट्स ड्राइवर्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, नॉट इम्पॉर्टेंट. ठीक है, independent forest experts undertake two separate verification processes and draft detailed reports on the technical assessment of the forest reference level as a baseline for the RED plus activities and technical analysis of the submitted RED plus results. तो वो लोग फॉरेस्ट, ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, वैसे देख सकते हैं कि टेक्निकल असेसमेंट करते हैं फॉरेस्ट रेफरेंस लेवल का, देन दे टेक्निकली एनालाइज द रेड प्लस के रिजल्ट्स एज वेल. देन इफ ऑल रिक्वायरमेंट्स आर अवेलेबल आर met, party is eligible to seek and receive result based payments. All verified red plus results are available on the Lima red plus information hub. Party provides some summary of the information on how the 7 REDD plus safeguards are being addressed and respected throughout REDD plus activities. ठीक है, एंड लास्ट क्या है, नेशनल फॉरेस्ट मॉनिटरिंग सिस्टम. इट प्रोवाइड्स डेटा and information that are transparent and coexistent over time and appropriate for measurement, reporting and verification, building on existing systems and allowing for improvement over time. So ये सब कुछ भी काम का नहीं है. ठीक है,
नेक्स्ट है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। सो रियो समिट में तीन थे, UNFCCC, देन CBD, that is Convention on Biological Diversity, and last one was UNCCD, that is Convention to Combat Desertification. So we have, up till now we have done only one of these, that is UNFCCC. ठीक है, अभी we'll start with CBD and then CCD. ठीक है, सबसे पहले CBD इज़ वन ऑफ द थ्री रियो कन्वेंशन, ये पता है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है ना। So conservation of biodiversity, sustainable use of its components, fair and equitable sharing of benefits arising from genetic resources, है ना, उसको क्या बोलते हैं, access and benefit sharing. So we have already read about this in a previous chapter as well. ठीक है, नगोया प्रोटोकॉल ये सब हम पढ़ चुके हैं ना। नेक्स्ट देखते हैं कार्टाजीना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी, दिस वाज इन 2000, इन द ईयर 2000. इसमें क्या होगा, इट विल बी रेगुलेटिंग द ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट ऑफ लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स टू ensure biosafety. Do not confuse this with बेसल वाला मैकेनिज्म। बेसल में क्या होता है, बेसल प्रोटोकॉल में ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट ऑफ हजार्डस वेस्ट इज रेगुलेटेड, है ना, एंड प्रोहिबिटेड इन मैनी केसेस। ठीक है, वेराज कार्टाजीना में क्या हो रहा है, ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट ऑफ लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स इज बीइंग रेगुलेटेड। ठीक है, हाउ विल यू रिमेंबर दिस, आप ऐसे इमेजिन करिए एक कार्ट है, ये कार्ट है, इस पे व्हील्स लगे हैं, ठीक है, एंड समवन इज जो भी कैरिंग दिस कार्ट और समथिंग लाइक दैट। ठीक है, और इस कार्ट में बहुत सारे LMOs भरे हैं, लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स भरे हुए हैं। ठीक है, तो इस कार्ट को इधर उधर दूसरे कंट्री में नहीं लेके जाने दे रहे हैं, बिकॉज ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट ऑफ LMOs इज रिस्ट्रिक्टेड। ठीक है, तो ऐसे यू कैन रिमेंबर कार्ट से कार्ट जीना। ठीक है, दिस इज अ कार्ट, है ना। नाउ नगोया प्रोटोकॉल ऑन एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग जो 2010 का है उसको देख लेते हैं। सो दिस इज़ अ प्रोटोकॉल अंडर द कन्वेंशन फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इट गवर्न्स एक्सेस टू जेनेटिक रिसोर्सेज एंड बेनिफिट शेयरिंग thus arising from their utilization. ठीक है, सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर। नगोया प्रोटोकॉल ऑन एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग, तो वही है कि जो जेनेटिक रिसोर्सेज हैं उनका एक्सेस एंड मतलब एनीथिंग विच समवन, इफ समवन benefits from those, then they'll have to share the benefits with the local community. ठीक है, हाउ विल यू रिमेंबर दिस, नाग से मतलब स्नेक, कोई ऐसे आप इमेजिन करिए कि स्नेक वेनम से कुछ, अगर कोई एंडेमिक स्नेक है कहीं का, उसका वेनम या स्केल्स से कुछ मेडिसिन बनाया जा रहा है by a foreign company, then that foreign company will have to pay compensation or share the benefits of this discovery with the local community there. ठीक है, बस इतना ही है इसमें। Now United Nation Convention, so we have done CBD, CCD भी देख लेते हैं एक बार साथ में ही, है ना। So UNCCD is the United Nations Convention to Combat Desertification. This is the only legally binding international treaty which specifically addresses land degradation and its link to sustainable development, है ना, and it was called for at the Rio Earth Summit, ये पता ही है 92 में आया है ना। It will focus upon combating desertification, soil land degradation, drought, ये सब, ठीक है। It emphasizes on national action programs and community participation. It promotes sustainable land management and land degradation neutrality. ये प्रमोट कर रहा है, नेशनल एक्शन प्रोग्राम्स प्रमोट कर रहा है, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन प्रमोट कर रहा है। ठीक है, ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट है COP16 टू कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ठीक है, तो इसमें क्या रहेगा, देखो
COP16 कब हुआ है? कैली कोलंबिया में, है ना. इट operationalized key mechanisms under the CBD to implement the Kunming Montreal Global Biodiversity Framework, focusing on the ecosystem restoration targets by 2030. ठीक है. इसमें देखते हैं, एक तो कैली फंड बनाया गया है. इट इज़ अ ग्लोबल UN मैनेज्ड मल्टीलेटरल फंड to ensure fair sharing of benefits from digital sequence information on genetic information on genetic resources. ठीक है. जो भी डिजिटल सीक्वेंस इंफॉर्मेशन होता है जेनेटिक रिसोर्सेज का, उससे जो बेनिफिट मिलेगा दैट हैज़ टू बी इक्वली शेयर्ड, फेयरली शेयर्ड विद द लोकल कम्युनिटीज़, है ना. तो वो उसके लिए कैली फंड बना है. ठीक है. कैली कैली कैसे लॉन्च करोगी? कैली से क्या होता है? कैलकुलेटर. कैलकुलेटर, और कैलकुलेटर से यू कैन लिंक इट टू डिजिटल सीक्वेंस इंफॉर्मेशन वाला, डिजिटल सीक्वेंस इंफॉर्मेशन दैट इज DSI ऑन जेनेटिक रिसोर्सेज. ठीक है. इट रिक्वायर्स कंपनीज इन सेक्टर्स लाइक फार्मास्यूटिकल्स एंड बायोटेक्नोलॉजी टू contribute with 50% of the funds supporting biodiversity conservation and indigenous communities. ठीक है. फिर एक है डिजिटल सीक्वेंस इंफॉर्मेशन. Genomic data of genetic resources is a key issue in CBD benefit sharing. ठीक है. Genomic data of genetic resources is important. Then strengthened institutional mechanism for indigenous knowledge under Article 8. ठीक है. फिर रिसोर्स मोबिलाइजेशन करना होता है. मोबिलाइज $200 billion per year by 2030 and redirect the $500 billion per year हार्मफुल सब्सिडीज़ उनको रिडायरेक्ट करना और इतना मोबिलाइज करना. ठीक है. रिसोर्स मोबिलाइजेशन एज वेल एज ये रीडायरेक्टिंग सम मनी. देन कनमिंग बायोडाइवर्सिटी फंड, दिस इज़ इम्पोर्टेंट. ये है चाइना UNEP मल्टी पार्टनर ट्रस्ट फंड है टू डेवलप कंट्रीज, टू हेल्प द डेवलपिंग कंट्रीज इम्प्लीमेंट द KMGBF. ठीक है. इसमें इतना सब कुछ काम का है नहीं, पर ठीक है देख लेते हैं. और KMGBF क्या रहेगा? इट इज़ जस्ट अ लैंडमार्क. 2022 में एक अग्रीमेंट आया था. आई डू नॉट नो इफ दे हैव मेंशन्ड इट समवेयर हियर. शायद नहीं है इधर. चलो ठीक है. आई जस्ट टेल यू क्या होता है उसमें, है ना. सो यहाँ पे आई जस्ट टेल इट टू यू. देखो, कनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क. ठीक है. इसमें क्या था? इट इज़ एन अग्रीमेंट टू हॉल्ट एंड रिवर्स नेचर लॉस बाय 2030. बस इतना ही है इसमें. हॉल्ट एंड रिवर्स नेचर लॉस बाय 2030. ठीक है. एंड इसमें 13 to 30 का प्लेज है. दैट इज़ 13 to 30. 30 pledge under which they will be trying to protect 30% of the land or sea areas will be protected and restored by 30%. ठीक है. तो इसमें वही है कि इतना प्रोटेक्ट करेंगे प्लस 30% को रिस्टोर करेंगे. जो डिग्रेडेड पोर्शन है ना, उसको दैट विल बी रिस्टोर्ड. ठीक है. एंड दिस ऑल ऑफ दिस विल बी डन बाय 2030. ठीक है. और ये कब हुआ था? ये COP15 हुआ था दिसंबर 2022 में. दैट इज़ व्हेन दिस वाज अग्रीड अपॉन. ठीक है. ये भी वहाँ लिख देती हूँ. दिस हैड हैपेंड इन 2022. COP15 हुआ था. ठीक है. COP16 अभी हुआ है.
COP 15 तब हुआ था 2022 में, ठीक है, एट मॉन्ट्रियल कनाडा। ठीक है, एंड बस इतना ही काम का है इसमें, है ना। कन्विंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क इज टू halt and reverse the nature loss by 2030। ठीक है, और उसके अलावा ये के बी एफ फंड बनाया है एंड दैट इज़ बीइंग लेड बाय चाइना एंड यूएनईपी to help the developing countries to implement KMGBF। ठीक है, फिर इन्वेजिव एलियन स्पीशीज़ का हमें पता है, सो दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू स्ट्रॉन्गर बॉर्डर कंट्रोल्स देन EBSAs, दैट इज़ इकोलॉजिकली और बायोलॉजिकली सिग्निफिकेंट मरीन एरियाज। तो इनका अपडेट कर दिया आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस टू प्रोटेक्ट क्रिटिकल मरीन इकोसिस्टम्स। ठीक है, सो ये जो इकोलॉजिकली या बायोलॉजिकली सिग्निफिकेंट मरीन एरियाज होते हैं, इनको आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस हैज़ बीन अपडेटेड। देन सिंथेटिक बायोलॉजी, इसका एक एक्शन प्लान लाया है, गवर्नेंस ऑफ जीनोम एडिटिंग एंड DNA टेक्नोलॉजी। ठीक है, उनको गवर्न करने के लिए देयर हैव बीन स्टेप्स विच आर बीइंग टेकन। Then biodiversity and health plan based upon One Health was also given। Then Cartagena protocol का अपडेट करा था कि voluntary guidance on risk assessment of LMOs। ठीक है, ये भी not very important। So the only thing important from here is कि कैली फंड किसके लिए यूज़ कर रहे हैं, टू इंश्योर, मतलब वही है कि इट इज़ अ मल्टीलेटरल फंड which will ensure the fair sharing of benefits from digital sequence information of genetic resources। ठीक है, apart from that ये सब हो रहा है, resource mobilization $200 billion per year और $500 billion per year, वो सब ठीक है। नेक्स्ट है important initiatives and assessments। So we have the climate neutral now initiative। UNFCCC had The UNFCCC initiative was launched to encourage countries, companies, and organizations to measure, reduce, and offset GHG emissions। ठीक है, it is part of UNFCCC's UN carbon offset platform, and it encourages voluntary climate neutrality by 2050। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ इनिशिएटिव किसका है, ये प्रॉब्लली दे मोस्ट प्रोबेबली आस्क दैट ओनली। सो इट कम्स अंडर UNFCCC, है ना, एंड इट इज़ द पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशंस कार्बन ऑफसेट प्रोग्राम। ठीक है, प्लेटफॉर्म, और ठीक है, और उसमें वो ये कि वॉलंटरी क्लाइमेट न्यूट्रलिटी बाय 2050। ठीक है, देन यू हैव न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट्स, है ना। So this is a voluntary global declaration which has been endorsed at UN Climate Summit 2014। ठीक है, and aim is to halve the natural forest loss by 2020 and end it by 2030। So this has been endorsed by governments, companies and indigenous communities and it is not legally binding। ठीक है, तो इसको याद करने का कोशिश करते हैं। न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट्स, है ना, सो फॉरेस्ट के ऊपर है और न्यूयॉर्क से करा है ये डिक्लेरेशन। सो इसमें इट विल द एम वाज टू हाफ द नेचुरल फॉरेस्ट लॉस बाय 2020 एंड एंड इट बाय 2030। ठीक है, बस इतना पता होना चाहिए इसमें, है ना। न्यूयॉर्क से, तो न्यूयॉर्क में क्या अर्बन एरिया है पूरा। ठीक है, तो व्हाट विल दे बी टॉकिंग अबाउट, फॉरेस्ट के ऊपर भी है, सो दे विल बी टॉकिंग अबाउट एफॉरेस्टेशन एंड डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, सो वो उसी की बात कर रहे हैं कि जो पूरा फॉरेस्ट लॉस हुआ है दैट विल बी हाफ्ड बाय 2020 एंड एंडेड बाय 2030। ठीक है, नेक्स्ट है मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट, MEA भी बोलते हैं।
So this is a major global assessment on ecosystem services and human well-being. It has linked ecosystem changes to human impacts. ठीक है, and it has categorized ecosystem services जैसे provisioning करना, regulating करना, cultural supporting. So all of these ecosystem services have been categorized properly. ठीक है. नेक्स्ट है इकोनॉमिक्स ऑफ इकोसिस्टम्स एंड बायोडाइवर्सिटी, टी जिसको बोलते हैं द इकोनॉमिक्स ऑफ इकोसिस्टम्स एंड बायोडाइवर्सिटी. सो ग्लोबल इनिशिएटिव टू वैल्यू इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी सर्विसेज इन इकोनॉमिक टर्म्स, है ना, वही उसको इकोनॉमिक टर्म्स में वैल्यू करने का है. इट हाईलाइट्स द इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस एंड benefits of conservation, encourages policymakers to include natural capital values in decision making. इट इज़ सपोर्टेड बाय यूएनईपी, ईयू, यूके, जर्मनी. बस इतना याद रखते हैं. ठीक है, और वो ये कि वैल्यू इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी इन इकोनॉमिक टर्म्स. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कॉमन कार्बन मेट्रिक. सो कॉमन कार्बन मेट्रिक है, इट इज़ अ standardized methodology to measure energy use and greenhouse gas emissions from building operations. ठीक है, इट इज़ डेवलप्ड बाय यूएनईपी का जो सस्टेनेबल बिल्डिंग्स एंड क्लाइमेट इनिशिएटिव है, दे हैव डेवलप्ड इट. ठीक है, इट हेल्प्स टू एस्टैब्लिश बेस लाइन्स, मॉनिटर, रिपोर्ट एंड कंपेयर एमिशंस फ्रॉम बिल्डिंग्स ग्लोबली, एंड इट सपोर्ट्स एनर्जी एफिशिएंसी एंड एमिशन रिडक्शन इन द बिल्डिंग सेक्टर. तो इतना सारा काम का नहीं है, बस ये पता होना चाहिए कॉमन कार्बन मेट्रिक. दैट मीन्स देयर इज़ अ कॉमन मेट्रिक फॉर डिटरमाइनिंग कि कितना एमिशंस आर कमिंग आउट फ्रॉम बिल्डिंग ऑपरेशंस. ठीक है, सो वही बस इतना याद रखना है, बिल्डिंग ऑपरेशन से रिलेटेड है कॉमन कॉमन कार्बन मेट्रिक, है ना. हाउ विल यू रिमेंबर दिस? बिल्डिंग्स में काफ़ी सारी बिल्डिंग्स में ऐसे कॉमन एरिया होता है ना, जो ऐसे लॉबी टाइप, है ना, उससे यू कैन रिमेंबर दिस कॉमन एरिया लॉबी. सो दैट वे यू कैन रिमेंबर दिस. और ऊपर में वही था कि बस द इकोनॉमिक्स ऑफ इकोसिस्टम्स एंड बायोडाइवर्सिटी में इकोनॉमिक टर्म्स में वैल्यू करना बायोडाइवर्सिटी सर्विसेज को. फिर मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट में क्या होगा कि इकोसिस्टम सर्विसेज जो भी हैं उनको प्रॉपरली दे बी कैटेगराइज और फिर उसका स्टडी करेंगे. ठीक है, न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन पता है, क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ में भी क्या हो रहा है, UNFCCC का प्लेटफॉर्म है, UN कार्बन ऑफसेट प्लेटफॉर्म, wherein they encourage people to voluntarily reach climate neutrality by 2050. नेक्स्ट है क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोalition. ठीक है, UNEP has convened this initiative in 2012 and a global alliance to reduce short-lived climate pollutants. ठीक है, ये बस शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पोल्यूटेंट्स के लिए है ना, ये याद रखना है हमको. क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोalition. ठीक है, वॉलंटरी इंटरनेशनल पार्टनरशिप है. देन इट द फोकस इज ऑन शॉर्ट टर्म climate pollutants like methane, black carbon, hydrofluorocarbons, etc. ठीक है, और एक इट प्रोवाइड्स सेक्रेटेरिएट सपोर्ट टू द ग्लोबल मीथेन प्लेज, जिसके बारे में वी हैड रेड अर्लियर, and India had joined this in 2019. So you just need to remember climate and clean air coalition. और क्लीन कैसे कर रहे हैं, वो जल्दी जल्दी क्लीन कर रहे हैं. उन्होंने सोचा कि अरे जो शॉर्ट लिव्ड वाले हैं उनको हम लोग पहले क्लीन कर देते हैं, बाकी बाद में देखेंगे. ठीक है, शॉर्ट लिव्ड वालों को ऐसे जल्दी जल्दी, शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पोल्यूटेंट्स को जल्दी जल्दी दे आर ट्राइंग टू क्लीन. ठीक है, एंड हु विच आर द SLCPs, मीथेन, ब्लैक कार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, etc. Next, we look at United Nations Convention to combat desertification. ठीक है, सो ये क्या है, इट इज़ द सोल लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट लिंकिंग इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट टू सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट. ठीक है, इट वॉज अडॉप्टेड इन 94. इट फोकसेस अपॉन combating desertification. ये सब, it has 197 parties
and its goal is to restore land. It publishes the Global Land Outlook and the World Drought Atlas. So now you need to be very careful. हमने ऊपर पहले पढ़ा था कि there's one organization UNEP which comes out with various books, books या reports बोल सकते हैं, है ना? So I'll just show it to you once again. उसमें आउटलुक करके 2 या 3 बुक्स का नाम था. ये इनके बाद में है. वेट अ सेकेंड. हाँ, ये रहा. UNEP. It has three many reports. एक तो गैप वाले 2 थे, एमिशन गैप एंड एडाप्टेशन गैप. देन आउटलुक के पहले तो फिर फ्रंटियर्स का एक था और एक फूड वेस्ट इंडेक्स का था. देन देयर वर 3 ऑन आउटलुक. एक तो था ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक, फिर ग्लोबल केमिकल्स आउटलुक एंड देन ग्लोबल वेस्ट मैनेजमेंट आउटलुक. ठीक है, सो ये तो किसका है, यूएनईपी के अंडर आता है. वेयर अभी जो विच वी आर रीडिंग राइट नाउ, इट इज़ ग्लोबल लैंड आउटलुक. दैट कम्स कहाँ गया, ग्लोबल लैंड आउटलुक एंड वर्ल्ड ड्रॉट एटलस कम्स अंडर द यूएनसीसीडी. ठीक है, सो यू हैव टू बी केयरफुल विद दिस. नेक्स्ट देखते हैं COP16 to UNCCD and the key outcomes of this. So focus क्या है, COP16 had concluded in Riyadh, Saudi Arabia, focusing upon land restoration, drought resilience and sustainable land management. ठीक है, रियाद सऊदी अरेबिया में कंक्लूड हुआ है. रियाद एक्शन एजेंडा देखते हैं. दिस इज़ अ न्यू प्लेटफॉर्म, नहीं, a new platform was launched to mobilize action from governments and non-state actors to restore 1.5 billion hectares of land by 2030. ठीक है, इसी को रियाद एक्शन एजेंडा बोलते हैं. क्या है वो, दे आर एमिंग टू restore 1.5 billion hectares of land by 2030. That is all. ठीक है, रियाद एक्शन एजेंडा. देन फिर क्या है, फाइनेंशियल एंड ड्रॉट कमिटमेंट्स. द रियाद ग्लोबल ड्रॉट रेजिलियंस पार्टनरशिप सिक्योर्ड a lot of money to support 80 vulnerable nations. देखो रियाद मतलब सऊदी अरेबिया. सऊदी अरेबिया इज़ क्वाइट रिच, है ना? तो उनका ये काम है कि देखो, एक तो दे हैव लॉन्च अ प्लेटफॉर्म, मतलब वहीं पे रियाद एक्शन एजेंडा के नाम से प्लेटफॉर्म हुआ है लॉन्च, विच विल बी मोबिलाइजिंग एक्शन फ्रॉम बोथ गवर्नमेंट एज वेल एज नॉन स्टेट एक्टर्स टू रिस्टोर अ लॉट ऑफ लैंड बाय 2030. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट एक रियाद ग्लोबल ड्रॉट रेजिलियंस पार्टनरशिप is there, which will be securing this much amount of money to support 80 vulnerable nations. ठीक है, और फिर एक अरब coordination group has pledged up to USD 10 billion by 2030 and USD से ये वो numbers नहीं याद रखने की ज़रूरत. This amount of money has been announced for the Vision for Adapted Crops and Soils initiative. ठीक है, VACS is a joint collaboration which was launched by United States Government's Office of Global Food Security FAO and the African Union. So this is important, Vision for Adapted Crops and Soils initiative. ठीक है, it is led by Dr. Carrie Fowler, who is a world-renowned agriculturist who played a leading role in establishing the Svalbard Global Seed Vault. ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे सीड्स और प्लांट्स का जीन्स हैव बीन स्टोर्ड in case there's some big calamity, natural calamity, which may result in wiping out some species from the planet, then they can be recovered using that vault. ठीक है, तो क्या नाम क्या है, वैक्स, है ना? वैक्स है वही, विजन फॉर अडॉप्टेड क्रॉप्स एंड सॉइल्स इनिशिएटिव.
तो इसमें वही अडेप्ट करने का ड्रॉट रेजिलियंस बढ़ाने के लिए है इनिशिएटिव। रियाद ग्लोबल ड्रॉट रेजिलियंस पार्टनरशिप भी पैसे ही प्रोवाइड कर रहा है। सिमिलरली देयर इज़ विजन फॉर अडेप्टेड क्रॉप्स, सो दे विल बी ट्राइंग टू मेक द क्रॉप्स अडेप्ट, मतलब उनको अडेप्ट कराने की कोशिश कर रहे हैं सो दैट दे कैन रेजिलियंटली फेस क्लाइमेट चेंज। ठीक है, सो VACS वैक्स है ना, अडेप्टेशन ऑफ क्रॉप्स के लिए है। ठीक है, और इसको फिर लर्न कैसे करेंगे वैक्स को? उम, एक तो FAO से लिंक करना है इसको, और USA का कोई भी गवर्नमेंटल ऑफिस ऑन फूड सिक्योरिटी है, इन दोनों से वी हैव टू लिंक इट, है ना। हाउ विल यू लिंक दिस वैक्स? वैक्स जो होता है इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम हनी बी का, जो हनी बी हनी बीज से मिलता है ना। सो हनी बीज में जो हनी होता है दैट इज़ अ काइंड ऑफ फूड। ठीक है, तो उससे यू कैन लिंक इट वैक्स हनी बीज, और ये भी हनी बीज है। ठीक है, देन honey is also a kind of food, so FAO will be the one who will be dealing with this, and USA का फूड सिक्योरिटी का गवर्नमेंट ऑफिस। ठीक है, नेक्स्ट है ये कैरी फाउलर भी, ट्राई टू रिमेंबर दैट ही कैरीड अ लॉट ऑफ सीड्स टू Svalbard ग्लोबल सीड वॉल्ट। ठीक है, दैट वे यू कैन रिमेंबर दिस। देन वी हैव बिजनेस फॉर लैंड इनिशिएटिव। ठीक है, तो B4L या बिजनेस फॉर लैंड इनिशिएटिव, इट वाज लॉन्च्ड टू encourage private sector investment in sustainable land practices and combat degradation. Next है Great Green Wall Initiative. So Italy has committed around 11 million euros to support Sahel landscape restoration. Sahel landscape कहाँ पे? अफ्रीका पोर्शन में। ठीक है, so Great Green Wall Initiative is an ambitious African-led project which was launched in 2007 to combat desertification, climate change and poverty across the Sahel region. ठीक है, बस इतना ही है इसमें, है ना। एंड इटली, द करंट अफेयर्स पोर्शन ऑफ अबाउट दिस इज कि इटली हैज़ ऑल्सो कमिटेड दैट दे विल ऑल्सो हेल्प देम आउट। ठीक है, ये बस इतना याद होना चाहिए, combating desertification. Next है gender and land. Member countries have reaffirmed commitments to eliminate discrimination against women and girls in land policy, focusing upon land tenure security. So not important, मतलब पता होना चाहिए but not very important. Indigenous rights हैं, a landmark decision established a caucus for indigenous peoples and local communities to ensure their direct representation in land management decisions. ठीक है, not very important, थोड़ा सा पता होना चाहिए बस। COP17 will take place in Ulaanbaatar, Mongolia. ठीक है, and 2026 में, under the theme restoring land, restoring hope. ठीक है, री है इसका थीम। ठीक है, और कुछ उलान बतर मंगोलिया में, है ना। मंगोलिया पता है हमको, चाइना के नीचे, नहीं नहीं, चाइना के ऊपर है, रशिया के नीचे, वहाँ के उलान बतर में। नाउ I will first do the questions which we had left above, or then we'll move forward. ठीक है, then so we had left these questions out, so we'll do these first. Consider the following statements. At the 28th United Nations Climate Change Conference COP28, India refrained from signing the Declaration on Climate and Health. अच्छा, फिर नेक्स्ट क्या दिए? At the COP28 Declaration on Climate and Health is a binding declaration, and if signed, it becomes mandatory to decarbonize the health sector. अच्छा, फिर क्या है? If India's health sector is decarbonized, the resilience of its healthcare system may be compromised. ठीक है, तो मेरे को तो तीनों ही सही लग रहे हैं, पता नहीं इसका आंसर क्या है। सी, ओनली वन ऑफ द स्टेटमेंट्स इज करेक्ट एंड दैट एक्सप्लेन्स स्टेटमेंट वन। अच्छा,
मतलब स्टेटमेंट व्हेन वन इज टेकन टू बी ट्रू है ना इस केस में। और फिर क्या बोला है कि फिर मे बी दिस इज नॉट अ बाइंडिंग डिक्लेरेशन, ठीक है ना, ये दिस कुड प्रोबेबली द आंसर। और हमने COP 28 के बारे में पढ़ा था क्या? COP 28 में वैसे डिक्लेरेशन ऑफ हेल्थ के बारे में नहीं पढ़ा है इतना। I'll just see it once again, wait a second। COP 28, ये दुबई वाला, इसमें बस वी जस्ट रेड अबाउट सिंस कब का, 2025 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो उसमें वो भी पूछा है, 2023 का भी पूछा हुआ है उन्होंने, है ना। लॉस एंड डैमेज फंड हैड बीन ऑपरेशनलाइज्ड, और उसके बाद में और कुछ नहीं पढ़ा है हमने इसके बारे में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आर्टिकल 6 of the Paris Agreement on Climate Change is frequently discussed in global discussions on sustainable development and climate change, ठीक है। Then Article 6 of the Paris Agreement on Climate Change sets out the principles of carbon markets. फिर Article 6 of the Paris Agreement on Climate Change intends to promote inter-country and non-market strategies to reach their climate targets. This is also correct. So हमने पढ़ा था यहाँ पे कौन सा है, पेरिस एग्रीमेंट का है ना, तो उसमें वी हैव एक्चुअली रेड इट के आर्टिकल 6 में क्या दिया है, देखो। ये रहा आर्टिकल 6 था, इंटरनेशनल कोऑपरेशन मैकेनिज्म्स, है ना। तो ITMOs है, इंटरनेशनली ट्रांसफर्ड मिटिगेशन आउटकम्स, देन नॉन मार्केट अप्रोचेस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मैकेनिज्म, ठीक है। ऑल ऑफ दीज आर इंक्लूडेड इन आर्टिकल 6, ठीक है। एंड दैट इज व्हाट द क्वेश्चन इज अबाउट। दिस इज अ वेरी टफ क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है, क्योंकि मतलब अभी तो हमने पढ़ लिया, द थिंग हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द नोट्स ओनली बिकॉज द क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड ऑन दिस प्रीवियसली, है ना। नहीं तो इट इज़ क्वाइट अ टफ क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है। आर्टिकल 6 में क्या दिया है, इट इज़ फ्रीक्वेंटली डिस्कस्ड इन ग्लोबल डिस्कशंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, ये सही है। आर्टिकल 6 चेंजेस सेट्स आउट प्रिंसिपल्स फॉर कार्बन मार्केट्स, वो भी सही है। And it intends to promote non-market strategies, that is also correct. So the answer for this is option A, ठीक है। Now we'll move to the next topic। इसके काफ़ी टफ क्वेश्चन आते हैं एनवायरनमेंट के। सो हम लोग थे नेशनल पे ना, इंडियन इनिशिएटिव्स पे। सो इंडियन इनिशिएटिव्स क्या है, मिशन बेस्ड नेशनल फ्रेमवर्क अलाइंस विद NDCs एंड पेरिस एग्रीमेंट। इट फोकसेस अपॉन रिन्यूएबल एनर्जी एफिशिएंसी और ये सब चीज़ें, उसके रिलेटेड वी हैव टेकन वेरियस इनिशिएटिव्स। सो वील डू दिस क्वेश्चन आफ्टर वी हैव रेड द थ्योरी, ठीक है। सो फर्स्ट इनिशिएटिव विच वी हैव टेकन इज द इंटरनेशनल सोलर अलायंस, है ना। इट वाज लॉन्च्ड इन 2015, दैट इज वही पेरिस एग्रीमेंट के टाइम पे ही इट वाज लॉन्च्ड, एंड इट वाज लॉन्च्ड बाय इंडिया एंड फ्रांस, ठीक है। इट इज़ अ ट्रीटी बेस्ड इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन और बॉडी। हेडक्वार्टर्ड कहाँ पे है, गुरुग्राम इंडिया में, एंड इट इज़ ओपन टू ऑल UN मेंबर स्टेट्स, ठीक है। अर्लियर क्या था कि बस जो ट्रॉपिकल कंट्रीज हैं उनके लिए था, ऐसा कुछ था। आई डू नॉट एग्जैक्टली रिमेंबर द exact criteria, but now that criteria has been removed and it is open to all. Towards 1000 targets hai, so they aim to achieve 1000 gigawatt of solar capacity, and $1,000 billion of investment, energy access to nearly 1000 million people, 1000 million tons CO2 reduction annually by 2030, ठीक है। Then एपिक्स बॉडी क्या है, ISA असेंबली, एंड इनका इनिशिएटिव का वो मतलब मेन थीम क्या है, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, ठीक है। दैट इज ऑल दैट यू नीड टू नो फ्रॉम हियर। उसके बाद नेक्स्ट है रिवाइज्ड ग्रीन इंडिया मिशन। So this is one of the 8 missions under National Action Plan to combat climate change, which are implemented by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, ठीक है। इसका टारगेट वही है, एफॉरेस्टेशन एंड रिस्टोरेशन ऑफ ओवर 25 मिलियन हेक्टेयर्स, बस इतना ही, ठीक है। और वही है ना, रिवाइज ग्रीन इंडिया मिशन।
नेक्स्ट डायरेक्ट GIM टारगेट क्या है, 1 मिलियन हेक्टेयर्स बाय 2030 ट्रीट करना, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन ऑफ 50 to 60 मिलियन टन्स एनुअली, एंड इट सपोर्ट्स इंडियाज INDCs। और मैकेनिज्म क्या है, मल्टी टीयर मॉनिटरिंग सिस्टम है इसमें, है ना। सैटेलाइट मॉनिटरिंग विल बी डन बाय द फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, लोकल ऑडिट्स विल बी डन, ठीक है, ये सब कराया जाएगा, है ना। सो व्हाट यू नीड टू रिमेंबर इज दैट देर आर ओनली 8 मिशंस अंडर, मतलब नहीं वो तो पता है, दिस इज वन ऑफ द 8 मिशंस। और यहाँ पे afforestation or restoration of 25 million hectares has to be done. 1 million hectare of land has to be treated by 2030. 50 to 60 million tons of CO2 annually has to be sequestered, ठीक है, और बस इतना काफ़ी है। देन वील मूव टू द नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस, है ना। सो इंडियाज अपडेटेड NDC टारगेट्स क्या क्या हैं अब फ्रॉम 2031 to 2035। First target is to reduce the emission intensity of GDP by 47% by 2035 from the 2005 level. So this is a very odd number which they have chosen, 47। इसको ऐसे चाहिए तो राउंड ऑफ 50 करके कर लो कि विल मेक देम हाफ, है ना। emissions intensity of GDP will be reduced by half by 2035 और बेस ईयर क्या है 2005। Then है achieve 60% cumulative electric power installed capacity from non-fossil fuel based energy resources by 2035। So कितना है 60% of our requirement, overall power requirements have to be fulfilled by non-fossil fuel based energy resources by 2035, ठीक है। So this is also important, यहाँ पे 60 है, पहले 50 था। Then create an additional carbon sink of 4 billion tons of carbon dioxide equivalent through increased forest and tree cover by 2035, ठीक है, कितना 4 बिलियन टन्स, एंड 2030 तक कितना करेंगे, ओनली 60 मिलियन टन्स, ठीक है। 60 मिलियन और 4 बिलियन में देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस, ठीक है। या तो आप ऐसे कर लो 50 मिलियन टन्स एंड 4 बिलियन। सो 50 को कितनी बार करने से 40 आएगा, 8 टाइम्स, 8 टाइम्स ऑफ दिस, ठीक है, ये 8 टाइम्स हो गया, है ना। सो दीज 3 टारगेट्स यू नीड टू रिमेंबर क्या है, 50% कार्बन एमिशंस इंटेंसिटी 35 तक कम करेंगे। देन 60% ऑफ द पावर विल बी फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल रिसोर्सेज, एंड लास्टली कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन ऑफ 4 बिलियन टन्स, ठीक है। Then India has achieved the major NDC target of 50% installed electric power capacity from non-fossil fuel resources by June 2025, 5 years ahead of its deadline. So this is very remarkable, ठीक है। तो हमारा नियरली 50% ऑफ आर इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर इज़ फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी रिसोर्सेज, ठीक है। Then additionally, India has reduced its GDP emission intensity by 36% between 2005 and 2020, ठीक है। तो कितना 36% से कम कर दिया एमिशन इंटेंसिटी, exceeding the earlier 33 to 35% target and tracking towards the 45% reduction goal by 2030, ठीक है। सो हमने 36% कम कर दिया है एंड वी हैव एक्सीडेड द अर्लियर टारगेट, और वी आर मूविंग टूवर्ड्स 40 45 बाई 30 है, अच्छा 2030 एंड 47 बाई 2035, ठीक है। दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि ये वाला टारगेट भी वी हैव ऑलरेडी मेट। नेक्स्ट है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। सो इट इज़ एस्टैब्लिश्ड अंडर द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट ऑफ, हमें पता है 2005, है ना, एंड हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, NDMA, ठीक है। इसमें क्या है, इट हैज़ इशूड नेशनल गाइडलाइंस एंड एक्शन प्लान्स फॉर हीट वेव्स इंक्लूडिंग कूल रूफ इनिशिएटिव्स टू रिड्यूस अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट, ठीक है, thus leading to significant reduction in casualties. NDMA integrates disaster risk reduction and climate adaptation into governance at all levels. ये काम का नहीं है,
देन सैशे पोर्टल है आया एक। देखो एक तो ये पता होना चाहिए कूल रूफ इनिशिएटिव एनडीएमए का है, ठीक है। देन सैशे पोर्टल, इट प्रोवाइड्स अलर्ट्स फॉर साइक्लोन्स, फ्लड्स, लैंडस्लाइड्स, इन सब चीज़ों के लिए इट विल बी प्रोवाइडिंग जियो टारगेटेड रियल टाइम अलर्ट्स, ठीक है। तो ये याद रखना है सैशे पोर्टल। तो आप ऐसे इमेजिन करिए, सैशे क्या होता है, एक छोटा सा पैकेट। जैसे छोटे से पैकेट में दे विल गिव यू अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन कि क्या क्या, व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज ऑफ natural calamities which may happen in your area, ठीक है। then NDMA implements specific projects such as the land risk mitigation scheme and the flood risk mitigation scheme, which are aimed at preventing damage and reducing risks, ठीक है। तो एक तो लैंड रिस्क मिटिगेशन स्कीम को कर रहे हैं इम्प्लीमेंट, है ना, और एक फ्लड रिस्क मिटिगेशन स्कीम को भी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक है। दिस इज क्वाइट इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट देखते हैं कलर कोड्स फॉर हीट वेव वार्निंग। सो आईएमडी है ना जो हमारा इंडियन meteorological department, it issues a color code impact based heat wave warning along with NDMA. So first of all, green color जो रहेगा that will indicate a normal day wherein the temperatures are very normal, near normal. Then yellow indicates a heat alert, ठीक है। So it will indicate कि there is a possibility of a heat wave, ठीक है। हीट वेव कंडीशंस एट आइसोलेटेड पॉकेट्स persist for 2 days, only then the yellow color code will be given. ऑरेंज क्या रहेगा, सीवियर हीट अलर्ट फॉर द डे, ठीक है। सीवियर हीट वेव कंडीशंस persist for 2 days or more and heat wave persists for 4 days or more, ठीक है। सिवियर हीट वेव 2 दिन का या नॉर्मल हीट वेव 4 days का, that will result in orange code, ठीक है। then you have extreme heat alert for the day, that is red. so severe heat wave persists for more than 2 days, ठीक है। and total number of heat or severe heat wave days exceeding 6 days, that will result in a red code, ठीक है। तो 246 ये आप याद रखना, 246, ठीक है। नेक्स्ट वी लुक एट द पंचामृत प्लेज। So this is India's ambitious climate action plan announced at COP26 to fight climate change. It includes NDCs and two other commitments as well, ठीक है। तो क्या क्या है, to increase non-fossil fuel energy capacity to 500 gigawatts by 2030, ठीक है। 500 gigawatts तक बढ़ाना है, and achieve the goal of net zero emissions by 2070, ठीक है। These are the two which you need to remember. This is the Panchamrit pledge, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, दिस वाज गिवन इन COP26। फिर इंटरनेशनल कोलाबोरेशंस। So India leads in global initiatives like the Coalition for Disaster Resilient Infrastructure and Leadership Group for Industry Transition to promote sustainable industrial practices, ठीक है। So India is leading in these global initiatives, ठीक है। कोलिशन फॉर डिजास्टर रिस्क इंफ्रास्ट्रक्चर, रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर में लीड कर रहा है, और लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्रियल ट्रांसपोर्ट ट्रांजिशन। देन वी हैव इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान। इसमें क्या होगा, ऑब्जेक्टिव्स फॉर 2038। सो रिडक्शन ऑफ कूलिंग डिमांड बाय 20 to 25%, फिर रिडक्शन ऑफ रेफ्रिजरेंट डिमांड बाय 25%, सबको 25 मान लो आप। रिडक्शन ऑफ कूलिंग एनर्जी रिक्वायरमेंट्स बाय 25%, ट्रेनिंग एंड सर्टिफाइंग ऑफ सर्विस सेक्टर टेक्नीशियंस बाय 2023-2022 कितना, 1 लाख। तो ये सबको तीनों को टेक इट एज 25% ओनली। So they are trying to reduce the overall cooling requirements, cooling demands, refrigerant demand, and cooling energy requirements as well. ठीक है, now we'll look at the National Action Plan for Climate Change. ठीक है, this is very important. इसके अंदर there are 8 national missions which come.
है ना, विल बी रीडिंग अबाउट दोज, और उसके बाद में विल मूव टू क्लाइमेट फाइनेंस। ठीक है। सो ठीक है। सो नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज वाज लॉन्च्ड इन 2008। तो यहाँ पे 8 मिशन है, तो उससे 2008 यू कैन रिमेंबर। ठीक है। एंड इट वाज लॉन्च्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर्स काउंसिल ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है। It aims at creating awareness among the representatives of the public and different agencies with awareness creation and overall conservation. ठीक है। There are 8 national missions forming the core of NAPCC. ये याद रखना, प्राइम मिनिस्टर का काउंसिल ने करा था, इसको बुलाए थे। ठीक है। सिंस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ वाई प्राइम मिनिस्टर्स काउंसिल वाज द वन हु हैड ब्रॉट दिस। ठीक है। क्या क्या है, एक तो है नेशनल सोलर मिशन, National Mission for Enhanced Energy Efficiency, National Mission on Sustainable Habitat, Water Mission, Mission on Sustaining Himalayan Ecosystem, Green India, Sustainable Agriculture, Strategic Knowledge for Climate Change। ठीक है, these are the ones which exist। तो इनको कैसे लर्न करेंगे? सोलर, सोलर मतलब सन, सन की बात हो रही है सबसे पहले। अच्छी चीज़। ठीक है, ये सन है, उसकी बात कर रहे हैं सबसे पहले हम लोग। ठीक है। दिस इज नेशनल सोलर मिशन। देन यू हैव एनर्जी एफिशिएंसी, तो इसकी बात हो रही है एनर्जी एफिशिएंसी की। देन सस्टेनेबल हैबिटेट, तो यहाँ पे आप इमेजिन करिए कि हैबिटेट है, यहाँ पे क्या है, पहाड़ है और पूरा एक इकोसिस्टम बना हुआ है। ठीक है। सो सस्टेनेबल हैबिटेट। देन नेशनल वाटर मिशन, तो ये पानी यहाँ पे इसमें फ्लो हो रहा है, उसकी बात हो रही है। ठीक है। देन नेशनल मिशन ऑन सस्टेनिंग हिमालयन, ये हिमालयाज हो गए हमारे। ठीक है, दीज आर द हिमालयाज। देन यू हैव नेशनल मिशन ऑन ग्रीन इंडिया, सो यहाँ पे ग्रीन कलर के देर आर प्लांट्स। ठीक है, तो उससे हो जाएगा। देन व्हाट एल्स, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, तो यहाँ पे एक फील्ड भी है, एग्रीकल्चर फील्ड भी है, जिसमें ये पर्सन हु लिव्स इन दिस हट विल बी वर्किंग। फिर नेशनल मिशन ऑन स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज, सो ये ओवरऑल दिस इंटायर थिंग इज बीइंग टॉट, तो स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज हो गया। ठीक है। तो क्या क्या है, सन से सोलर मिशन रहेगा, है ना, सन से यू हैव द नेशनल सोलर मिशन। ठीक है। देन यू हैव एनर्जी एफिशिएंसी के लिए। ठीक है। उसके बाद में एनर्जी एफिशिएंसी के बाद में यू हैव ये हिमालयन इको, एक तो पहले पूरा सस्टेनेबल हैबिटेट रहेगा, फिर हिमालयन इकोसिस्टम के लिए रहेगा, देन वाटर के लिए रहेगा, वाटर मिशन। फिर यूल हैव इट फॉर नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया, देन नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, एंड लास्टली ओवरऑल स्ट्रैटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज। ठीक है, दीज आर द मिशंस। NAPCC इज गाइडेड बाय द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स, तो ये काम के नहीं, दीज आर वेरी जनरल जेनरिक से प्रिंसिपल, जिसमें एज सच देखो वल्नरेबल सेक्शंस को दे शुड बी प्रोटेक्टेड। देन इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी शुड बी इंश्योर्ड, GHG को वो करना है, मिटिगेट करना है। देन इंटरनेशनल कोऑपरेशन फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ऑल ऑफ दीज आर नॉट वेरी, मतलब बहुत ही जेनरिक से स्टेटमेंट्स है, यू डोंट हैव टू लर्न देम। Now we look at climate finance. So climate finance means the money used to fight climate change. ठीक है। So by reducing emissions, dealing with impacts, adaptation, especially in developing countries. ठीक है, उसको बोलेंगे। Now these are the sources of climate finance. So before doing this, we'll just do the question which we had left above. उसको एक बार देख लेते हैं, ये रहा, है ना। सो द क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द एम ऑफ ग्रीन इंडिया मिशन of the government of India, incorporating environmental benefits and costs into union and state budgets, thereby implementing green accounting। यार ऐसा कुछ तो दिया नहीं था वैसे ग्रीन इंडिया मिशन में। ठीक है, सो वी वोंट बी मार्किंग दिस करेक्ट, इसको ऐसे रख लेते हैं। लॉन्चिंग द सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन, ये भी नहीं है। ठीक है। Then restoring and enhancing forest cover and responding to climate change by a combination of adaptation and mitigation. So this seems to be correct. This seems to be correct. So the answer should be three, three only. C, three only. ठीक है, तो ये रहेगा आंसर।
सो ये 2019 का क्वेश्चन है, दैट इज़ वाई इट इज़ सो सिंपल। अदरवाइज अभी के तो अलग ही आते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं sources of climate finance. So there are various sources of climate finance. First of all क्या रहेगा source? You'll have international funds, ठीक है, जैसे UNFCCC का मैकेनिज्म है, मल्टीलेटरल बैंक्स का कोई भी मैकेनिज्म है, कार्बन प्राइसिंग, गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, कार्बन प्राइसिंग फिर से लिख दिया उन्होंने, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो इनको देखते हैं। इंटरनेशनल फंड्स में क्या आएगा? UNFCCC में देर आर टू मैकेनिज्म्स फॉर क्लाइमेट फाइनेंस। वन इज़ द ग्रीन क्लाइमेट फंड, द अदर वन इज़ द अडेप्टेशन फंड, ठीक है। ये दोनों याद होना चाहिए, GCF और अडेप्टेशन फंड, ठीक है। मल्टीलेटरल बैंक्स में वो जो वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ऑल ऑफ दोज विल बी गिविंग लोन्स एंड ग्रांट्स। फिर कार्बन प्राइसिंग, कार्बन प्राइसिंग में क्या होगा? दीज विल बी मार्केट मैकेनिज्म्स, है ना। तो कार्बन टैक्स, एमिशन ट्रेडिंग स्कीम्स, ऑल ऑफ दीज विल कम अंडर दिस। फिर गवर्नमेंट स्पेंडिंग, नॉर्मल जो गवर्नमेंट स्पेंड करते हैं स्कीम, सब्सिडीज, क्लाइमेट प्रोग्राम्स के थ्रू। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स वाया ग्रीन बॉन्ड्स, ESG फंड्स, ग्रीन डिपॉजिट्स, ये सब, ठीक है। वील डू दीज क्वेश्चंस आफ्टर वी हैव रेड द थ्योरी। फिर आगे देखते हैं क्या क्या है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स। क्या क्या है? वर्ल्ड बैंक, सो क्लाइमेट फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी विच सपोर्ट्स द रेड प्लस जो भी इनिशिएटिव, फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी supports REDD plus reducing emissions from deforestation and forest degradation. Then biocarbon fund initiative for sustainable forest landscapes, ठीक है। it finances land use emission reduction, वही सब सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और ये सब चीज़ें। इट विल, बस इसका नाम ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, बायोकार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप्स, ठीक है। इसमें ऐसे लर्न करना, वर्ल्ड बैंक ना दोनों फॉरेस्ट वाले फंड्स को कर रहा है सपोर्ट, है ना। ये भी फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप और ये बायो कार्बन फंड फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप्स, ठीक है। तो एक में पार्टनरशिप हो रहा है, ठीक है, और एक में बायो कार्बन, ठीक है। सो हाउ विल यू रिमेंबर दिस? वर्ल्ड बैंक मतलब बहुत बड़ा बैंक, तो उसमें बैंक में ऐसे होता है ना पार्टनर्स, जैसे बिजनेस पार्टनर्स लोन लेने गए, ठीक है, वैसे। और एक बायोकार्बन ऐसे लोन कर लो। देन वी हैव एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। सो एशियन डेवलपमेंट बैंक में क्या रहेगा? नेचर सोल्यूशंस for finance, nature solutions finance hub, which was launched at COP 28 2023. It mobilizes finance for nature based solutions in Asia Pacific, और फिर क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर और उसको भी फाइनेंस करता है, बायोडाइवर्सिटी को, ठीक है। सो व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज द नेचर सॉल्यूशंस फाइनेंस हब, नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस फॉर वेरियस प्रॉब्लम्स, उसको फाइनेंस करने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक है, ठीक है। सो दिस इज इम्पोर्टेंट, है ना। सो हाउ विल यू रिमेंबर दिस? एशियन डेवलपमेंट बैंक इज डिफरेंट फ्रॉम द एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, है ना। ये जापान वाला रहेगा, वेराज ये दिस इज चाइना वाला, है ना। तो जापान में इफ़ यू मे हैव सीन इन मूवीज़ और जैसे भी, वहाँ पे गार्डन्स और नेचर का काफ़ी ज़्यादा प्रेवलेंस है, ठीक है। सो दैट वे यू कैन लिंक इट कि जापान वाला नेचर से रिलेटेड है। Whereas Asian Infrastructure Investment Bank, it is focusing upon infrastructure, green infrastructure, ठीक है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस कर रहा है, ठीक है। देन न्यू डेवलपमेंट बैंक, वो जो ब्रिक्स का है, इट इज़ फाइनेंसिंग सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स, ठीक है। तो वही नॉर्मल कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए न्यू डेवलपमेंट में वही आता है इंफ्रा प्रोजेक्ट्स, तो वो इट इज़ फंडिंग, ठीक है। Now we look at the financial mechanisms under UNFCCC. So first of all देखो तीन है मेन, तीन नहीं, चलो इन सबको कर लेते, तीन चार पाँच छः छः, ठीक है। वैसे तो बस ग्लोबल क्लाइमेट सॉरी ग्रीन क्लाइमेट फंड और अडेप्टेशन फंड को मानते हैं, बट देर आर अदर्स विच हैव बीन एडेड।
So फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द ग्लोबल एनवायरमेंटल फैसिलिटी, ठीक है उसको देख लेते हैं पहले. So this was established in 1991, that is before the Rio summit, and it is a financial mechanism for UNFCCC, CBD and UNCCD. जो तीन वहाँ पे आए थे ना रियो 1992 में, उनको करता है फंड, उनके लिए फाइनेंशियल मैकेनिज्म है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इवन द स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑफ 1972. अच्छा ये देखना, ये स्टॉकहोम कन्वेंशन है, कॉन्फ्रेंस नहीं है. स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस वाज 1972 एंड इट वाज यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन डेवलपमेंट. वेयर स्टॉकहोम कन्वेंशन किस पे है? परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स पे है. ठीक है, सो डू रिमेंबर अबाउट द डिफरेंस. फिर हम माइनामाटा कन्वेंशन वो मर्करी वाला वो भी इसमें आता है. ठीक है, दिस इज मैनेज्ड बाय वर्ल्ड बैंक who acts as the trustee and it administers SCCF और LDCF ये सब. ठीक है, सो दीज आर 5 थिंग्स जिसके लिए है ये तीन तो हमें पता ही है, रियो 1992 वाले प्लस स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स है ना, ये फोर्थ है. और लास्ट में मिनामाटा कन्वेंशन मर्करी. ठीक है, तो पीओपी और मर्करी के लिए भी इसमें है मर्करी. एंड नेक्स्ट देखते हैं लॉस एंड डैमेज फंड. This was agreed at COP27 Egypt and operationalized at COP28 Dubai, and it aims to provide financial assistance to vulnerable developing nations. ठीक है, it covers both economic losses as well as non-economic losses due to climate change. तो वो ये ना नाम ही बता रहा है, लॉस एंड डैमेज फंड. सो इट विल बी फॉर डेवलपिंग नेशंस, vulnerable developing nations for some consequences of climate change. ठीक है, and it can be either economic loss or non-economic loss, जैसे culture, biodiversity loss, displacement, ये सब. ठीक है, now we look at green climate fund. So this was established at COP16 2010 as the largest dedicated climate fund under UNFCCC. ठीक है, इट सपोर्ट्स मिटिगेशन एंड अडेप्टेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज़. ठीक है, सो ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इसमें क्या इम्पोर्टेंट है, डेवलप्ड कंट्रीज कमिटेड टू मोबिलाइज $100 billion per year and the $100 billion per year as an overall climate finance goal, and the World Bank will be serving as the trustee. ठीक है, तो ये इसमें कुछ नहीं है, आपको बस ये लर्न करना है कि दिस इज़ a climate fund under UNFCCC, plus इसमें $100 billion have been committed under this fund, and this amount of money will be given to developing countries in order to aid them to mitigate and adapt to climate change. ठीक है, now we look at adaptation fund. So this was established in 2001 under the Kyoto Protocol. ठीक है, तो कयोटो प्रोटोकॉल वो इस क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म और वो सब चीज़ें, कार्बन मार्केट और ये कार्बन ट्रेडिंग, ये सब चीज़ों से रिलेटेड था, है ना. एंड इट विल बी फंडिंग अडेप्टेशन प्रोजेक्ट्स इन डेवलपिंग कंट्रीज, and it was financed by 2% levi on CDM and share of proceeds under Article 6.4. The World Bank acts as the interim trustee. ठीक है, उस द इंटरिम ट्रस्टी वर्ल्ड बैंक, वाई वर्ल्ड बैंक ही होता है ज़्यादातर में. देखो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है. ठीक है, सो अडेप्टेशन फंड है, 2001 में कयोटो प्रोटोकॉल के अंडर बना था, एंड it funds adaptation fund projects in developing countries, and it is financed by 2% levi on the clean development mechanism. ठीक है, then we have the special climate change fund. ठीक है, सो स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड को COP7 2001 में अडॉप्ट करा था, एंड इट इज़ एडमिनिस्टर्ड बाय द ग्लोबल एनवायरमेंटल फैसिलिटी. ठीक है, ये जो है ना, दिस इज़ द वन हु इज एडमिनिस्ट्रिंग इट. ठीक है, तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ज़्यादातर में क्या है कि वही अडेप्टेशन के लिए फ़ंड है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए है. ठीक है, ये भी वही है. Then least development countries fund. So again this was established at 2001 only, जब Kyoto Protocol वगैरह वाला time. It supports least developed countries in preparing and implementing national adaptation programs of actions.
ठीक है, नापा बनाने में इट विल हेल्प दी लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, and this is also administered by the green environment global environment facility. ठीक है, so SCCF and LDCF, both of them are under the green environment facility global environment facility only. ठीक है, सो ये ओवरऑल ऐसी अडेप्टेशन के लिए, और ये है लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए नेशनल अडेप्टेशन प्रोग्राम्स ऑफ एक्शन बनाने में हेल्प करेगा। ठीक है, नाउ वी लुक, अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल वील डू द क्वेश्चन विच में वी हैड लेफ्ट अर्लियर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें क्या क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्च द नेचुरल सॉल्यूशंस फाइनेंस हब फॉर एशिया एंड द पैसिफिक, सॉरी नेचर सॉल्यूशंस। तो आंसर वो ये एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, सो दिस we had just studied. So which of the following statements regarding Green Climate Fund are correct? It is intended to assist the developing countries in adaptation and mitigation of practices to counter climate change. ये सही है. It is founded under the aegis of OECD, Asian, ये सब नहीं है. ठीक है, it is only UNEP का ही रहेगा ये, है ना. ये कहाँ पे, ग्रीन क्लाइमेट फंड, ये रहा. ठीक है, UNFCC का ही, FCCC के अंडर ही आ रहा है, नॉट अंडर सो मेनी थिंग्स, और वो भी बस वर्ल्ड बैंक विल बी एक्टिंग एज द ट्रस्टीज. ठीक है, सो द आंसर फॉर दिस शुड बी वन ओनली. ठीक है, सो नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, साइंटिफिक एंड स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडीज. सो वी विल स्टडी दिस आफ्टर वी हैव रेड द थ्योरी. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे ज़्यादा साइंटिफिक और स्टैंडर्ड सेटिंग अथॉरिटी ये है IPCC, फिर WMO आएगा, उसके बाद IUCN के बारे में देखेंगे, एंड वी लुक एट अदर बॉडीज एज वेल. ठीक है, सो IPCC स्टार्ट करते हैं. नाउ इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1988 बाय WMO एंड UNEP. ठीक है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम. ठीक है, इट असेसेस क्लाइमेट साइंस एंड डज नॉट कंडक्ट ओरिजिनल रिसर्च. तो ये आपको पता होना चाहिए, ये लोग कंपाइल करते हैं. बहुत सारे रिसर्चर्स जो दूसरे लोगों ने किए हैं उनको कंपाइल करके दे गिव इट इन अ रिपोर्ट. ठीक है, अपना खुद का नहीं करते. देर आर 3 वर्किंग ग्रुप्स, साइंस, इम्पैक्ट्स एंड मिटिगेशन, एंड इनको शेयर्ड नोबेल पीस प्राइज मिला था 2007 में. एंड द रिपोर्ट्स ऑफ IPCC जनरली गाइड द UNFCCC नेगोशिएशंस. ठीक है, तो अभी इसमें एक तो क्या याद रखना है अपने को, वी नीड टू रिमेंबर 1988 WMO and UNEP and the Nobel Peace Prize of 2007. Then publishes assessment reports about knowledge, और ये सब तो करता ही है. ठीक है, फिर IPCC का 6th असेसमेंट रिपोर्ट आया था, और 2023 में सिंथेसिस रिपोर्ट. सो सिंथेसिस फाइंडिंग्स ऑफ 3 वर्किंग ग्रुप्स, दैट इज़ 1 ऑन साइंस, फिर एक इम्पैक्ट्स और मिटिगेशन. ठीक है, तो SIM करके यू कैन रिमेंबर, है ना. सो इट इंटीग्रेट्स insights from 3 special reports released during the 6th assessment cycle. ठीक है, which began in 2015. It does not represent new scientific evidence, it consolidates existing findings. ठीक है, key warnings क्या है, time to limit global temperature rise to 1.5 degree Celsius above the pre-industrial levels. Paris agreement का goal is rapidly running out. वो पता है हमको, इनफैक्ट UNEP ने within 5 years we'll overcome this, overcome नहीं मतलब we will cross this threshold. ठीक है, then current policies are insufficient to meet 1.5, ये भी पता है. World is approaching or already reaching the adaptation limits in some regions. ठीक है, ये सब पता है. Key messages क्या है, immediate, deep and sustained emission reductions are required. Then rapid transit in energy systems, land use, urban systems, industry and transport. ये उन्होंने बोला है, रैपिड ट्रांजिशन करना चाहिए इन चीज़ों में, और एम्फोसिस ऑन क्लाइमेट रेजिलिएंट डेवलपमेंट, नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस, एंड ये सब बहुत जेनरिक चीज़ें बोला है. ठीक है, सो ऑल यू नीड टू रिमेंबर फ्रॉम दिस इज़ कि 6th असेसमेंट रिपोर्ट 2023 में आई थी. ठीक है, बस इतना. और 3 वर्किंग ग्रुप्स क्या क्या रहेंगे, SIM, साइंस, इम्पैक्ट्स, मिटिगेशन,
कब लॉन्च हुआ था आईपीसीसी? 1988 में इट वाज एस्टैब्लिश्ड, है ना? सो 1988। ठीक है, तो इसको कैसे लिखोगे? हाउ विल यू रिमेंबर दिस? 1992 में वी हैड द रियो अर्थ समिट, है ना? 1992। उसके 2 साल पहले, दो नहीं 4 साल पहले वी हैड द आईपीसीसी का, ये जो है आईपीसीसी वाज एस्टैब्लिश्ड। ठीक है, किस किस ने किया था? क्लाइमेट चेंज पे तो एक तो यूएनईपी तो करेगा ही, है ना, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। अपार्ट फ्रॉम दैट वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन वाज आल्सो इन्वॉल्व्ड। व्हाई? बिकॉज दैट विल बी द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन हु विल कम टू नो अबाउट क्लाइमेट चेंज, है ना, क्योंकि वो ही देखेगा वेदर वगैरह। इट इज़ द वन हु मॉनिटर्स, सो इवन डब्ल्यू इज इन्वॉल्व। ठीक है, ये हो गया। और नोबेल पीस प्राइज कब मिला? 2007 में। हाउ विल यू रिमेंबर इट? आईपीसीसी तो ये हुआ 1 ईयर बिफोर द ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ 2008। ठीक है, तो दैट वे यू कैन ट्राई एंड रिमेंबर दिस। ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। सो दिस वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1950। यूएन का स्पेशलाइज्ड एजेंसी है डब्ल्यूएमओ। ठीक है, हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? जिनीवा। फोकसेस ऑन वेदर, क्लाइमेट, हाइड्रोलॉजी एट्सेट्रा, एंड इट ऑल्सो को फाउंडेड आईपीसीसी। ठीक है, तो इसमें बस आपको व्हाट ऑल डू यू नीड टू रिमेंबर? 1950 लर्न करना है, यूएन का स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, हेडक्वार्टर्स भी लर्न करना है, एंड ये आईपीसीसी तो कर लिया था हमने लर्न। नेक्स्ट यू नीड टू रिमेंबर दैट इट पब्लिशेस द स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट। ठीक है, सो दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। ठीक है, सो वील डू दिस नाउ। देखो डब्ल्यू 1950, है ना, यूएन का स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। ठीक है, हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? जिनीवा, स्विट्जरलैंड। सो जिनीवा स्विट्जरलैंड का वेदर काफ़ी अच्छा होता है ना, तो इसलिए वहाँ पे दे हैव पुट द हेडक्वार्टर्स ऑफ डब्ल्यू। ठीक है, ऐसे यू कैन रिमेंबर दिस। इट हैज़ वेरी गुड वेदर, ऐसे ठंडा ठंडा अच्छा वेदर रहता है। सो वहाँ पे डब्ल्यू का हेडक्वार्टर्स है। 1950 कैसे लर्न करोगे? रिपब्लिक डे। ठीक है, हमारा रिपब्लिक डे के टाइम पे डब्ल्यू वॉज ऑल्सो फॉर्म्ड। ठीक है, नेक्स्ट है स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट। ठीक है, तो ग्लोबल क्लाइमेट के ऊपर है, एंड डब्ल्यू विल बी हैविंग गुड नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द ग्लोबल क्लाइमेट, देयरफॉर इट कम्स अप विद द स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट। ठीक है, देन आईयूसीएन को देखते हैं। So IUCN stands for International Union for Conservation of Nature, है ना। इट वॉज established in 1948, और इसमें वो ये गवर्नमेंट्स प्लस एनजीओज रहते हैं, है ना। इट पब्लिशेस द IUCN रेड लिस्ट। ठीक है, सिंस 1964 वो काफ़ी टाइम से पब्लिश कर रहा है। ठीक है, पर्पस है टू इन्फ्लुएंस, encourage and assist societies throughout the world to conserve nature and ensure that any use of natural resources is equitable and ecologically sustainable। तो ये सब ऐसे जेनरिक सा कुछ भी दिया है इसमें। एक तो आपको यू जस्ट नीड टू रिमेंबर द ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, दैट इज 1948। इट इज़ मेंबरशिप बेस्ड, मतलब गवर्नमेंट्स एंड एनजीओज बोथ विल बी कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स इट। और आईयूसीएन की रेड लिस्ट आती है, हमें पता ही है सबको, है ना। इट हैज़ बीन कमिंग सिंस 1964। ठीक है, और ये 1948 क्या हो गया? नेक्स्ट ईयर, इंडिपेंडेंस के अगले साल, है ना। So it has a lot of categories in which it divides various species. So first of all ये है, एक तो है नॉट evaluated species रहेंगी जिनको evaluate ही नहीं करा है ना। देन यू विल हैव डेटा डेफिशिएंट। ठीक है, फिर रहेगा लीस्ट कंसर्न वाली स्पीशीज, देन नियर थ्रेटन्ड, है ना, फिर वल्नरेबल, फिर एंडेंजर्ड, देन क्रिटिकली एंडेंजर्ड, और लास्ट में रहेगा कोलैप्स्ड। एक्सटिंक्ट पता नहीं क्यों नहीं लिखा। ठीक है, कोलैप्स को ही शायद एक्सटिंक्ट बोल रहे होंगे। ठीक है, तो ये हो गया, एंड बस इतना ही। ये इकोसिस्टम्स के बारे में बताया, थ्रेटन्ड इकोसिस्टम्स के बारे में। ठीक है,
नेक्स्ट देखते हैं वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट. So World Resources Institute is a global research body from USA. ठीक है. It is a co-developer of the GHG protocol, that is the greenhouse gases protocol का co-developer है ना. And it works on climate, forests, sustainable cities, etc. ठीक है. So you need to remember global research body USA में है. World Resources Institute, or it is a co-developer of GHG protocol also. Greenhouse gas protocol का co-developer है. How will you remember this? देखो USA North America है ना, so it is very rich in resources. That is why it is one of the most developed countries. ठीक है, rich in resources. Therefore resources कहाँ पे, वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट कहाँ पे बना है, यूएसए में ही. ठीक है, ये हो गया. देन दी एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट टेरी जो होता है उसके बारे में देख लेते हैं. सो इंडिया बेस्ड सस्टेनेबिलिटी थिंक टैंक है. फोकस रहेगा इसका क्लाइमेट, रिन्यूएबल एनर्जी. इट ऑर्गेनाइजेज वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट. ठीक है, ये पता होना चाहिए. वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय टेरी. ठीक है, सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना. इसको लिख देते हैं. वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट इज organized by TERI टेरी. तो हाउ विल यू रिमेंबर दिस? WSDS है ना. तो तेरी से वर्ल्ड, ठीक है. टेरी किससे राइम करता है? वेरी से है ना. सो VERY से, वेरी से इट राइम्स है ना. तो उससे कर लो कि वेरी सस्टेनेबल. हाँ, वर्ल्ड का अच्छे से सस्टेनेबल डेवलपमेंट होने के लिए मतलब वेरी नाइसली सस्टेनेबल डेवलपमेंट होने के लिए वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट इज बीइंग कंडक्टेड बाय टेरी. ठीक है, ऐसे करके कुछ बना के लर्न कर लो. ठीक है. देन यह तो RST है ना. यू अल्फ़ाबेटिकली देखें तो एस के बाद टी आता है. सो एस से सस्टेनेबल और टी से टेरी. ठीक है. RST UVW, डब्ल्यू भी आ जाएगा वर्ल्ड के लिए. ठीक है, दैट वे यू कैन रिमेंबर दैट. देन वी हैव द वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर. सो ये कब बना है? 1961 में. हेडक्वार्टर्स आर एट ग्लैंड, स्विट्ज़रलैंड, एंड इट इज़ एन NGO. ठीक है. और कैंपेन क्या है? अर्थ आवर. इट पब्लिशेस द लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट एज वेल है ना. WWF बनाता है. ठीक है. सो हाउ विल यू रिमेंबर इट? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर है ना. इसको ईयर आप उससे लर्न कर लो. किसी आपका पेरेंट या किसी का बर्थडे होगा 1960s या 1970s में, उसके हिसाब से यू कैन लिंक एंड रिमेंबर दिस. ठीक है, तो वो हो जाएगा 1960s का. देन हेडक्वार्टर्स जो है ग्लैंड, स्विट्ज़रलैंड में है ना. सो देखो स्विट्ज़रलैंड में ज़्यादातर, मैंने पहले बताया था कि आपको कोई भी बैंक वगैरह रहेगा उसका यूजुअली द हेडक्वार्टर्स विल बी एट स्विट्ज़रलैंड ओनली, जनीवा है ना. एंड दिस इज़ अ वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर. तो ये फंड भी इज़ रिलेटेड टू फाइनेंसेस. सो अगेन इट्स हेडक्वार्टर इज़ ऑल्सो एट, इट इज़ एट ग्लैंड, स्विट्ज़रलैंड. ठीक है. देन ग्लोबल NGO है, और अर्थ आर इट ऑब्जर्व्स. और उसके अलावा लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट इज़ गिवन बाय वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर. ठीक है, कैसे लर्न करोगे इसको? वर्ल्ड वाइड फंड ऐसे कर लो कि हाँ, एक WWF पुराने ज़माने में कुछ आता था ना, रेसलिंग फेडरेशन का कुछ भी. ठीक है, उससे कर लो कि उसमें लिविंग लोगों के बीच में वो दिखाते हैं, फाइटिंग रेसलिंग दिखाते हैं. ठीक है. सो लिविंग से लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट. ठीक है. देन वी हैव बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी. दिस वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1883 in India.
एंड इट इज़ अ वाइल्ड लाइफ रिसर्च एंड कंजर्वेशन एनजीओ। और यहाँ का वही काम है, बायोडाइवर्सिटी डॉक्यूमेंटेशन एंड एजुकेशन। ठीक है, ये काम है बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी BNHS का। ठीक है, फिर इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चरल मूवमेंट्स। सो दिस इज़ अ, देखो एक तो पहले इसका ईयर लर्न कर लेते हैं हम लोग BNHS का। कैसे करेंगे? 1883। 1883 1885 में क्या हुआ था, शायद कांग्रेस वाज फॉर्म्ड, है ना, AO ह्यूम्स के अंडर। तो उससे लिंक कर लो आप थोड़ा सा, उसी से कांग्रेस से 2 साल पहले बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी वाज फॉर्म्ड। ठीक है, एंड इट इज़ अ वाइल्ड लाइफ रिसर्च एंड कंजर्वेशन एनजीओ। ठीक है, फिर इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मूवमेंट्स। So it is a global umbrella body for the organic agriculture movement. It promotes organic farming standards. Officially इसका नाम क्या है? Organics International. So that is a better name. Headquarter कहाँ पे है? Bonn, Germany. How will you remember this? कि organic agriculture. देखो, ऑर्गेनिक चीज़ें खाने से क्या बोल सकते हैं इसको, लर्न कैसे करेंगे? आप ऐसे इमेजिन करिए कि बोरबॉन बिस्किट्स है ना, उसका एक ऑर्गेनिक वर्जन आ गया है मार्केट में। ठीक है, बोरबॉन बिस्किट्स ऑर्गेनिक वर्जन। ठीक है, दैट वे यू कैन रिमेंबर दिस, है ना, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चरल मूवमेंट्स, और ऑर्गेनिक्स इंटरनेशनल भी बोलते हैं इसको। ठीक है, सो ये हो गया। नाउ वी विल मूव टू साइट्स। दैट इज द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज। ठीक है, इसका हमको ईयर भी याद करना पड़ेगा। और क्या बचा है? ठीक है, सो ये कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन endangered species, this was conceived in 1963। ठीक है, एंड इट entered into force in 1975। ठीक है, तो 1963 में स्टार्ट करा था इसको। और IUCN कब स्टार्ट हुआ था? वेट अ सेकेंड, IUCN स्टार्टेड इन 1948। ठीक है, तो एंडेंजर्ड स्पीशीज आप उसको उससे लर्न कर लो। 1961 में वी हैड द इंडो चाइना वॉर, है ना, उसके 2 साल बाद कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज। ठीक है, कैसे लिंक करोगे? चाइना में काफ़ी सारे एनिमल्स को खाते हैं, है ना, पैंगोलिन वगैरह, ऑल ऑफ दीज, इनका सूप बना के पीते हैं, तो उससे लिंक कर सकते हो। ठीक है, कि एनिमल स्पीशीज काफ़ी वहाँ पे दे ईट अ लॉट ऑफ थिंग, वहाँ वेट मार्केट्स वगैरह होते हैं ना, सो वैसे यू कैन लिंक इट कि CITES 2 years after 1961 वॉर। नाउ इसमें याद रखना है कि लीगली बाइंडिंग अग्रीमेंट है ये। ठीक है, विच इज़ रेगुलेटिंग इंटरनेशनल ट्रेड इन वाइल्ड स्पीशीज। द सेक्रेटेरिएट इज बीइंग एडमिनिस्टर्ड बाय UNEP, और 185 पार्टीज हैं, एंड इंडिया हैड रैटिफाइड इट इन 1976। ठीक है, तो जिनीवा में है इसका सेक्रेटेरिएट, जिनीवा स्विट्ज़रलैंड। सो वहाँ का वेदर अच्छा होता है, तो वहाँ पे एनिमल्स ऑल्सो वुड लाइक टू स्टे, तो ऐसे करके यू कैन रिमेंबर दिस। ठीक है, देन इट वर्क्स थ्रू अपेंडिक्स 1, 2 एंड 3 स्पीशीज लिस्टिंग। और इसका हाईएस्ट बॉडी क्या है? कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज। और जो साइट्स का ट्रेड डेटाबेस है, इट इज़ बीइंग मैनेज बाय UNEP WCMC। ठीक है, तो ये याद रखना है, अपेंडिक्स 1, 2, 3 स्पीशीज लिस्टिंग रहेगा इनमें, है ना। और लेट मी जस्ट चेक क्या है, UNEP WCMC। सो इट इज़ वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर। ठीक है, तो वही है, UNEP WCMC इज़ द वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर।
ठीक है। यहाँ पे देखो कि इनिशिएटिव्स क्या क्या लिए हैं साइट्स ने। फर्स्ट मेन इनिशिएटिव इज माइक प्रोग्राम, एंड देन इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑन combating वाइल्ड लाइफ क्राइम एज वेल। ये 2010 में आया था। ठीक है, विच कम्बैट्स वाइल्ड लाइफ क्राइम। तो उससे पहले क्या है, माइक। और उससे भी पहले उससे पहले नहीं, मतलब उससे पहले हमें क्या लर्न करना है कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। एक तो अपेंडिक्स 1, 2 और 3 है साइट्स के अंडर, एंड उसके अलावा हाईएस्ट बॉडी इज द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। एंड डेटाबेस साइट्स का ट्रेड डेटाबेस इज मैनेज्ड बाय यूएनईपी WCMC, that is World Conservation Monitoring Center. So UNEP is helping them out. ठीक है, usually it is the UNEP only which helps different organizations out. ठीक है। देन की इनिशिएटिव्स में माइक प्रोग्राम आ जाएगा, और इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑन कम्बैटिंग वाइल्ड लाइफ क्राइम। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं माइक। इट इज़ करंटली एक्टिव एंड ऑपरेटिंग इन 32 अफ्रीकन रेंज कंट्रीज। ठीक है, and 13 Asian range states also, including 10 sites in India. ठीक है, माइक का फुल फॉर्म वो उसके लिए होता है, आई जस्ट टेल यू, वेट अ सेकेंड। माइक है CITES में, वही एलिफेंट रेंज स्टेट्स के लिए रहता है, एंड फुल फॉर्म इसका नहीं दिया नहीं है। ठीक है, वही मॉनिटरिंग द इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स, है ना। यहाँ पे ये लिखा है यहाँ पे, है ना, की इनिशिएटिव Mike program monitoring the illegal killing of elephants. This was started in 1997, an international consortium on combating wildlife crime 2010। ठीक है, अभी जो माइक के साइट्स है इंडिया में, वील लुक एट दोज। आसाम में क्या क्या है, चिरांग रिपू, वी हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट दीज, है ना, हमने ऊपर पढ़े थे जब एलिफेंट रिजर्व, सब देख लिया था, बट फिर से देख लेते हैं। असम में वी हैव चिरांग रिपो एंड देंग पटकाई एलिफेंट रिजर्व। अरुणाचल में देवमाली। ठीक है, जैसे माली कुछ काम कर रहे हैं अरुणाचल में, वैसे लिंक कर सकते हो। एंड एलिफेंट आ गया जल्दी से। फिर मेघालय गारो खासी जनती है वहीं पे, तो गारो हिल्स एलिफेंट रिजर्व। देन वेस्टर्न बंगाल में हाँ दुआर्स होते हैं, तो ईस्टर्न दुआर्स एलिफेंट रिजर्व। फिर ओडिशा में मयूरभंज है, सो मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व। देन उत्तराखंड में शिवालिक्स होते हैं, तो शिवालिक एलिफेंट रिजर्व। कर्नाटका में वी हैव द मैसूर एलिफेंट रिजर्व। देन तमिलनाडु में नीलगिरी एलिफेंट रिजर्व। लास्ट है केरला, उसमें वेनाड एलिफेंट रिजर्व। ठीक है, सो दीज आर अंडर द माइक प्रोग्राम। ठीक है, मॉनिटरिंग द इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स। अपार्ट फ्रॉम दैट 13 है टोटल, उसमें से 10 अपने इंडिया में ही है। ठीक है, वेराज अफ्रीकन रेंज स्टेट्स कितने हैं, देर आर 32, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 70 साइट्स। नहीं नहीं, इसमें 13 एशियन रेंज स्टेट्स हैं एंड 28 साइट्स हैं, तो उसमें से 10 साइट हमारे पास हैं। वेराज इन अफ्रीका देर आर अराउंड 70 साइट्स। ठीक है, नाउ वी लुक एट यूरोपियन यूनियन लॉज एंड पॉलिसीज। सो यूरोपियन यूनियन लेड लेजिस्लेटिव फ्रेम। एक बार पहले क्वेश्चंस कर लेते हैं, इसमें ऊपर अगर क्वेश्चन बचा होगा तो वील, हाँ दिस इज द क्वेश्चन, वील फर्स्ट डू दिस एंड देन मूव फॉरवर्ड। सो invasive species specialist group that develops global invasive species database belongs to which one of the following organizations? ठीक है, इन्वेजिव स्पीशीज स्पेशलिस्ट ग्रुप। ठीक है, तो इन्वेजिव स्पीशीज के बारे में रहेगा, तो कौन हो सकता है, IUCN के UNEP, UN वर्ल्ड कमीशन फॉर इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, ये तो नहीं लग रहा है। देन वर्ल्ड वाइड फंड, ये भी नहीं लग रहा है ना। ठीक है, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, इट डज नॉट सीम कि ये सही रहेगा। IUCN हो सकता है बिकॉज इट डील्स विद स्पीशीज। ठीक है, सो द आंसर इज इंडीड IUCN। ठीक है,
ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, European laws and policies. So, whichever policies have been made by European Union for ensuring climate protection, preventing biodiversity loss, वो सब. We'll do these questions after we have read the theory. First of all, क्या initiative है? Natural restoration law, नहीं, नेचर रिस्टोरेशन लॉ. ठीक है, इन्होंने लाया है यूरोपियन यूनियन ने लॉ टू टैकल वो क्लाइमेट चेंज वगैरह है ना, नेचर को रिस्टोर करने के लिए. सो दिस इज द फर्स्ट कॉन्टिनेंट वाइड लीगली बाइंडिंग इकोसिस्टम रिस्टोरेशन लॉ, है ना. एंड दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द यूरोपियन ग्रीन डील फ्रेमवर्क. ठीक है, first continent-wide legally binding ecosystem restoration law, and it is linked to EU's biodiversity strategy. हाँ, तो हर चीज़ से लिंक्ड रहेगा. यूरोपियन ग्रीन डील फ्रेमवर्क का भी पार्ट ही है ये, है ना. देन टारगेट क्या है? टू रिस्टोर एटलीस्ट 20% ऑफ द यूरोपियन यूनियंस लैंड एंड सी बाय 2030. ठीक है, 20% बाय 2030 है ये. ठीक है, ये याद रखना है. और वो कुमिन मॉन्ट्रियल में कितना था? 30/30 था ना. ठीक है, वो भी याद रखना. देन बाय 2050 रिस्टोर रिस्टोर ऑल इकोसिस्टम्स रिक्वायरिंग रेस्टोरेशन. देन मेंबर स्टेट्स मस्ट प्रिपेयर नेशनल रिस्टोरेशन प्लान्स. ठीक है, इतना ही इसमें. नेक्स्ट देखते हैं नेट ज़ीरो इंडस्ट्री एक्ट. सो दिस इज़ अ पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियंस ग्रीन डील इंडस्ट्रियल प्लान. ठीक है, उनका एक ग्रीन डील फ्रेमवर्क है, उसके बेसिस उस दैट इज़ द कोर पॉलिसी. उसके बेसिस पे देर आर वेरियस सब पॉलिसीज. ठीक है, सो यूरोपियन ग्रीन डील इंडस्ट्रियल प्लान के अंडर इट विल बी बूस्टिंग EU मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नेट ज़ीरो टेक्नोलॉजीज. ठीक है, क्लीन टेक्नोलॉजीज का मैन्युफैक्चर विल बी बूस्टेड. ठीक है, टारगेट है कि एटलीस्ट 40% ऑफ द एनुअल clean tech development needs by 2030 should be fulfilled by them, नेट ज़ीरो वालों से, है ना. पूरा ये शायद पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे हैं कि दे इंटेंड टू मीट नियरली 40% ऑफ द एनुअल क्लीन टेक डेवलपमेंट नीड्स बाय 2030. ठीक है, फिर इट सपोर्ट्स decarbonization and CO2 storage technologies which contribute to European Union's climate neutrality target of 2050. ठीक है, इसमें बस आप ये याद रखिए कि एटलीस्ट 40% ऑफ द एनुअल क्लीन टेक डेवलपमेंट नीड्स बाय 2030 दे आर ट्राइंग टू अचीव दिस टारगेट, है ना. नेक्स्ट देखते हैं ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस. ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस प्लस, है ना. दिस इज एन इनिशिएटिव ऑफ द यूरोपियन यूनियन. इट प्रोवाइड्स technical and financial support to developing countries. It helps integrate climate change into national development policies. ठीक है, ये बहुत जेनरिक सा है, बस टेक्निकल और फाइनेंशियल सपोर्ट देगा टू डेवलपिंग कंट्रीज. ठीक है, दिस मच यू शुड बी नोइंग. ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस. ठीक है, और देन वी हैव कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म. इंडिया इज़ वेरी अगेंस्ट दिस, है ना. we have protested against this quite a lot. इसके अंडर क्या हो रहा है? It aims to equalize the carbon price paid by European Union के manufacturers, thus preventing carbon leakage. ठीक है, तो इसमें क्या होगा बेसिकली, जो देखो, from beginning from January 2026, importers must purchase certificates covering the embedded CO2 emissions in carbon intensive goods including iron, steel, aluminium, सीमेंट, ये सब. ठीक है, तो हो क्या रहा है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट में कि फॉर एग्जांपल देर इज़ वन प्रोडक्ट विच इज़ अवेलेबल इन देयर मार्केट्स, यूरोपियन यूनियन के मार्केट्स में दिस इज़ अवेलेबल, बट व्हाट द प्रॉब्लम इज़ दैट, नहीं, द मेजर प्रॉब्लम विच एग्जिस्ट इज़ दैट, देखो, ये वाला प्रोडक्ट यूरोपियन यूनियन में बना है. यूरोपियन यूनियन इज़ taking a lot of steps to ensure
टू अचीव कार्बन न्यूट्रलिटी बाय 2050। ठीक है, तो उनका जो प्रोडक्शन प्रोसेस है उनको पूरा स्ट्रीमलाइन करा है, दे हैव बीन मेड वेरी क्लीन, है ना, टू रिड्यूस पोल्यूशन। सो द कॉस्ट्स हैव राइज्ड, सो हैव रिजन, सो द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हैव रिजन अ लॉट, है ना। अभी क्या होगा, ये वाला चीज़ मिल रहा है यूरोपियन यूनियन में तो खरीद रहे हैं लोग, बट व्हाट हैपेंस इज जैसे अपना इंडिया में ये चीज़ सस्ते में बन गई बिकॉज वी आर नॉट फॉलोइंग एनी सच, मतलब इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट एमिशन टारगेट्स नहीं है अभी हमारे, है ना। सो वी आर यूजिंग जो भी fossil fuel based energy and everything to make this product, ठीक है, and this product is a competitor to the one made by European Union. So once this comes into this market, इसकी प्राइस तो बहुत ही कम रहेगी क्योंकि ये कन्वेंशनल मेथड से बना है, ठीक है। therefore these products won't be able to compete with this. So what they have done is कि ये जो प्रोडक्ट है जो बिना एमिशन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके कुछ भी बनाया गया है दूसरे कंट्रीज़ में, इस पे दे विल बी इम्पोजिंग अ टैक्स, ठीक है, सो दैट दे इन दोनों का प्राइस सिमिलर हो जाए एंड दिस कैन ईजिली बी, मतलब पीपल प्रेफर बाइंग दिस इंस्टेड, ठीक है। सो दिस इज नोन एज कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, ठीक है, इसमें इतना ही है। नाउ वील एक क्वेश्चन था शायद ऊपर, किस चीज़ का है देख लें क्या। Which organization has enacted the nature restoration law to tackle climate change and biodiversity laws? So the nature restoration law has been brought by European Union. ठीक है? Then uh, uh, consider the following statements. The European Parliament approved the Net Zero Industry Act recently. अच्छा, ठीक है, ये सही लग रहा है ना। फिर the European Union intends to achieve carbon neutrality by 2040 and therefore aims to develop all of its own clean technology by that time. तो ये 2040 नहीं है, 2050 तक लाने वाले हैं, ठीक है। सो सेकेंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, सो आंसर विल बी सी, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट टॉपिक, विल सी द नेक्स्ट टॉपिक नाउ। वी हैव सिविल सोसाइटी नेटवर्क्स, ठीक है। सिविल सोसाइटी नेटवर्क्स के वो एनजीओ वगैरह विच आर वर्किंग टुवर्ड्स इंश्योर, मतलब टुवर्ड्स reducing, mitigating climate change, ठीक है, and overall environment as well as biodiversity के protection के लिए, ठीक है। तो ये सिविल सोसाइटी नेटवर्क्स हैं। सो वील लुक एट सम ऑफ दीज। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव ट्रैफिक, ठीक है। ट्रैफिक का फुल फॉर्म क्या है? ट्रेड रिकॉर्ड्स एनालिसिस ऑफ फ्लोरा एंड फौना इन कॉमर्स, है ना। दिस वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1976। दिस इज़ एन इंटरनेशनल एनजीओ and joint program of World Wide Fund and IUCN, इन दोनों का एक जॉइंट प्रोग्राम है। ये हेडक्वार्टर्स इज एट कैम्ब्रिज यूके, है ना। इट इज़ एम्ड एट इंश्योरिंग दैट ट्रेड इन वाइल्ड प्लांट्स एट्सेट्रा इज़ नॉट अ थ्रेट। तो ट्रेड इज़ नॉट अ थ्रेट, ये बस इंश्योर कर रहे हैं ये लोग, ठीक है। एंड इट कॉम्प्लीमेंट्स द साइट्स, ठीक है। हाउएवर इट इज़ नॉट अ ट्रीटी। तो क्या है? ट्रेड रिकॉर्ड्स एनालिसिस ऑफ फ्लोरा एंड फाउना इन कॉमर्स, ट्रेड इन स्पीशीज़ को इंश्योर करेगा कि थोड़ा अच्छे से हो रहा है ना, इट इज़ नॉट हार्मफुल फॉर दो स्पीशीज़, ठीक है। दिस वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 1976। सो 1972 में वी हैड द स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, उसके 4 साल बाद ट्रैफिक आ गया था, ठीक है। जॉइंट प्रोग्राम ऑफ वर्ल्ड वाइड फंड एंड IUCN, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? कैम्ब्रिज, ठीक है। दिस इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। बस बाकी इतना ही इम्पोर्टेंट है इसमें कि ट्रैफिक किस किस की जगह से वजह से हो रहा है। IUCN डील्स विद स्पीशीज़, तो उसका तो होगा ही ना। देन दूसरा क्या है? वर्ल्ड वाइड फंड। देखो, वर्ल्ड वाइड फंड भी रहेगा बिकॉज इट इज़ एन एनजीओ, ठीक है। तो ये भी खुद भी एनजीओ टाइप का ही कुछ है, तो इसलिए वर्ल्ड वाइड फंड इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस, ठीक है। सो ट्राई टू रिमेंबर दीज टू। नेक्स्ट देखते हैं बर्ड लाइफ इंटरनेशनल। सो दिस इज़ अ ग्लोबल कंजर्वेशन पार्टनरशिप, हेडक्वार्टर इज़ एट यूके, है ना। और ऑफिशियल IUCN रेड लिस्ट अथॉरिटी फॉर बर्ड्स, इट आइडेंटिफाइज important bird and biodiversity areas,
ठीक है, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल ग्लोबल कंजर्वेशन पार्टनरशिप है, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल। ठीक है, हेडक्वार्टर है यूके में। यूके में क्यों है? यूके में वैसे भी आपको पता होगा देयर इज़ अ वेरी हाई वैरायटी ऑफ बर्ड पॉपुलेशन। ठीक है, तो उससे कर सकते हैं। दिस इज़ द ऑफिशियल IUCN रेड लिस्ट अथॉरिटी फॉर बर्ड्स। इट आइडेंटिफाइज इम्पोर्टेंट बर्ड एंड बर्ड बायोडाइवर्सिटी एरियाज ऑल्सो। ठीक है, और जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स का जो कंसेप्ट है वो नॉर्मन मेयर्स ने दिया, ये वैसे पता ही होगा है ना आपको, बस इतना पता होना चाहिए। नाउ वी मूव टू द क्लाइमेट ग्रुप। द क्लाइमेट ग्रुप इज अगेन अ नॉन प्रॉफिट क्लाइमेट नेटवर्क, है ना। इट ड्राइव्स ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन थ्रू कोलिशंस। ठीक है, तो EP100 जो है ना, दैट इज कंपनीज हु कमिट टू इम्प्रूविंग एनर्जी एफिशिएंसी दोज। ठीक है, एंड देखो इसमें क्या आ रहा है, द क्लाइमेट ग्रुप है ना, इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट क्लाइमेट नेटवर्क। इसमें EP100 दैट इज़ द कंपनीज हु आर इम्प्रूविंग एनर्जी एफिशिएंसी वो आते हैं एक तो, और फिर एक अंडर टू कोalition भी है, सब नेशनल गवर्नमेंट्स हु आर कमिटिंग टू नेट ज़ीरो emission that also comes in this। ठीक है, सो दैट इज ऑल दैट यू नीड टू नो अबाउट द क्लाइमेट ग्रुप। ठीक है, एक तो EP100 आ रहे हैं इसके अंडर। EP100 इज इम्प्रूविंग एनर्जी एफिशिएंसी की कंपनीज जो भी है। ठीक है, और अंडर टू कोalition that is when subnational governments are committing to non-zero emissions। Let me just check what under two coalition exactly is। यहाँ पे under two, so it is world's largest global network of 270 subnational governments committed to achieving net zero by 2050 or earlier। ठीक है, तो ये सब नेशनल स्टेट्स, सब नेशनल गवर्नमेंट्स का कोलिशन है, मतलब कि स्टेट्स, प्रोविंसेस, ऑल ऑफ दोज विल बी अ पार्ट ऑफ दिस, एंड उनका वही एम है टू अचीव नेट ज़ीरो एमिशंस बाय 2050 और अर्लियर। ठीक है, तो ये देख रहे थे हम लोग, अंडर टू कोलिशन प्लस EP100 को मिला के वील गेट दिस थिंग द क्लाइमेट ग्रुप। कितने थे अंडर टू में? 270 सब नेशनल गवर्नमेंट्स। ठीक है, तो ये लिख देती हूँ यहाँ पे मैं, दिस इज 270 सब नेशनल गवर्नमेंट्स। और कब तक इनका आएगा 270? हाँ, 2050 और अर्लियर, 2050 तक दे वांट न्यूट्रलिटी, है ना। नेक्स्ट देखते हैं स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम, SFAC। ठीक है, so this was established in 1994 and it is an autonomous society under Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, India। ठीक है, और it promotes farmer producer organizations, implements venture capital assistance, equity grant and credit guarantee fund scheme, ये सब promote करता है। It supports the e-NAM platform as well। तो ये बस NGO टाइप का कुछ है ना, स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम। ठीक है, 1994 से है ये, एंड ऑटोनॉमस सोसाइटी, एंड इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। ठीक है, तो स्मॉल फार्मर्स 1994 में कैसे लिंक करोगे आप, और स्मॉल फार्मर्स हैं। सो 91 में LPG रिफॉर्म्स आए, उसके बाद में a lot of competition even in the agricultural sector started, तो 3 साल बाद they made this agricultural consortium। ठीक है, इतना याद रखेंगे। इनका काम क्या है, it promotes FPOs, so farmer producer organizations, वो they are better for the farmers as well as the ones who are procuring the food products। ठीक है, so वो है, और it will provide easy loans and credit to the farmers। ठीक है, then 100 million farmers initiative। So this 100 million farmers initiative is being led by
द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है, इट एम्स टू ट्रांजिशन 100 मिलियन फार्मर्स टू नेट ज़ीरो नेचर पॉजिटिव रेजिलियंट सिस्टम्स बाय 2030। ठीक है, बस इतना ही है इसमें। 100 मिलियन फार्मर्स इनिशिएटिव वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का है। ये लोग थोड़ा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ना ये पॉश लोगों का है ग्रुप। ठीक है, तो इसमें दे आर जनरली, ऐसा कुछ नहीं, मतलब मैं बस लर्न करने के लिए बता रही हूँ कि नॉर्मल जो चीज़ें चल रही हैं उससे ऊपर होते हैं ये लोग, थोड़ा सा अवे फ्रॉम रियलिटी समटाइम्स, है ना। तो यहाँ पे क्या है, 100 मिलियन फार्मर्स इनिशिएटिव। ठीक है, तो अब कहाँ 100 मिलियन फार्मर्स को ढूंढते रहेंगे। हैड इट बीन सम एरिया बेस्ड देन इट वुड हैव बीन बेटर। ठीक है, तो वैसे करके यू कैन रिमेंबर दिस। देन क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर, कैट। सो क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर क्या है, इट इज़ एन इंडिपेंडेंट साइंटिफिक एनालिसिस बॉडी। ठीक है, सिंस 2009, produced by research organization, and it covers 32 countries, that is 80% of the global emissions. It assesses the NDCs, policies, emission gap, and warning projections. So it is not a UN body, so this is very important to know. UN body नहीं है। ठीक है, क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर है इसका नाम, तो इंडिपेंडेंट साइंटिफिक एनालिसिस करता है। ठीक है, क्लाइमेट एक्शन को ट्रैक करने के लिए दे डू इंडिपेंडेंट साइंटिफिक एनालिसिस, एंड इट कवर्स नियरली 32 कंट्रीज। ठीक है, एंड इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस। तो ये जो ट्रैकर है कैट, कैट का आपको पता होगा कैट क्या करता है, ट्रैक स्टफ, है ना, कुछ जैसे माउस कहाँ पे उसको ट्रैक कर रहा है। ठीक है, सो सिमिलरली इट इज़ ट्रैकिंग क्लाइमेट चेंज। ठीक है, एंड what else do you need to remember from here, the year 2009 का है ये। ठीक है, and 32 countries are covered under cat। ठीक है, तो 2009 कैसे लर्न करेंगे क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर के लिए। 2009 वो 8 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ, उसके बाद में 9 में दे स्टार्टेड ट्रैकिंग क्लाइमेट एक्शन। ठीक है, दैट वे यू कैन ट्राई टू रिमेंबर दिस। बस इसमें इतना ही है ना। नेक्स्ट देखते हैं टेक्नोलॉजीज टू मिटिगेट क्लाइमेट चेंज। सो वी हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट दिस अर्लियर, है ना, पुराने चैप्टर में। कार्बन कैप्चर स्टोरेज पूरा कर लिया है, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, देन डायरेक्ट एयर कैप्चर ऑल्सो वी हैव डन। आई थिंक दिस इज़ अ, मतलब गलती से आ गया ये वाला पेज यहाँ पे। ठीक है, तो ऑल ऑफ दिस वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड। ठीक है, सो इसमें कोई क्वेश्चन बचा है क्या? नहीं, वी हैव डन दिस क्वेश्चन एज वेल। सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू। Kindly like, share and subscribe to my channel if you found this video helpful, and we have completed environment. ठीक है, thank you.